यह PT 365 एनवायरनमेंट का मैगजीन हम दो भागों में करेंगे। आज के इस पहले भाग में हम सेक्शन 1 से लेकर 3 तक करेंगे। एक और ज़रूरी बात कि हमने इस वीडियो को इस प्रकार से बनाया है कि अगर आपने पूरा साल करंट अफेयर नहीं पढ़ी, अगर पढ़ी है तो आप उसको रिवाइज करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपको एनवायरनमेंट की तैयारी में सहायता करें। बेशक यह वीडियो 4 घंटे 32 मिनट की है, लेकिन इसमें आपको पूरी वैल्यू मिलेगी। अगर फिर भी आपको वीडियो बड़ी लग रही है तो आप इस वीडियो को 1.25x या फिर 1.5x पर देख सकते हैं। आप इस वीडियो को पार्ट्स में भी देख सकते हैं। इसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स प्रोवाइड करवा दिए हैं। इनका इस्तेमाल कर आप सीधा वीडियो के उसी भाग पर पहुंच जाएंगे जहां से आप फिर से वीडियो देखना चाहते हो। यही वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। भाषा को चेंज करने के लिए आप YouTube के सेटिंग बॉक्स में ऑडियो ट्रैक पर जाकर ऑडियो की भाषा बदल सकते हैं। तो फिर चलिए एनवायरनमेंट का PT 365 शुरू करते हैं। एक, बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस। हाल ही में यह ऐतिहासिक सम्मेलन चर्चा में रहा क्योंकि IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 का आयोजन अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर दुनिया का एक ऐसा संगठन है जो प्रकृति, वन्य जीवों और जैव विविधता के संरक्षण के लिए काम करता है। यह कांग्रेस हर कुछ सालों में होती है और इसमें लिए गए फैसले पूरी दुनिया की पर्यावरण नीति को दिशा देते हैं। इस सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था मेंबर्स असेंबली, जहां बड़े बड़े फैसले लिए गए। सबसे पहले एक 20 साल का दीर्घकालिक विजन अपनाया गया जिसे नाम दिया गया यूनाइट फॉर नेचर ऑन द पाथ 2045। इसका सीधा सा मतलब है कि साल 2045 तक पूरी दुनिया को एकजुट होकर प्रकृति की रक्षा के रास्ते पर चलना है ताकि पर्यावरण और मानव जीवन के बीच संतुलन बना रहे। इसके साथ ही अबू धाबी कॉल टू एक्शन को भी अपनाया गया। यह एक तरह से दुनिया के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि अब सिर्फ बातें नहीं बल्कि तेज और ठोस कार्रवाई की जरूरत है। इस कॉल टू एक्शन में 5 अहम बातों पर जोर दिया गया। पहली बात यह मानी गई कि प्रकृति हमारे स्वास्थ्य, जीवन और खुशहाली की बुनियाद है। दूसरी बात यह कि देशों के बीच सहयोग यानी मल्टीलेटरलिज्म को और मजबूत करना होगा। तीसरी बात, हर तरह के फैसलों में न्याय और सभी को शामिल करना जरूरी है ताकि कोई भी समुदाय पीछे न छूटे। चौथी बात, विज्ञान, ज्ञान और नए इनोवेशन को आगे बढ़ाना होगा। और पांचवी बात, प्रकृति और जलवायु के लिए ज्यादा संसाधन और फंडिंग जुटानी होगी। इस कांग्रेस में संगठन की ताकत भी और बढ़ी क्योंकि 100 से ज्यादा नए सदस्य इसमें शामिल हुए। इनमें 6 देश भी शामिल हैं, जैसे आर्मेनिया, ताजिकिस्तान, मार्शल आइलैंड्स, गैबोन, तुवालू और जिम्बाब्वे। इसका मतलब है कि अब और ज्यादा देश मिलकर वैश्विक पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी करेंगे। एक बेहद ऐतिहासिक फैसला यह रहा कि पहली बार जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया गया। खास बात यह थी कि इस प्रस्ताव में जस्ट फेज आउट पर जोर दिया गया, यानी ऐसा बदलाव जो गरीब देशों और कमजोर वर्गों के लिए अन्यायपूर्ण न हो। इस कांग्रेस में जानवरों को भी एक नए नजरिए से देखा गया। जंगली जानवरों को क्लाइमेट एलाइज यानी जलवायु के साथी के रूप में मान्यता दी गई। इसका मतलब यह है कि जानवर सिर्फ संरक्षण के पात्र नहीं हैं, बल्कि वे खुद प्रकृति आधारित समाधानों के जरिए जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करते हैं। जैसे जंगलों में रहने वाले जानवर पूरे इकोसिस्टम को संतुलित रखते हैं। एक और ऐतिहासिक पहल रही, पहली बार आयोजित किया गया वर्ल्ड समिट ऑफ इंडिजिनस पीपल्स एंड नेचर। इसमें यह साफ तौर पर स्वीकार किया गया कि आदिवासी और स्थानीय समुदाय सदियों से प्रकृति और जैव विविधता के सबसे बड़े संरक्षक रहे हैं। उनकी पारंपरिक समझ और जीवन शैली आज की आधुनिक दुनिया के लिए भी एक सीख है। हम बात करेंगे एक ऐसी संस्था के बारे में जिसे हम IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत 1948 में हुई थी और आज यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विविध पर्यावरण नेटवर्क बन चुका है। इस टोली की ताकत इसकी सदस्यता में छिपी है। इसमें 1400 से भी ज्यादा सदस्य शामिल हैं, जिनमें अलग अलग देशों की सरकारें, NGO और बड़ी बड़ी रिसर्च संस्थाएं एक साथ मिलकर काम करती हैं। हमारे लिए गर्व की बात यह है कि भारत भी इसका एक सक्रिय सदस्य है। इस संस्था का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में स्थित है, जहां से इसकी पूरी दुनिया की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी संस्था चलती कैसे है। इसके कामकाज को समझने के लिए हमें इसकी गवर्नेंस यानी शासन व्यवस्था को देखना होगा। इसकी सबसे बड़ी पावर इसके मेंबर्स असेंबली के पास होती है, जिसे IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस कहा जाता है। यह कांग्रेस हर 4 साल में एक बार आयोजित की जाती है और इसकी मेजबानी IUCN का कोई एक सदस्य देश करता है। जब यह बड़ी सभा नहीं चल रही होती है, तब IUCN काउंसिल एक मुख्य गवर्निंग बॉडी के रूप में सारा जिम्मा संभालती है ताकि काम कभी रुके नहीं।
IUCN का मुख्य उद्देश्य केवल कागजी बातें करना नहीं है, बल्कि यह जमीन पर उतरकर काम करती है। यह संसाधनों के सही प्रबंधन के लिए पूरी दुनिया में हजारों फील्ड प्रोजेक्ट्स चला रही है, ताकि हमारी नदियां, जंगल और जानवर सुरक्षित रह सकें। इसके अलावा यह संस्था समय समय पर बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स भी जारी करती है, जो पूरी दुनिया के लिए गाइड का काम करती हैं। जैसे कि IUCN रिपोर्ट ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज और IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4 जैसी रिपोर्ट्स हमें बताती हैं कि हमारी प्राकृतिक विरासत आज किस हाल में है। सबसे पहले यह समझते हैं कि यह खबर क्यों अहम है। भारत ने यह रोड मैप इसलिए लॉन्च किया है ताकि देश में जैव विविधता संरक्षण को और मजबूती दी जा सके। भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में है जहां बहुत बड़ी संख्या में पौधे और जानवर पाए जाते हैं, लेकिन कई प्रजातियां आज विलुप्त होने के खतरे में भी हैं। ऐसे में उनके सही हालात को समझना और समय रहते कदम उठाना बहुत जरूरी हो जाता है। इस पूरी पहल के पीछे एक साफ और स्पष्ट विजन रखा गया है। उद्देश्य यह है कि भारत में एक ऐसा राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित और सभी की भागीदारी वाला रेड लिस्टिंग सिस्टम बनाया जाए, जो देश के अलग अलग पारिस्थितिक तंत्रों में मौजूद पौधों और जानवरों की प्रजातियों की वास्तविक संरक्षण स्थिति को सही तरीके से दर्शा सके। आसान शब्दों में कहें तो यह सिस्टम बताएगा कि कौन सी प्रजाति सुरक्षित है, कौन सी खतरे में है और किसे तुरंत बचाने की जरूरत है। इस रोड मैप का दायरा भी काफी बड़ा है। यह एक 5 साल की पहल है, जिसके तहत लगभग 11,000 प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे का आकलन किया जाएगा। इसमें जंगल, पहाड़, समुद्र, नदियां और रेगिस्तान जैसे भारत के सभी प्रमुख इकोसिस्टम शामिल होंगे। यानी यह सिर्फ कुछ चुनिंदा जीवों या पौधों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश की जैव विविधता की तस्वीर सामने लाने की कोशिश है। इस पहल का अंतिम लक्ष्य बेहद महत्वपूर्ण है। साल 2030 तक भारत अपने नेशनल रेड डेटा बुक्स प्रकाशित करना चाहता है, एक वनस्पतियों यानी फ्लोरा के लिए और दूसरी जीव जंतुओं यानी फौना के लिए। अब सवाल आता है कि इसे लागू कौन करेगा। इस पूरी पहल की नोडल एजेंसी है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। वहीं तकनीकी और वैज्ञानिक स्तर पर इस काम को जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिलकर तैयार कर रहे हैं। इनके साथ IUCN इंडिया और सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल भी सहयोग कर रहे हैं, जिससे यह प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार हो सके। की इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ IUCN इन न्यूज। हाल ही में IUCN रेड लिस्ट को अपडेट किया गया है और यह खबरों में भी रही है। सबसे पहले समझते हैं कि IUCN रेड लिस्ट क्या होती है। IUCN का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो पूरी दुनिया में पौधों और जानवरों की स्थिति पर नजर रखती है। IUCN रेड लिस्ट एक ऐसी सूची है जो यह बताती है कि कौन सी प्रजाति सुरक्षित है, कौन सी खतरे में है और कौन सी विलुप्त होने के कगार पर है। इस रेड लिस्ट की शुरुआत वर्ष 1964 में की गई थी। इसका उद्देश्य यही था कि वैज्ञानिक तरीके से यह आकलन किया जा सके कि किसी प्रजाति की स्थिति कितनी गंभीर है। IUCN रेड लिस्ट में कुल 9 श्रेणियां होती हैं, जैसे कि विलुप्त, अत्यंत संकटग्रस्त, असुरक्षित, निकट संकटग्रस्त और सबसे सुरक्षित श्रेणी जिसे लीस्ट कंसर्न कहा जाता है। इन श्रेणियों की मदद से सरकारें और संस्थाएं संरक्षण की नीति बनाती हैं। यह रेड लिस्ट कोई स्थायी दस्तावेज नहीं है। इसे कम से कम साल में 2 बार अपडेट किया जाता है। जैसे जैसे नई जानकारी मिलती है, प्रजातियों की स्थिति बदली जाती है। अब हाल के अपडेट को समझते हैं। वैश्विक स्तर पर आर्कटिक क्षेत्र की 3 सील प्रजातियां, जो कीस्टोन स्पीशीज हैं, उन्हें विलुप्ति के और करीब माना गया है। कीस्टोन स्पीशीज वे होती हैं जिनका पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा प्रभाव होता है। अगर ये खत्म होती हैं तो पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। इसी वैश्विक अपडेट में एक अच्छी खबर भी है। ग्रीन सी टर्टल, जो एक कीस्टोन प्रजाति है, उसकी स्थिति में सुधार हुआ है। पहले इसे एंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त माना जाता था, लेकिन अब इसे लीस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब है कि संरक्षण प्रयासों का सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। अब भारत से जुड़ा अपडेट समझते हैं। हाल ही में 12 भारतीय पक्षियों की संरक्षण स्थिति में बदलाव किया गया है। इनमें से 4 प्रजातियों की स्थिति को ज्यादा गंभीर माना गया है। इंडियन कॉर्सर, इंडियन रोलर और रूफस टेड लार्क को अब नियर थ्रेटेंड श्रेणी में रखा गया है, यानी ये अभी संकट में नहीं हैं, लेकिन खतरे की ओर बढ़ रही हैं। इसके अलावा लॉन्ग बिल्ड ग्रास हॉपर वार्बलर नामक पक्षी की स्थिति को और गंभीर मानते हुए इसे एंडेंजर्ड श्रेणी में डाल दिया गया है। इसका अर्थ है कि अगर समय रहते संरक्षण नहीं किया गया तो यह प्रजाति विलुप्त हो सकती है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण और नया पहलू समझते हैं। IUCN ने पहली बार सिंथेटिक बायोलॉजी और नेचर कंजर्वेशन पर एक नीति बनाई है। इसका मतलब है कि अब वैज्ञानिक तकनीकों के उपयोग को भी प्रकृति संरक्षण के संदर्भ में देखा जाएगा, ताकि इससे पर्यावरण को नुकसान न हो। इसके साथ ही एक ऐतिहासिक बात यह है कि जानबूझकर पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाने को, जिसे इकोसाइड कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता दी गई है।
इसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अंतर्गत अपराध माना गया है। यह कदम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बहुत बड़ा बदलाव है। बात करते हैं IUCN ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज की। वर्ष 2012 में वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस के दौरान IUCN ने ग्रीन लिस्ट का विचार रखा था। इसका वास्तविक रूप से शुभारंभ वर्ष 2021 में किया गया। ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज रेड लिस्ट का ही एक वैकल्पिक भाग होता है। यानी यह जरूरी नहीं है कि हर प्रजाति का ग्रीन स्टेटस आकलन हो, लेकिन जब होता है तो यह बहुत उपयोगी जानकारी देता है। अब इसका उद्देश्य समझते हैं। रेड लिस्ट हमें यह बताती है कि कोई प्रजाति विलुप्त होने के कितने खतरे में है, लेकिन ग्रीन स्टेटस यह बताता है कि संरक्षण के प्रयास कितने सफल रहे हैं। इसका मकसद यह मापना है कि किसी प्रजाति, पारिस्थितिकी तंत्र या संरक्षित क्षेत्र में संरक्षण कितना प्रभावी रहा है। यह अच्छी खबरों को सामने लाता है और बताता है कि कहां संरक्षण सही दिशा में काम कर रहा है। ग्रीन स्टेटस में कुल 8 श्रेणियां होती हैं। इनमें सबसे खराब स्थिति होती है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, यानी जंगल से पूरी तरह खत्म हो चुकी प्रजाति। इसके बाद क्रिटिकली डिप्लीटेड, लार्जली डिप्लीटेड, मॉडरेटली डिप्लीटेड और स्लाइटली डिप्लीटेड आती हैं। अच्छी स्थिति की श्रेणियों में फुली रिकवर्ड और नॉन डिप्लीटेड आती हैं। कुछ मामलों में जानकारी पूरी न होने पर इंडिटर्मिनेट श्रेणी भी होती है। अभी तक IUCN रेड लिस्ट पर 100 से अधिक प्रजातियों का ग्रीन स्टेटस आकलन किया जा चुका है। अब ग्रीन स्कोर को समझते हैं। यह 0 से 100% के बीच होता है। यह स्कोर बताता है कि कोई प्रजाति पूरी तरह से ठीक होने के कितने करीब है। किसी प्रजाति को पूरी तरह रिकवर्ड तब माना जाता है जब वह अपने ऐतिहासिक क्षेत्र के सभी हिस्सों में मौजूद हो, विलुप्ति के खतरे से बाहर हो और अपने पूरे क्षेत्र में अपनी पारिस्थितिकी भूमिका सही तरीके से निभा रही हो। अब हम एक महत्वपूर्ण पुरस्कार की बात करते हैं, जिसे केंटन R. मिलर अवार्ड कहा जाता है। हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क के निदेशक इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। यह पुरस्कार IUCN की वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज द्वारा दिया जाता है, जो IUCN की 6 तकनीकी समितियों में से एक है। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों में नवाचार और स्थायित्व के लिए काम करने वाले लोगों को सम्मानित करना है। यह पुरस्कार हर 2 साल में दिया जाता है और उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने संरक्षण के क्षेत्र में नेतृत्व और नए विचारों का प्रदर्शन किया हो। अब बात करते हैं IUCN की एक बहुत पुरानी और महत्वपूर्ण संस्था की, जिसे स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन कहा जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी। यह एक वैज्ञानिक नेटवर्क है जिसमें दुनिया भर के 10,000 से अधिक विशेषज्ञ स्वयंसेवी रूप में काम करते हैं। हाल ही में भारत के प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण विशेषज्ञ विवेक मेनन को वर्ष 2025 से 2029 के लिए IUCN स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। यह भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस आयोग का मुख्य काम IUCN को जैव विविधता संरक्षण, प्रजातियों के महत्व और पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भूमिका से जुड़ी वैज्ञानिक जानकारी देना है। अंत में हम IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4 रिपोर्ट को समझते हैं। इस रिपोर्ट में भारत के पश्चिमी घाट और 2 राष्ट्रीय उद्यानों, असम का मानस नेशनल पार्क और पश्चिम बंगाल का सुंदरबन नेशनल पार्क को सिग्निफिकेंट कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब है कि इन क्षेत्रों में संरक्षण की स्थिति गंभीर चिंता का विषय है। इस रिपोर्ट में एक सकारात्मक बात भी सामने आई है। केवल खंगचेंदजोंगा नेशनल पार्क ऐसा रहा है जिसकी संरक्षण स्थिति को गुड माना गया है। वहीं सुंदरबन नेशनल पार्क की स्थिति में गिरावट आई है। वर्ष 2020 में इसे गुड विद सम कंसर्न्स माना गया था, लेकिन 2025 तक यह सिग्निफिकेंट कंसर्न्स की श्रेणी में पहुंच गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे। ग्रीन स्टेटस असेसमेंट फॉर द लायन। यह खबर इसलिए चर्चा में है क्योंकि IUCN ने पहली बार शेर के लिए ग्रीन स्टेटस असेसमेंट जारी किया है। शेर का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियो। IUCN का ग्रीन स्टेटस असेसमेंट यह बताता है कि कोई प्रजाति संरक्षण प्रयासों के बाद कितनी हद तक अपने प्राकृतिक स्वरूप और संख्या में वापस आ पाई है। यानी यह सिर्फ खतरे की बात नहीं करता, बल्कि यह भी बताता है कि संरक्षण से कितना फायदा हुआ। इस पहले ग्रीन स्टेटस असेसमेंट में शेर की स्थिति को लार्जली डिप्लीटेड बताया गया है। इसका मतलब यह है कि शेर आज भी अपने ऐतिहासिक क्षेत्र और संख्या की तुलना में काफी कम हो चुका है। यानी संरक्षण के प्रयास हुए हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से स्थिति सामान्य नहीं हुई है। इस रिपोर्ट में यह भी साफ बताया गया है कि शेर किन इलाकों से पूरी तरह विलुप्त हो चुका है। उत्तर अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम एशिया ऐसे क्षेत्र हैं जहां कभी शेर पाए जाते थे, लेकिन अब वहां वे खत्म हो चुके हैं। यह हमें यह समझाता है कि अगर समय रहते संरक्षण न किया जाए तो एक ताकतवर प्रजाति भी इतिहास बन सकती है। हालांकि इस रिपोर्ट में कुछ सकारात्मक बातें भी सामने आई हैं। पश्चिमी और दक्षिणी मध्य अफ्रीका के कुछ हिस्सों में, दक्षिण अफ्रीका में और भारत में शेर संरक्षण को सफलता मिली है। खास तौर पर भारत का उदाहरण दुनिया भर में सराहा जाता है, जहां एशियाई शेरों की संख्या बढ़ी है।
अब यहाँ यह समझना जरूरी है कि एशियाई शेर और अफ्रीकी शेर में क्या अंतर है। सबसे पहले बात करते हैं इनके वर्तमान आवास की। एशियाई शेर आज मुख्य रूप से भारत के गिर नेशनल पार्क तक सीमित हैं, जबकि अफ्रीकी शेर उपसहारा अफ्रीका के घास के मैदानों और सवाना क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगर नर शेर की अयाल यानी माने को देखें तो एशियाई शेर की अयाल अपेक्षाकृत छोटी और हल्की होती है, जिसमें उसके कान लगभग हमेशा दिखाई देते हैं। वहीं अफ्रीकी शेर की अयाल घनी और बड़ी होती है, जो अक्सर कान और गर्दन को ढक लेती है। एशियाई शेर की एक खास पहचान उसके पेट के नीचे पाई जाने वाली लंबी त्वचा की सिलवट है, जिसे बेली फोल्ड कहते हैं। यह अफ्रीकी शेर में आमतौर पर नहीं पाई जाती। शरीर के आकार की बात करें तो एशियाई शेर थोड़ा छोटा होता है, जबकि अफ्रीकी शेर आकार में बड़ा होता है। एक और रोचक बात यह है कि शेरों का कोई निश्चित प्रजनन मौसम नहीं होता। वे साल के किसी भी समय प्रजनन कर सकते हैं, जो उन्हें अन्य कई वन्य जीवों से अलग बनाता है। भारत में शेर संरक्षण के लिए एक बड़ी पहल प्रोजेक्ट लायन है, जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2020 को की गई थी। यहाँ एक कानूनी पहलू भी समझना जरूरी है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 में किए गए संशोधन के अनुसार जो प्रजातियां साइट्स के अपेंडिसेस में शामिल हैं, उन्हें अब भारत में इस अधिनियम की अनुसूची 4 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण को और मजबूती मिलती है। अब इससे जुड़ी एक और ताज़ा खबर पर नजर डालते हैं। गुजरात का बारडा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी धीरे धीरे एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में उभर रहा है। यह अभयारण्य पोरबंदर और देवभूमि द्वारका जिलों में स्थित है। बारडा क्षेत्र की वनस्पति भी शेरों के लिए अनुकूल है। यहाँ गोरड़, बबूल, धाव, रायण, बेर, जामुन, आमली, धुधलो और बांस जैसी वनस्पतियां पाई जाती हैं। वहीं वन्य जीवों में सांभर, चीतल और चिंकारा जैसे जानवर मौजूद हैं, जो शेरों के लिए प्राकृतिक शिकार का आधार बनते हैं। यूनेस्कोस वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। हाल ही में एक बहुत बड़ी खबर आई है कि यूनेस्को ने भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को अपने विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व यानी WNBR में शामिल कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है और यह नेटवर्क क्या है। बायोस्फीयर रिजर्व दरअसल प्रकृति को बचाने का एक ऐसा तरीका है जहां हम केवल पेड़ों और जानवरों को ही नहीं बचाते, बल्कि वहां रहने वाले इंसानों और उनकी संस्कृति को भी साथ लेकर चलते हैं। यूनेस्को ने साल 1971 में एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसे मैन एंड द बायोस्फीयर यानी MAB कहा जाता है, जिसका मकसद ही यही था कि इंसान और प्रकृति के बीच के रिश्ते को वैज्ञानिक तरीके से और मजबूत किया जाए। इसी प्रोग्राम के तहत साल 1976 में दुनिया भर के बेहतरीन बायोस्फीयर रिजर्व का एक वैश्विक नेटवर्क बनाया गया, जिसे हम WNBR कहते हैं। आज के समय में पूरी दुनिया में ऐसे 785 स्थल हैं और भारत के लिए गर्व की बात है कि हमारे देश के अब 13 बायोस्फीयर रिजर्व इस अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल हो चुके हैं। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि साओ टोमे और प्रिंसिपे नाम का एक छोटा सा अफ्रीकी देश दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसका पूरा का पूरा इलाका ही बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। अब सवाल उठता है कि किसी जगह को यह दर्जा मिलता कैसे है। इसके लिए यूनेस्को के महानिदेशक फैसला लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक अंतर्राष्ट्रीय समिति इसकी गहराई से जांच करती है। दुनिया भर के देश खुद अपने यहाँ से किसी खास जगह का नाम भेजते हैं और दर्जा मिलने के बाद भी वह जमीन उसी देश की रहती है, यानी यूनेस्को का उस पर कब्जा नहीं होता। हर 10 साल में इसकी दोबारा जांच होती है कि क्या वहाँ प्रकृति को सही से बचाया जा रहा है, और अगर काम ठीक न हो तो यूनेस्को यह दर्जा वापस भी ले सकता है। अब बात करते हैं हमारे नए सितारे यानी हिमाचल प्रदेश के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व की। यह भारत का पहला ऐसा रिजर्व है जो इतनी अधिक ऊंचाई पर स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ की जलवायु बहुत ही कठिन है क्योंकि यह हिमालय के उस हिस्से में पड़ता है जहाँ बादल पहाड़ों से टकराकर दूसरी तरफ ही बरस जाते हैं और यहाँ तक बारिश नहीं पहुँच पाती, जिसे हम रेनशैडो क्षेत्र कहते हैं। इस रिजर्व के अंदर पिन वैली नेशनल पार्क, चंद्रताल और किब्बर जैसे मशहूर वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं। यहाँ की संस्कृति भी बहुत अनोखी है, जहाँ बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव दिखता है। यहाँ आपको गोम्पा यानी बौद्ध मठ, चोटेन और पत्थरों की लंबी दीवारें जिन्हें मनी वॉल्स कहते हैं, हर तरफ देखने को मिलेंगी। यहाँ के बौद्ध मंत्रोच्चार को तो यूनेस्को ने पहले ही दुनिया की अनमोल विरासत माना है। यहाँ के जीव जंतु भी बहुत खास हैं क्योंकि वे इतनी ठंड में रहने के आदी होते हैं, जैसे कि बर्फीला तेंदुआ, हिमालयन आइबेक्स, नीली भेड़ और सुनहराबाज। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। हम एक बहुत ही जरूरी कानून के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। यह खबर आजकल बहुत चर्चा में है क्योंकि केरल देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने इस पुराने कानून में कुछ बदलाव करने की पहल की है। दरअसल केरल सरकार चाहती है कि उन जंगली जानवरों को मारने की प्रक्रिया थोड़ी आसान बनाई जाए जो इंसानी जान के लिए खतरा बन जाते हैं।
अगर हम इस कानून की बुनियादी बातों को समझें तो 1972 में बने इस कानून का मुख्य उद्देश्य हमारे देश के जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को सुरक्षित रखना है। इसका बड़ा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे देश का पर्यावरण और पारिस्थितिकी संतुलन पूरी तरह सुरक्षित रहे। इस कानून के अंदर जानवरों और पौधों की सुरक्षा के लिए 4 अलग-अलग सूचियां या शेड्यूल्स बनाए गए हैं, जिन्हें 2022 के संशोधन में साफ तौर पर बांटा गया है। पहली सूची यानी शेड्यूल 1 में उन जानवरों को रखा गया है जिन्हें सबसे ऊंचे स्तर की सुरक्षा दी जाती है। दूसरी सूची यानी शेड्यूल 2 में उन जानवरों का जिक्र है जिन्हें थोड़ा कम स्तर की सुरक्षा प्राप्त है। तीसरी सूची खास तौर पर संरक्षित पौधों के लिए बनाई गई है और चौथी सूची उन प्रजातियों के लिए है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों यानी साइट्स के दायरे में आती हैं। इस कानून ने देश में कई बड़े संस्थान भी बनाए हैं जो जानवरों के संरक्षण का काम देखते हैं, जैसे नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं। इसी तरह राज्यों के लिए स्टेट बोर्ड, चिड़ियाघरों की देखरेख के लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी और शिकार रोकने के लिए वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जैसे विभाग काम करते हैं। यह कानून साफ तौर पर कहता है कि आप शेड्यूल 1 से लेकर 4 तक के किसी भी जंगली जानवर का शिकार नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी दिए गए हैं। जैसे कानून की धारा 11 और 12 के तहत अगर कोई जानवर इंसान की जान के लिए खतरनाक हो जाए या वह इतना बीमार और लाचार हो जाए कि उसे ठीक न किया जा सके तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन उसे मारने या हटाने की अनुमति दे सकते हैं। इसी तरह वैज्ञानिक शोध या मैनेजमेंट के लिए भी विशेष अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा यह कानून सरकार को यह ताकत देता है कि वह किसी जंगली इलाके को नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर सके ताकि वहां रहने वाले जीवों को उनका प्राकृतिक घर मिल सके। एक और जरूरी बात यह है कि अगर किसी जानवर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो यानी उसका ट्रांसलोकेशन करना हो तो शेड्यूल 1 वाले जानवरों के लिए केंद्र सरकार की इजाजत जरूरी है और बाकी जानवरों के लिए राज्य सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है। हालांकि पर्यावरण मंत्रालय के पास यह अधिकार हमेशा सुरक्षित रहता है कि अगर सुरक्षा में कोई कमी दिखे या कोई अनहोनी हो तो वह इस अनुमति को रद्द कर सके। बायोलॉजिकल डायवर्सिटी रेगुलेशन 2025 हाल में भारत सरकार की एक संस्था है, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, जिसे हम संक्षेप में NBA कहते हैं, उसने एक नया नियम जारी किया है। इस नियम का नाम है जैविक विविधता अभिगम और लाभ साझेदारी विनियमन 2025। अब सबसे पहले बहुत सरल भाषा में समझते हैं कि यह पूरा मामला है क्या। हमारे देश में पेड़ पौधे, जड़ी बूटी, जानवर, सूक्ष्म जीव और उनसे जुड़ा पारंपरिक ज्ञान, यह सब मिलकर जैविक विविधता कहलाते हैं। उदाहरण के लिए नीम, हल्दी, तुलसी या किसी जनजाति का औषधीय ज्ञान। जब कोई व्यक्ति, कंपनी या उद्योग इन जैविक संसाधनों का उपयोग करके दवा, कॉस्मेटिक या कोई अन्य उत्पाद बनाता है और उससे पैसा कमाता है तो सवाल उठता है कि इसका लाभ किसे मिलेगा। यहीं से आता है लाभ साझेदारी का विचार, यानी जो संसाधन प्रकृति और स्थानीय समुदाय से लिया गया है उसका लाभ भी उनके साथ उचित तरीके से साझा किया जाना चाहिए। अब यह नया नियम 2025 क्यों लाया गया? पहले 2014 के दिशा निर्देश लागू थे, लेकिन विज्ञान, तकनीक और व्यापार बहुत तेजी से बदल गया है। इसलिए जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत अब नए और स्पष्ट नियम बनाए गए हैं ताकि किसी को भ्रम न रहे और लाभ सही तरीके से बांटा जा सके। इस नए नियम का मुख्य उद्देश्य यह है कि जैविक संसाधनों और उनसे जुड़े ज्ञान के उपयोग से जो भी लाभ हो वह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से साझा किया जाए। अब इसके महत्वपूर्ण प्रावधानों को आसान भाषा में समझते हैं। पहली बार इस नियम में डिजिटल सीक्वेंस सूचना को भी शामिल किया गया है। डिजिटल सीक्वेंस सूचना का मतलब होता है किसी पौधे या जीव के DNA, RNA या प्रोटीन की जानकारी जो कंप्यूटर या डिजिटल रूप में स्टोर की जाती है। आजकल कई कंपनियां सीधे पौधा नहीं लेती बल्कि उसकी आनुवंशिक जानकारी का उपयोग करती हैं। अब ऐसे मामलों में भी लाभ साझेदारी जरूरी होगी। अब अगर कोई व्यक्ति या कंपनी जैविक संसाधन का उपयोग करना चाहती है तो उसे पहले नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी को सूचना देनी होगी और अनुमति लेनी होगी। इसे हम पूर्व सूचित सहमति कहते हैं। हालांकि अगर बात उन औषधीय पौधों की है जो खेती के रूप में उगाए जाते हैं और जिन्हें पहले से अधिसूचित किया गया है तो वहां यह नियम लागू नहीं होगा। अब लाभ कैसे साझा किया जाएगा? इसके लिए टर्नओवर के आधार पर अलग अलग श्रेणियां बनाई गई हैं। अगर किसी कंपनी का सालाना कारोबार 5 करोड़ रुपए तक है तो उसे कोई राशि नहीं देनी होगी। जैसे जैसे कारोबार बढ़ता है वैसे वैसे लाभ साझेदारी की राशि बढ़ती जाती है। 250 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों को अपने उत्पाद की बिक्री कीमत का अधिकतम 0.6% तक देना होगा। 1 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाले उपयोगकर्ताओं को हर साल यह बताना होगा कि उन्होंने कितने जैविक संसाधनों का उपयोग किया। कुछ जैविक संसाधन बहुत मूल्यवान होते हैं, जैसे लाल चंदन या अगरवुड।
ऐसे संसाधनों के मामले में लाभ साझेदारी की राशि नीलामी या बिक्री मूल्य का कम से कम 5% होगी। अगर इनका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य से किया गया है तो तय राशि से 20% अधिक देना होगा। अगर किसी शोध का हस्तांतरण किया जाता है और उसमें बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल नहीं है तो उससे मिलने वाला लाभ आपसी सहमति से एनबीए के साथ साझा किया जाएगा। अगर किसी शोध से पेटेंट या व्यावसायिक उत्पाद बनता है तो उस स्थिति में सालाना बिक्री राजस्व का 1% तक एनबीए को दिया जाएगा। अब थोड़ा सा व्यापक दृष्टिकोण से समझते हैं कि यह पूरी व्यवस्था किस ढांचे में आती है। अभिगम और लाभ साझेदारी एक वैश्विक अवधारणा है जो यह सुनिश्चित करती है कि जैविक संसाधनों का उपयोग करने वाले और उन्हें प्रदान करने वाले दोनों को न्याय मिले। यह व्यवस्था जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के तहत आती है। साल 2002 में बॉन दिशा निर्देश लाए गए थे जो स्वैच्छिक थे और सरकारों को यह बताने में मदद करते थे कि अनुमति और आपसी सहमति कैसे ली जाए। साल 2010 में नागोया प्रोटोकॉल आया जो कानूनी रूप से बाध्यकारी है और लाभ की निष्पक्ष साझेदारी को अनिवार्य बनाता है। हाल ही में 2024 में जैविक विविधता सम्मेलन के 16वें सम्मेलन में डिजिटल सीक्वेंस सूचना के उपयोग के लिए एक बहुपक्षीय तंत्र भी अपनाया गया है। हम पर्यावरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौते के बारे में बात करेंगे जिसे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या सीबीडी कहा जाता है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत साल 1992 में हुई थी जब दुनिया भर के देश रियो अर्थ समिट के लिए इकट्ठा हुए थे। वर्तमान में भारत सहित कुल 196 देश इसके सदस्य हैं और नियम के अनुसार हर सदस्य देश को अपनी एक राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना बनाना जरूरी है। इसी जिम्मेदारी को निभाते हुए भारत ने साल 2002 में अपना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बनाया था। सीबीडी के मुख्य रूप से 3 बड़े लक्ष्य हैं जो पूरी दुनिया की भलाई के लिए तय किए गए हैं। पहला लक्ष्य है जैव विविधता का संरक्षण करना यानी हमारे आसपास के जीव जंतुओं और वनस्पतियों को बचाना। दूसरा लक्ष्य है जैविक संसाधनों का सतत उपयोग करना ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये सुरक्षित रहें। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और समान बंटवारा करना। इस बड़े समझौते को सही ढंग से लागू करने के लिए समय समय पर विशेष नियम या प्रोटोकॉल भी बनाए गए हैं। इनमें से पहला है साल 2003 का कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो बायोसेफ्टी यानी जैविक सुरक्षा पर ध्यान देता है। दूसरा है साल 2014 का नगोया प्रोटोकॉल जो मुख्य रूप से इस बात पर जोर देता है कि जैविक संसाधनों तक पहुंच और उनसे मिलने वाले फायदों का बंटवारा बिल्कुल पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से हो। यह पूरा ढांचा हमारी प्रकृति को सहेजने और उसे व्यापारिक शोषण से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। बात करते हैं जैविक विविधता अधिनियम 2002 की। भारत ने जैविक विविधता को बचाने और उसका सही उपयोग करने के लिए साल 2002 में यह कानून बनाया। यह कानून भारत की उस अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी का हिस्सा है जो उसने जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के तहत ली थी। अब इस कानून का दायरा समझना बहुत जरूरी है। भारत का जैविक विविधता अधिनियम बहुत व्यापक है। यह भारत के अंदर मौजूद सभी जैविक संसाधनों पर लागू होता है। इसमें सिर्फ जीन या आनुवंशिक संसाधन ही नहीं बल्कि पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव और उनसे जुड़ा ज्ञान भी शामिल है। यह अंतर समझिए कि नागोया प्रोटोकॉल केवल आनुवंशिक संसाधनों तक सीमित है जबकि भारत का कानून उससे कहीं आगे जाकर पूरे जैविक संसाधनों को कवर करता है। अब सवाल आता है कि इस कानून को लागू कौन करता है। इसके लिए भारत में 3 स्तरों वाली व्यवस्था बनाई गई है। सबसे ऊपर केंद्र स्तर पर नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी होती है। इसका काम पूरे देश में जैविक संसाधनों से जुड़े मामलों को देखना है। इसे एक सिविल कोर्ट जैसी शक्ति भी दी गई है ताकि यह नियमों को प्रभावी ढंग से लागू कर सके। दूसरे स्तर पर राज्यों में राज्य जैव विविधता बोर्ड होते हैं। इनका काम राज्य के अंदर जैविक संसाधनों के उपयोग पर नजर रखना और लाभ साझेदारी से जुड़े मामलों को संभालना होता है। तीसरे और सबसे जमीनी स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियां होती हैं। ये समितियां गांव, नगर या स्थानीय निकाय स्तर पर बनाई जाती हैं। यहीं पर यह तय होता है कि कौन सा जैविक संसाधन मौजूद है, उसका उपयोग कैसे हो रहा है और स्थानीय समुदाय का क्या अधिकार है। अब इस पूरे विषय को समझने के लिए एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण देखते हैं। यह मामला केरल के कानी जनजाति से जुड़ा हुआ है। कानी जनजाति सदियों से एक पौधे का उपयोग करती आ रही थी जिसका नाम है आरोग्यपाचा। यह पौधा शरीर को ऊर्जा देने और थकान दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वैज्ञानिकों ने इस पारंपरिक ज्ञान के आधार पर जीवनदायिनी नाम की एक दवा विकसित की जिसे जीवनी कहा गया। यह भारत का पहला ऐसा उदाहरण बना जहां किसी जनजाति के पारंपरिक ज्ञान से बनी दवा से होने वाले लाभ को उस समुदाय के साथ साझा किया गया। इस मामले में कानी जनजाति को आर्थिक लाभ भी मिला और उनके ज्ञान को सम्मान भी मिला। इस उदाहरण से यह बात साफ हो जाती है कि लाभ साझेदारी सिर्फ कानून की भाषा नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य स्थानीय समुदायों को उनका हक दिलाना है।
CSS इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स स्कीम। हाल ही में समाचारों में यह योजना इसलिए आई क्योंकि घड़ियाल और स्लॉथ भालू को एक विशेष संरक्षण कार्यक्रम में शामिल करने की सिफारिश की गई है। यह संरक्षण कार्यक्रम एक सरकारी योजना के तहत चलता है जिसका नाम है CSS इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स यानी CSSIDWH। अब सबसे पहले हम यह समझते हैं कि CSSIDWH आखिर है क्या। CSS का मतलब होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम यानी केंद्र प्रायोजित योजना। इसका मतलब यह है कि इस योजना में पैसा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर देते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और संरक्षण करना है। इस योजना को चलाने की जिम्मेदारी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास है। यही मंत्रालय देश में जंगलों, जानवरों और पर्यावरण से जुड़ी नीतियां बनाता और लागू करता है। इस योजना के माध्यम से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को आर्थिक सहायता दी जाती है। यह सहायता राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व जैसे संरक्षित क्षेत्रों के विकास और सुरक्षा के लिए दी जाती है। इसके अलावा यह योजना उन जानवरों की भी रक्षा करती है जो संरक्षित क्षेत्रों के बाहर रहते हैं, क्योंकि सभी वन्यजीव केवल जंगलों या अभयारण्यों में ही नहीं रहते। इस योजना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम। इसका मतलब है उन जानवरों को बचाने का विशेष प्रयास जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं और जिनके विलुप्त होने का खतरा बहुत अधिक है। अब तक इस योजना के अंतर्गत 22 प्रजातियों को शामिल किया जा चुका है। इनमें हिम तेंदुआ, एशियाई शेर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और गंगा नदी डॉल्फिन जैसे महत्वपूर्ण और दुर्लभ जीव शामिल हैं। अब हाल ही में घड़ियाल और स्लॉथ भालू को भी इसी सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। अब इस योजना के प्रमुख हिस्सों को भी समझ लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत वन्यजीव आवासों का विकास किया जाता है ताकि जानवरों को सुरक्षित और प्राकृतिक वातावरण मिल सके। इसके साथ ही प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट भी इसी योजना के महत्वपूर्ण अंग हैं, जिनका उद्देश्य बाघों और हाथियों की संख्या को सुरक्षित रखना और बढ़ाना है। हम बात करेंगे स्लॉथ बेयर यानी आलसी भालू के बारे में। इसका नाम स्लॉथ बेयर इसलिए पड़ा क्योंकि इसके लंबे नाखून और अजीब से दिखने वाले दांत बिल्कुल स्लॉथ नाम के जानवर जैसे दिखते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह खाने में चींटियों और दीमकों को बहुत पसंद करता है। जहां बाकी भालू सर्दियों में सो जाते हैं, जिसे हम हाइबरनेशन कहते हैं, यह स्लॉथ बेयर वैसा बिल्कुल नहीं करता और पूरे साल एक्टिव रहता है। स्वभाव से यह अकेला रहना पसंद करता है और ज्यादातर रात के समय ही बाहर निकलता है। हालांकि यह दिखने में शांत लग सकता है, लेकिन इसे भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे आक्रामक जानवरों में से एक माना जाता है, इसलिए इससे दूरी बनाए रखना ही समझदारी है। अगर हम इनके घर की बात करें तो यह मुख्य रूप से भारत, नेपाल और श्रीलंका के जंगलों और घास के मैदानों में पाए जाते हैं। आज इन भालुओं के सामने कई मुश्किलें खड़ी हैं। जंगलों का कटना और इंसानों के साथ बढ़ता टकराव इनके लिए बड़ा खतरा बन गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में अब इनकी आबादी 20,000 से भी कम रह गई है। इसी गंभीरता को देखते हुए कानूनन इन्हें बहुत सुरक्षा दी गई है। भारत के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इन्हें शेड्यूल 1 में रखा गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्हें लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में शामिल किया गया है। IUCN की लिस्ट में इन्हें वल्नरेबल यानी संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है, जिसका मतलब है कि अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो यह गायब हो सकते हैं। प्रोजेक्ट चीता हाल ही में समाचारों में इसलिए आया क्योंकि भारत और बोत्सवाना देश के बीच औपचारिक रूप से यह घोषणा की गई है कि प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से 8 चीते भारत लाए जाएंगे। अब सबसे पहले यह समझते हैं कि प्रोजेक्ट चीता क्या है। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत वर्ष 2022 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में चीतों को दोबारा बसाना है। आपको जानना चाहिए कि भारत से चीते लगभग 1940 के दशक के अंत या 1950 के शुरुआती वर्षों में पूरी तरह विलुप्त हो गए थे, यानी भारत में चीता पूरी तरह खत्म हो गया था। प्रोजेक्ट चीता उसी ऐतिहासिक गलती को सुधारने का प्रयास है। यह परियोजना अकेली नहीं चलती, बल्कि यह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत काम करती है। वर्ष 2023 से 24 से प्रोजेक्ट टाइगर का नाम बदलकर प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट कर दिया गया है और उसी छतरी के नीचे प्रोजेक्ट चीता भी संचालित किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि चीते भारत में कहाँ रखे गए हैं। मध्य प्रदेश का कूनो राष्ट्रीय उद्यान इस परियोजना का मुख्य केंद्र है। दिसंबर 2025 तक कूनो नेशनल पार्क में लगभग 30 चीतों की आबादी बताई गई है, जो इस परियोजना की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इस परियोजना को लागू करने वाली मुख्य संस्था है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसे हम NTCA कहते हैं। यानी यही संस्था पूरे प्रोजेक्ट चीता की जिम्मेदारी संभालती है। तकनीकी सहायता वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा दी जाती है, जो वैज्ञानिक शोध, निगरानी और सलाह का काम करता है। वर्ष 2023 में NTCA द्वारा चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी का गठन भी किया गया।
इस समिति का काम है प्रोजेक्ट चीता की निगरानी करना, उसके परिणामों का मूल्यांकन करना और भविष्य के लिए जरूरी सुझाव देना। अब हम इसके मुख्य उद्देश्यों को सरल भाषा में समझते हैं। इस परियोजना का पहला उद्देश्य है भारत के पुराने प्राकृतिक क्षेत्रों में सुरक्षित वातावरण बनाकर चीतों की प्रजनन योग्य आबादी को स्थापित करना। दूसरा उद्देश्य है चीते को एक आकर्षक और प्रतीकात्मक प्रजाति के रूप में उपयोग करना, ताकि खुले जंगलों और सवाना जैसे पारिस्थितिक तंत्रों को पुनर्जीवित करने के लिए संसाधन जुटाए जा सकें। तीसरा और बहुत मानवीय उद्देश्य यह है कि इस परियोजना से इको डेवलपमेंट और इको टूरिज्म को बढ़ावा मिले, जिससे स्थानीय लोगों की आजीविका बेहतर हो सके। चीता भारत का इकलौता ऐसा बड़ा मांसाहारी जीव है जिसे 1952 में आधिकारिक तौर पर भारत से विलुप्त यानी खत्म घोषित कर दिया गया था। अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं कि चीता भी शेर या बाघ की तरह दहाड़ता होगा, लेकिन सच तो यह है कि चीता बाकी बड़े बिल्लियों वाले परिवार जैसे शेर, बाघ, तेंदुए और जगुआर से बिल्कुल अलग है, क्योंकि चीता कभी दहाड़ नहीं सकता। यह बिल्ली की तरह छोटी आवाजें निकालता है। अब हम बात करते हैं कि दुनिया में चीता कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से चीता दो तरह के होते हैं, जिन्हें हम एशियाटिक चीता और अफ्रीकन चीता कहते हैं। एशियाटिक चीता अब बहुत ही कम बचे हैं और ये केवल ईरान के पूर्वी शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, भारत में भी यही एशियाटिक चीता हुआ करते थे, जो 1952 में विलुप्त हो गए। इनकी स्थिति इतनी नाजुक है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN ने इन्हें क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी अति संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा है। भारत सरकार ने भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इन्हें सबसे ऊंचे पायदान यानी शेड्यूल 1 में रखा है, ताकि इन्हें पूरा संरक्षण मिल सके। दूसरी तरफ आते हैं अफ्रीकन चीता। ये चीते अफ्रीका महाद्वीप के घास के मैदानों, झाड़ियों और खुले जंगलों में पाए जाते हैं। खास तौर पर बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में इनकी अच्छी संख्या है। इसमें भी नामीबिया वो देश है जहां दुनिया में चीतों की सबसे बड़ी आबादी रहती है। अफ्रीकन चीता की स्थिति एशियाटिक चीता से थोड़ी बेहतर है, इसलिए इन्हें IUCN ने वल्नरेबल यानी असुरक्षित की श्रेणी में रखा है। हालांकि दोनों ही प्रकार के चीतों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बचाने के लिए साइट्स के अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। अब हम गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को समझते हैं। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह राज्य के पूर्वी हिस्से में आती है और यह इलाका निमाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। निमाड़ क्षेत्र अपनी खास भौगोलिक और प्राकृतिक पहचान के लिए जाना जाता है। अब जंगल के प्रकार की बात करते हैं। गांधी सागर अभयारण्य खथियार गिर शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र का हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ ऐसे जंगल पाए जाते हैं जहाँ पेड़ साल के एक हिस्से में अपने पत्ते गिरा देते हैं और जलवायु अपेक्षाकृत शुष्क रहती है। इस अभयारण्य से चंबल नदी बहती है। चंबल नदी इस क्षेत्र की जीवन रेखा है और वन्य जीवों के लिए पानी का बहुत बड़ा स्रोत है। इसी चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बना हुआ है और इस अभयारण्य का बड़ा हिस्सा गांधी सागर बांध के बैकवाटर यानी पीछे जमा पानी वाले क्षेत्र के आसपास फैला हुआ है। इस क्षेत्र में सलई, करधई, धाबड़ा, तेंदू और पलाश जैसे पेड़ पाए जाते हैं। ये पेड़ शुष्क और खुले जंगलों के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं और कई वन्य जीवों को भोजन और आश्रय देते हैं। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में जंगली कुत्ते पाए जाते हैं, जिन्हें ढोल कहा जाता है। इसके अलावा चिंकारा, तेंदुआ, ऊदबिलाव और मगरमच्छ भी यहाँ देखने को मिलते हैं। चंबल नदी की वजह से मगर और ऊदबिलाव जैसे जलीय जीवों के लिए यह क्षेत्र बहुत अनुकूल है। इतिहास की दृष्टि से भी यह स्थान बहुत खास है। गांधी सागर अभयारण्य विश्व प्रसिद्ध चतुर्भुज नाला शैल आश्रयों का हिस्सा रहा है। ये शैल आश्रय प्राचीन मानव सभ्यता के प्रमाण माने जाते हैं और हमें बताते हैं कि इस क्षेत्र में हजारों साल पहले भी मानव जीवन मौजूद था। टाइगर रिजर्व्स। हाल ही में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई है। हमारे देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने टाइगर रिजर्व से जुड़े कुछ सख्त और जरूरी निर्देश दिए हैं। इसका कारण है कि आज देश में इंसानों और जंगली जानवरों के बीच टकराव तेजी से बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण जंगलों का नष्ट होना, जरूरत से ज्यादा पर्यटन और जंगलों को जोड़ने वाले रास्तों यानी कॉरिडोर का टूटना है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। अब सबसे पहले समझते हैं कि टाइगर रिजर्व क्या होता है। टाइगर रिजर्व वह सुरक्षित क्षेत्र होता है जहां बाघों और दूसरे वन्य जीवों को प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित रखा जाता है। इसमें दो हिस्से होते हैं। एक होता है कोर एरिया, जहां बाघ रहते हैं, और दूसरा होता है बफर एरिया, जो कोर एरिया के चारों ओर होता है और सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि कोर एरिया या बाघों के लिए तय किए गए जंगलों के रास्तों में किसी भी तरह की टाइगर सफारी नहीं होगी। सफारी केवल बफर जोन में ही हो सकती है, वह भी ऐसी जमीन पर जो पहले से खराब हो चुकी हो या जो पूरी तरह जंगल न हो। इसका मकसद यह है कि बाघों को उनके घर में कोई परेशानी न हो।
अदालत ने यह भी कहा है कि रात के समय पर्यटन पूरी तरह से बंद होना चाहिए, खासकर कोर और संवेदनशील बाघ क्षेत्रों में। रात में शोर और गाड़ियों की आवाज से जानवरों का जीवन बहुत प्रभावित होता है। इसके अलावा कई गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है, जैसे व्यावसायिक खनन, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग, बड़े जल विद्युत प्रोजेक्ट, विदेशी प्रजातियों को जंगल में लाना, बहुत नीचे उड़ने वाले विमान और जंगल से व्यावसायिक लकड़ी या ईंधन निकालना। यह सभी काम बफर और आसपास के इलाकों में भी नहीं किए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी टाइगर रिजर्व के आसपास इको सेंसिटिव जोन घोषित किए जाएं। ये जोन पर्यावरण की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं और यह 2018 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार होंगे। राज्यों को यह भी कहा गया है कि वे अपने टाइगर संरक्षण योजनाओं को समय पर तैयार करें या यदि पहले से बनी हैं तो उन्हें सुधारें। इसके साथ ही कोर और बफर क्षेत्रों को 6 महीने के अंदर आधिकारिक रूप से अधिसूचित करना अनिवार्य किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंसान और वन्य जीवों के बीच होने वाली घटनाओं को प्राकृतिक आपदा की तरह माना जाए। इससे पीड़ित परिवारों को तुरंत राहत मिल सकेगी। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु वन्य जीवों के कारण होती है तो उसके परिवार को पूरे देश में एक समान मुआवजा मिलेगा, जो 10 लाख रुपए तय किया गया है। अंत में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह इंसान और वन्य जीवों के बीच टकराव को कम करने के लिए दिशा निर्देश बनाए। ये दिशा निर्देश 6 महीने के अंदर तैयार किए जाएंगे और सभी राज्यों को इन्हें लागू करना होगा। आगे हम टाइगर रिजर्व के बारे में मूल बातें समझते हैं। टाइगर रिजर्व हमारे देश में ऐसे विशेष क्षेत्र होते हैं जिन्हें कानूनी रूप से सुरक्षित किया गया है ताकि बाघों को लंबे समय तक बचाया जा सके। इसकी शुरुआत 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत की गई थी। उस समय देश में बाघों की संख्या बहुत तेजी से घट रही थी, इसलिए सरकार ने यह विशेष योजना बनाई। हर टाइगर रिजर्व में 2 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है कोर एरिया, जिसे क्रिटिकल हैबिटेट भी कहते हैं। यह बाघों का असली घर होता है। यहाँ किसी भी तरह का पर्यटन या व्यापारिक गतिविधि पूरी तरह से प्रतिबंधित होती है। कारण यह है कि बाघों को बिना किसी मानवीय दखल के शांति से जीने दिया जाए। दूसरा हिस्सा होता है बफर एरिया। यह कोर एरिया के चारों ओर होता है और एक सुरक्षा घेरा बनाता है। यहाँ नियंत्रित तरीके से विकास किया जाता है, जिसे इको डेवलपमेंट कहा जाता है। सीमित और नियमों के तहत पर्यटन की अनुमति दी जाती है ताकि स्थानीय लोगों की आजीविका भी चल सके और जंगल को नुकसान भी न पहुंचे। अब सवाल आता है कि टाइगर रिजर्व घोषित कौन करता है। इसके लिए देश में एक विशेष संस्था है जिसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA कहते हैं। यह एक वैधानिक संस्था है जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत बनी है। राज्य सरकारें किसी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव देती हैं, लेकिन अंतिम मंजूरी और अधिसूचना NTCA की सलाह पर ही होती है। आज की तारीख में भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के माधव टाइगर रिजर्व और रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को इसमें शामिल किया गया है। इससे यह साफ होता है कि भारत लगातार बाघ संरक्षण के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि टाइगर रिजर्व की सीमाओं में कोई भी बदलाव आसानी से नहीं किया जा सकता। अगर कभी सीमाएं बदलनी हो तो पहले NTCA की सिफारिश जरूरी होती है और उसके बाद राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी लेनी पड़ती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि राजनीतिक या व्यावसायिक दबाव में जंगलों से समझौता न हो। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। हाल ही में भारत सरकार और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बीच एक मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत IBCA का मुख्यालय और उसका सचिवालय भारत में स्थापित किया जाएगा। इससे यह संगठन अपने कामकाज को और अधिक प्रभावी ढंग से कर सकेगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसे हम छोटे रूप में IBCA भी कहते हैं, इस संगठन की शुरुआत साल 2023 में हमारे देश भारत ने की थी ताकि प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने का जश्न एक नेक काम के साथ मनाया जा सके। यह कोई मामूली ग्रुप नहीं है, बल्कि एक संधि पर आधारित अंतरसरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे एक कानूनी इकाई का दर्जा प्राप्त है। इस पूरे मिशन का मुख्य उद्देश्य दुनिया की 7 सबसे खास बड़ी बिल्लियों का संरक्षण करना है, जिनमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर और प्यूमा शामिल हैं। आपको यह जानकर गर्व होगा कि प्यूमा और जगुआर को छोड़कर बाकी सभी 5 बड़ी बिल्लियां भारत में पाई जाती हैं और इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत भारत में कड़ी सुरक्षा दी गई है। IUCN की लिस्ट में तेंदुआ वल्नरेबल, जगुआर नियर थ्रेटेंड और प्यूमा लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में आते हैं। IBCA एक बहुत बड़ा परिवार है जिसमें 95 ऐसे देश शामिल हो सकते हैं जहां ये बड़ी बिल्लियां प्राकृतिक रूप से रहती हैं। साथ ही वे देश भी जुड़ सकते हैं जिनकी इनमें दिलचस्पी है। भारत के साथ मिलकर आर्मेनिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, मिस्र, इथियोपिया, इक्वाडोर, केन्या, मलेशिया, मंगोलिया, नेपाल, नाइजीरिया, पेरू, सूरीनाम और युगांडा जैसे 16 देश इसके संस्थापक सदस्य बने हैं।
भारत ने इस नेक काम के लिए अपना पूरा समर्थन दिया है और 2023 से 24 से 2028 से 29 तक के 5 सालों के लिए 150 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता देने का वादा किया है। इस संगठन के कामकाज को संभालने के लिए IBCA असेंबली बनाई गई है, जो इसकी सबसे बड़ी निर्णय लेने वाली संस्था है और इसकी बैठक कम से कम हर 2 साल में एक बार जरूर होती है। साल 2025 में नई दिल्ली ने IBCA की पहली असेंबली की मेजबानी की थी, जिसे भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने IBCA के अध्यक्ष के रूप में अपना समर्थन दिया। इस तरह भारत आज पूरी दुनिया को जैव विविधता बचाने का रास्ता दिखा रहा है। स्टेटस ऑफ स्मॉल कैट्स इन टाइगर लैंडस्केप ऑफ इंडिया रिपोर्ट। अब हम एक नई और बहुत रोचक रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, जो हाल ही में चर्चा में रही है। इस रिपोर्ट का नाम है भारत के टाइगर लैंडस्केप में छोटी बिल्लियों की स्थिति। यह रिपोर्ट भारतीय वन्यजीव संस्थान और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा मिलकर तैयार की गई है। सबसे पहले समझते हैं कि यह खबर में क्यों है। इस रिपोर्ट में पहली बार पूरे भारत के टाइगर क्षेत्रों में पाई जाने वाली छोटी बिल्लियों की मौजूदगी, उनकी संख्या के रुझान और उनके रहने के पैटर्न का विस्तार से अध्ययन किया गया है। यानी यह बताया गया है कि ये छोटी बिल्लियां कहाँ हैं, कितनी हैं और किन इलाकों में उनका भविष्य सुरक्षित है या खतरे में है। अब समझते हैं कि छोटी बिल्लियां क्या होती हैं। छोटी बिल्लियां फेलिने नामक उपपरिवार से संबंधित होती हैं। ये पूरी तरह मांसाहारी होती हैं और जमीन पर पाए जाने वाले लगभग सभी प्राकृतिक क्षेत्रों में रहती हैं, जैसे जंगल, घास के मैदान, रेगिस्तान और पहाड़ी इलाके। भारत में कुल 10 प्रकार की छोटी बिल्लियां पाई जाती हैं। इनमें पालास कैट, यूरेशियन लिंक्स, जंगल कैट, फिशिंग कैट, लेपर्ड कैट, रस्टी स्पॉटेड कैट, मार्बल्ड कैट, एशियाटिक गोल्डन कैट, डेजर्ट कैट और कैराकल शामिल हैं। इनमें जंगल कैट भारत की सबसे अधिक फैली हुई छोटी बिल्ली है, यानी यह देश के कई हिस्सों में पाई जाती है। इसके बाद रस्टी स्पॉटेड कैट आती है, जो दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली मानी जाती है। यह जानकारी अक्सर परीक्षा में सीधे पूछी जाती है, इसलिए ध्यान से याद रखें। अब छोटी बिल्लियों और बड़ी बिल्लियों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर भी समझ लेते हैं। बड़ी बिल्लियां जैसे बाघ और शेर दहाड़ सकते हैं। इसका कारण यह है कि उनकी गले की हड्डी, जिसे हायोइड हड्डी कहते हैं, लचीली होती है। वहीं छोटी बिल्लियों में यह हड्डी कठोर होती है। इसी कारण वे दहाड़ नहीं सकती, लेकिन लगातार गुनगुनाने जैसी आवाज यानी पर्सिंग कर सकती हैं। हम भारत में पाई जाने वाली छोटी बिल्लियां की कुछ ऐसी प्रजातियों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में अक्सर बहुत कम चर्चा होती है। सबसे पहले बात करते हैं एशियाटिक गोल्डन कैट की। यह बिल्ली मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ पश्चिम बंगाल के जंगलों में पाई जाती है। स्वभाव से यह काफी एकांत प्रिय और अपने इलाके को लेकर बहुत सतर्क रहने वाला जीव है। इसकी दुर्लभता को देखते हुए इसे IUCN ने नियर थ्रेटेंड श्रेणी में रखा है और भारत सरकार ने इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सबसे ऊंचा संरक्षण दिया है। इसके बाद आती है कैराकल, जिसे हिंदी में सिया गोश भी कहा जाता है, क्योंकि इसके कानों के ऊपर काले बालों के गुच्छे होते हैं। भारत में यह बहुत ही कम जगहों पर बची है और केवल राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के सूखे इलाकों में इसके होने की खबरें मिलती हैं। यह रात में सक्रिय होने वाला एक अकेला रहने वाला जानवर है और फिलहाल इसे बचाने के लिए भारत सरकार के प्रजाति रिकवरी प्रोग्राम के तहत खास ध्यान दिया जा रहा है। हमारी सूची में अगली बिल्ली है फिशिंग कैट, जो नाम के मुताबिक ही दलदली इलाकों और पानी के करीब रहना पसंद करती है। यह सुंदरबन, हिमालय की तलहटी और पूर्वोत्तर भारत के आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। इसकी सबसे खास बात इसके पिछले पैरों के पंजों में मौजूद जाल जैसी संरचना है, जो इसे उथले पानी में आगे बढ़ने और शिकार करने में मदद करती है। असुरक्षित श्रेणी में होने के कारण इसे भी अनुसूची 1 में रखा गया है। अंत में बात करते हैं यूरेशियन लिंक्स की। यह बिल्ली ठंडे और ऊंचे पहाड़ी इलाकों की शान है और भारत में मुख्य रूप से लद्दाख के कुछ हिस्सों में देखी जाती है। यह एक चट्टानी और खुले पठारी क्षेत्र में रहने वाली बिल्ली है, जो रात के अंधेरे में शिकार करना पसंद करती है। हालांकि इसे अभी कम चिंताजनक की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन भारत में इसकी मौजूदगी इसे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। स्टेटस ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया। भारत में पहली बार हाथियों की गिनती DNA तकनीक के माध्यम से की गई है। इस पूरे अध्ययन को सिंक्रोनस ऑल इंडिया पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ एलिफेंट्स कहा गया है। यह सर्वे वर्ष 2021 से 2025 के बीच किया गया और इसे भारतीय वन्यजीव संस्थान ने प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत पूरा किया है। अब रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष समझते हैं। भारत दुनिया की कुल जंगली एशियाई हाथी आबादी का लगभग 60% अपने यहाँ रखता है। यानी पूरी दुनिया में जितने एशियाई हाथी जंगलों में हैं, उनमें से सबसे अधिक भारत में पाए जाते हैं। भारत में इनकी संख्या 22,000 से भी अधिक है, जिससे भारत इस मामले में विश्व में पहले स्थान पर है। हाथी मुख्य रूप से 4 बड़े वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
पहला क्षेत्र है हिमालय की तलहटी, दूसरा क्षेत्र है पूर्वोत्तर भारत के राज्य, तीसरा क्षेत्र है पूर्व मध्य भारत और चौथा क्षेत्र है पश्चिमी और पूर्वी घाट। इसके अलावा अंडमान द्वीप समूह में हाथियों की एक छोटी जंगली आबादी भी पाई जाती है। इन क्षेत्रों में सबसे अधिक जंगली हाथी पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। इसके बाद उत्तर पूर्वी पहाड़ियां और ब्रह्मपुत्र के बाढ़ वाले मैदान आते हैं। यह तथ्य परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होता है। राज्यों की बात करें तो कर्नाटक में सबसे अधिक हाथी पाए जाते हैं। इसके बाद असम, तमिलनाडु और केरल का स्थान आता है। इससे यह भी पता चलता है कि दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत हाथियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। खतरों की बात करना भी जरूरी है। आज हाथियों के सामने सबसे बड़ी समस्या है भूमि उपयोग में बदलाव। जंगलों का क्षेत्र लगातार छोटा हो रहा है और टुकड़ों में बंट रहा है। इसके कारण हाथियों के रास्ते टूट जाते हैं और मानव हाथी संघर्ष बढ़ जाता है। सड़कें, रेलवे लाइन और बिजली की लाइनें भी हाथियों के लिए खतरा बन रही हैं। कई बार हाथियों की मौत करंट लगने या ट्रेन की टक्कर से हो जाती है। हम बात करेंगे एशियाई हाथियों के बारे में, जो एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े जमीनी स्तनधारी जीव हैं। ये विशालकाय प्राणी अपनी सूझबूझ और भावनाओं के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। एशियाई हाथी बेहद बुद्धिमान होते हैं और इनका अपने परिवार के साथ बहुत गहरा लगाव होता है। ये आपस में बातचीत करने के लिए संचार के बहुत ही उन्नत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इनके समाज की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनके समूह का नेतृत्व एक मातृसत्ता यानी एक बुजुर्ग मादा हाथी करती है। अगर इनकी उम्र की बात करें तो एक हाथी औसतन 60 से 70 साल तक जीवित रहता है। सभी स्तनधारियों में इनका गर्भकाल सबसे लंबा होता है, जो पूरे 22 महीने का होता है। हाथी केवल एक जानवर नहीं हैं, बल्कि वे हमारे पर्यावरण के सच्चे रक्षक भी हैं। ये घने जंगलों में दूसरे जानवरों के लिए रास्ते बनाते हैं, छोटे पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करते हैं और बीजों को एक जगह से दूसरी जगह फैलाकर जंगलों की विविधता बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये हाथी सूखे से लेकर गीले जंगलों और घास के मैदानों तक दुनिया के 13 देशों में पाए जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से इन्हें 3 उपप्रजातियों में बांटा गया है: भारतीय, सुमात्रन और श्रीलंकन हाथी। भारत सरकार ने इन शानदार जीवों को बचाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सबसे ऊंचा कानूनी संरक्षण दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड श्रेणी में आते हैं। हाथियों की सुरक्षा के लिए भारत ने 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की थी। आज हमारे देश के 14 प्रमुख हाथी राज्यों में कुल 33 हाथी रिजर्व बनाए जा चुके हैं, ताकि ये बिना किसी खतरे के अपने प्राकृतिक घर में रह सकें। अब हम एशियाई हाथी और अफ्रीकी हाथी के बीच अंतर को बहुत सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले प्रजाति की बात करते हैं। अफ्रीकी हाथियों को 2 अलग अलग प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया है। एक है अफ्रीकी सवाना हाथी, जिसे संकटग्रस्त माना गया है, और दूसरा है अफ्रीकी फॉरेस्ट हाथी, जिसे अत्यंत संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। वहीं एशियाई हाथी एक अलग प्रजाति के रूप में जाने जाते हैं। अब आकार की बात करें। एशियाई हाथी आकार में अफ्रीकी हाथियों से छोटे होते हैं। अफ्रीकी हाथी दुनिया के सबसे बड़े स्थलीय जानवर माने जाते हैं। सिर के आकार में भी स्पष्ट अंतर होता है। एशियाई हाथियों का सिर ऊपर से देखने पर 2 उभार वाला होता है और बीच में हल्का सा गड्ढा दिखाई देता है। इसके विपरीत अफ्रीकी हाथियों का सिर गोल या चपटा होता है और उसमें एक ही गुंबद जैसा आकार होता है। अब कानों की बात करते हैं। एशियाई हाथियों के कान छोटे और गोल होते हैं। वहीं अफ्रीकी सवाना हाथियों के कान बहुत बड़े और पंखे के आकार के होते हैं। अफ्रीकी फॉरेस्ट हाथियों के कान अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, लेकिन उनका आकार पूरी तरह गोल या अंडाकार होता है। दांत यानी दांतों के रूप में निकलने वाले टस्क में भी अंतर है। एशियाई हाथियों में आमतौर पर केवल कुछ नर हाथियों में ही साफ दिखाई देने वाले टस्क होते हैं। मादा हाथियों में या तो टस्क नहीं होते या बहुत छोटे होते हैं। इसके विपरीत अफ्रीकी हाथियों में नर और मादा दोनों में बड़े टस्क पाए जाते हैं। अफ्रीकी सवाना हाथियों के टस्क मोटे, मुड़े हुए और बाहर की ओर निकले होते हैं, जबकि अफ्रीकी फॉरेस्ट हाथियों के टस्क पतले, सीधे और नीचे की ओर झुके होते हैं। अब पीठ की बनावट समझते हैं। एशियाई हाथियों की पीठ उभरी हुई या बाहर की ओर घुमावदार होती है। दूसरी ओर अफ्रीकी हाथियों की पीठ बीच से धंसी हुई या अंदर की ओर झुकी होती है। 50 Years ऑफ क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। 17 जून को पूरी दुनिया में विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया गया। इसी मौके पर भारत ने अपने मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के पूरे 50 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आज से 50 साल पहले भारत में मगरमच्छ लगभग खत्म होने की कगार पर थे। अब हम समझते हैं कि यह मगरमच्छ संरक्षण परियोजना आखिर है क्या। यह परियोजना अप्रैल 1975 में शुरू की गई थी। इसे शुरू करने का सुझाव प्रसिद्ध वन्यजीव विशेषज्ञ HR बस्टर्ड ने दिया था। उस समय भारत में मगरमच्छों की संख्या बहुत तेजी से घट रही थी। नदियों का प्रदूषण, अवैध शिकार और उनके रहने की जगह खत्म होने के कारण मगरमच्छ संकट में थे।
इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य था मगरमच्छों के प्राकृतिक आवास को बचाना और बंदी प्रजनन के जरिए उनकी संख्या को तेजी से बढ़ाना। बंदी प्रजनन का मतलब होता है कि सुरक्षित केंद्रों में मगरमच्छों को पाला जाए, उनके अंडों से बच्चे निकाले जाएं और फिर उन्हें सुरक्षित नदियों और झीलों में छोड़ा जाए। अब बात करते हैं भारत की सफलता की। ओडिशा एक ऐसा राज्य है जो इस मामले में पूरे देश के लिए उदाहरण है। ओडिशा भारत का एकमात्र राज्य है जहां मगरमच्छों की तीनों देशी प्रजातियों के लिए अलग अलग संरक्षण केंद्र हैं। सतकोसिया के टिकरपाड़ा में घड़ियाल का संरक्षण होता है। भितरकनिका के दंगमाल में खारे पानी के मगरमच्छ यानी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का संरक्षण होता है। सिमिलीपाल के रामतीर्थ में मगर या मग्गर मगरमच्छ की देखभाल की जाती है। इस परियोजना के कारण खारे पानी के मगरमच्छ और मग्गर मगरमच्छ की संख्या में जबरदस्त सुधार हुआ है। आज भारत में खारे पानी के मगरमच्छों की संख्या लगभग 2500 तक पहुंच गई है। वहीं मग्गर मगरमच्छों की संख्या 8000 से 10,000 के बीच मानी जाती है। यह प्रजाति अब फिर से अपने पुराने इलाकों में लौट आई है, खासकर गंगा नदी के जल क्षेत्र में। अब हम घड़ियाल की बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा संकटग्रस्त मगरमच्छ प्रजाति मानी जाती है। घड़ियाल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य बहुत महत्वपूर्ण है, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का कतरनिया घाट अभयारण्य, बिहार की गंडक नदी, उत्तराखंड का कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और मध्य प्रदेश का सोन घड़ियाल अभयारण्य भी महत्वपूर्ण हैं। आज दुनिया में पाए जाने वाले जंगली घड़ियालों में से लगभग 80% भारत में पाए जाते हैं। यह भारत के लिए गर्व की बात है। संरक्षण का काम अभी भी जारी है। वर्ष 2025 में घड़ियाल संरक्षण परियोजना को और मजबूत किया जा रहा है। इसका उद्देश्य घड़ियालों की संख्या को गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी तंत्र के साथ साथ ओडिशा की महानदी में भी बढ़ाना है। इसके साथ ही चेन्नई स्थित मद्रास क्रोकोडाइल बैंक की भूमिका भी बहुत अहम है। यह संस्थान मगरमच्छों का प्रजनन करता है और उन्हें फिर से प्राकृतिक वातावरण में छोड़ने के कार्यक्रमों में मदद करता है। इन जीवों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये रात में सक्रिय रहने वाले यानी नॉक्टर्नल जानवर हैं। ये पोइकिलोथर्मिक होते हैं, जिसका मतलब है कि ये अपने शरीर के तापमान को खुद से पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाते, बल्कि इसके लिए बाहरी वातावरण पर निर्भर रहते हैं। भारत में पाए जाने वाले तीनों प्रकार के मगरमच्छों सॉल्ट वाटर, मगर्स और घड़ियाल को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सबसे ऊंचा कानूनी संरक्षण दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में मगरमच्छों की 13 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 3 मुख्य प्रजातियां हमारे अपने देश भारत में रहती हैं। सबसे पहले बात करते हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की, जिसे एस्चुअरीन मगरमच्छ भी कहा जाता है। यह न केवल दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ है, बल्कि धरती पर जीवित रहने वाला सबसे बड़ा सरीसृप भी है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका जबड़ा है। पूरी दुनिया के सभी जानवरों में इसकी बाइट फोर्स यानी काटने की ताकत सबसे ज्यादा होती है। ये खारे पानी, मैंग्रोव दलदलों और तटीय इलाकों में रहते हैं। भारत में इनका सबसे बड़ा हिस्सा ओडिशा के भितरकनिका में पाया जाता है। इसके अलावा ये अंडमान निकोबार और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में भी मिलते हैं। इसके बाद आते हैं मगर, जिन्हें मार्श क्रोकोडाइल भी कहते हैं। ये बहुत ही चालाक होते हैं और इन्हें औजारों का इस्तेमाल करते देखा गया है, जैसे कि ये अपने सिर पर लकड़ियां रखकर पक्षियों को घोंसले बनाने के लालच में फंसाते हैं। ये भारत की इकलौती ऐसी मगरमच्छ प्रजाति है जो बहुत अधिक तापमान से बचने के लिए जमीन में बिल खोदती है। ये मीठे पानी की झीलों, नदियों और धीमी बहने वाली धाराओं में रहना पसंद करते हैं। अंत में बात करते हैं घड़ियाल की, जो अपनी पतली और लंबी थूथन के कारण आसानी से पहचाने जाते हैं। वयस्क नर घड़ियाल की थूथन के सिरे पर एक घड़े जैसी संरचना होती है, जिसे घड़ा कहते हैं। यह घड़ा उनके लिए एक गूंजने वाले यंत्र का काम करता है, जिससे वे मादाओं को आकर्षित करने के लिए तेज आवाजें निकालते हैं और बुलबुले छोड़ते हैं। ये मछलियां पकड़ने के माहिर खिलाड़ी होते हैं। घड़ियाल गहरे, साफ और तेज बहने वाली मीठे पानी की नदियों में रहते हैं। भारत में ये मुख्य रूप से गंगा की सहायक नदियों जैसे उत्तर प्रदेश की गिरवा, मध्य प्रदेश की सोन, उत्तराखंड की रामगंगा, बिहार की गंडक, ओडिशा की चंबल और महानदी में पाए जाते हैं। रिवर डॉल्फिन्स। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक बड़ी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का नाम है पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ रिवर डॉल्फिन्स इन इंडिया। यह भारत में पहली बार नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिन की पूरी और वैज्ञानिक गणना है। इसी कारण यह विषय आज समाचारों में है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों को समझते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल रिवर डॉल्फिन की संख्या 6327 है। इसमें से 6324 गंगेटिक रिवर डॉल्फिन हैं, जो गंगा नदी प्रणाली में पाई जाती हैं। केवल 3 इंडस रिवर डॉल्फिन बची हैं, जो सिंधु नदी प्रणाली में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं इनके वितरण की। भारत में रिवर डॉल्फिन मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी घाटियों में पाई जाती हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि जहां नदियां चौड़ी हैं,
पानी बहता हुआ है और प्रदूषण कम है, वहीं डॉल्फिन रह पाती हैं। राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई गई हैं। इसके बाद बिहार और फिर पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द समझते हैं, जिसे हम कहते हैं अम्ब्रेला स्पीशीज। डॉल्फिन को अम्ब्रेला स्पीशीज कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम डॉल्फिन को बचाते हैं तो अपने आप नदी, मछलियां, कछुए, पौधे और पूरी जैव विविधता सुरक्षित हो जाती है। यानी डॉल्फिन की रक्षा करना पूरी नदी की रक्षा करना है। भारत में रिवर डॉल्फिन। भारत में मुख्य रूप से दो तरह की रिवर डॉल्फिन मिलती हैं, जिन्हें हम गंगेय डॉल्फिन और सिंधु नदी डॉल्फिन के नाम से जानते हैं। पहले वैज्ञानिक इन्हें एक ही मानते थे, लेकिन नई खोज और आनुवांशिक डेटा से पता चला है कि ये दोनों दो बिल्कुल अलग प्रजातियां हैं। इन डॉल्फिनों की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये प्राकृतिक रूप से अंधी होती हैं। क्योंकि ये मटमैले पानी में रहती हैं, जहां देखना मुश्किल है, इसलिए ये रास्ता खोजने और शिकार करने के लिए ध्वनि तरंगों यानी इकोलोकेशन का इस्तेमाल करती हैं। इनका शरीर थोड़ा भारी होता है और इनका थूथन लंबा और पतला होता है, जिसके साथ इनके फ्लिपर्स काफी बड़े होते हैं। ये डॉल्फिन अपनी एक अनोखी खूबी के लिए जानी जाती हैं, जिसे साइड स्विमिंग कहते हैं, क्योंकि ये एक तरफ झुककर तैरती हैं ताकि कम गहरे पानी में भी आसानी से चल सकें। अब बात करते हैं गंगेय डॉल्फिन की, जिसे गंगा का शेर भी कहा जाता है, क्योंकि यह नदी के पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे ऊपर का शिकारी है। इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है और स्थानीय लोग इसे इसकी सांस लेने की आवाज के कारण प्यार से सुसु कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस प्रजाति में मादा डॉल्फिन नर से आकार में बड़ी होती हैं। ये मुख्य रूप से भारत, नेपाल और बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना जैसी नदियों के गहरे हिस्सों और मीठे पानी के संगम पर पाई जाती हैं। आपको जानकर गर्व होगा कि दुनिया की 90% गंगेय डॉल्फिन अकेले भारत में रहती हैं। दूसरी तरफ सिंधु नदी डॉल्फिन है, जिसे पंजाब का राजकीय जलीय जीव माना जाता है। इसे स्थानीय भाषा में भुलन कहते हैं और इसका रंग भूरा या सलेटी होता है। यह मुख्य रूप से सिंधु नदी तंत्र में पाई जाती है और भारत में यह विशेष रूप से ब्यास नदी में देखने को मिलती है। यह मटमैले पानी में रहने के लिए पूरी तरह ढली हुई है, लेकिन आज इन जीवों पर कई खतरे मंडरा रहे हैं। मछलियों का अनियंत्रित शिकार, नदियों पर बनते बांध और बढ़ता प्रदूषण इनके लिए बड़ी चुनौती है। साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण नदियों के पानी में बढ़ता खारापन भी इन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। इसी कारण इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है, ताकि इन्हें बाघों जैसा ही उच्च स्तर का संरक्षण मिल सके। इनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे कि साल 2020 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की गई। बिहार में विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया है और चंबल नदी के एक हिस्से को डॉल्फिन संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया है। पटना में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया गया है, ताकि इन पर बेहतर रिसर्च हो सके। साल 2021 में संरक्षण के खास मानक भी तय किए गए हैं, ताकि हम अपनी इन अनमोल नदियों की शान को हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकें। वल्चर्स। हाल ही में गिद्ध समाचारों में इसलिए आया है क्योंकि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पहली बार पूरे भारत में गिद्धों पर एक विस्तृत आकलन और निगरानी रिपोर्ट जारी की है। इसे हम कह सकते हैं भारत की पहली पैन इंडिया असेसमेंट ऑफ वल्चर्स। अब पहले यह समझते हैं कि यह रिपोर्ट क्यों महत्वपूर्ण है। यह अध्ययन पूरे देश में 17 राज्यों के 216 स्थानों पर किया गया और इसमें खास तौर पर 4 अति संकटग्रस्त गिद्ध प्रजातियों पर ध्यान दिया गया। ये 4 प्रजातियां हैं सफेद पीठ वाला गिद्ध, भारतीय गिद्ध, पतली चोंच वाला गिद्ध और लाल सिर वाला गिद्ध। ये सभी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। रिपोर्ट का एक बहुत अहम निष्कर्ष यह है कि भारत में पाए जाने वाले गिद्धों के 54% घोंसले संरक्षित क्षेत्रों में हैं। इसका मतलब यह है कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी जैसे क्षेत्र गिद्धों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान हैं। अगर ये संरक्षित क्षेत्र कमजोर हुए तो गिद्धों का अस्तित्व और भी खतरे में पड़ जाएगा। अब अलग अलग प्रजातियों को थोड़ा समझते हैं। भारतीय गिद्ध मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाए जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी संख्या मुकुंदरा हिल्स क्षेत्र में देखी गई है। ये गिद्ध ऊंची और सुरक्षित चट्टानों पर घोंसला बनाते हैं, इसलिए इन्हें ऐसे इलाकों की जरूरत होती है जहां मानवीय दखल कम हो। सफेद पीठ वाला गिद्ध मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में पाया जाता है। कभी यह प्रजाति पूरे उत्तर भारत में बहुत सामान्य थी, लेकिन अब इनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है। पतली चोंच वाला गिद्ध अधिकतर असम के ऊपरी इलाकों में प्रजनन करता है। यह भी एक अत्यंत संवेदनशील प्रजाति है और इसके लिए शांत और सुरक्षित वातावरण बहुत जरूरी है। लाल सिर वाला गिद्ध मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में पाया जाता है। यह घने और बिना छेड़छाड़ वाले जंगलों पर निर्भर करता है। इसकी आबादी बहुत ही कम और बिखरी हुई है, यानी ये बहुत अलग अलग जगहों पर थोड़ी थोड़ी संख्या में बचे हैं। अब समझते हैं कि गिद्ध होते क्या हैं और क्यों जरूरी हैं। गिद्ध मरे हुए जानवरों के शव खाते हैं। इससे वातावरण साफ रहता है और बीमारियां फैलने से रुकती हैं।
अगर गिद्ध नहीं होंगे तो सड़ते हुए शवों से संक्रमण और रोग बढ़ेंगे। इसलिए गिद्ध प्रकृति के सफाई कर्मी हैं। अब सवाल आता है कि गिद्ध खतरे में क्यों हैं? सबसे बड़ा कारण है एक दवा जिसका नाम है डाइक्लोफेनाक। यह दवा पशुओं के इलाज में इस्तेमाल की जाती थी। जब गिद्ध ऐसे पशुओं के शव खाते हैं जिनमें यह दवा मौजूद होती है तो उनकी किडनी फेल हो जाती है और वे मर जाते हैं। इसके अलावा जंगलों का नष्ट होना, बिजली के तारों से करंट लगना और इंसानी गतिविधियां भी इनके लिए खतरा हैं। अब संरक्षण की बात करते हैं। भारत सरकार ने सभी गिद्ध प्रजातियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में रखा है, जो सबसे ऊंची सुरक्षा श्रेणी है। सभी गिद्ध प्रजातियां स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम के अंतर्गत आती हैं। देश में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं, जैसे असम के रानी और हरियाणा के पिंजौर में। भारत में गिद्ध संरक्षण के लिए 2020 से 2025 तक की कार्य योजना भी लागू है। असम में भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल भी शुरू किया गया है। झारखंड के कोडरमा जिले में वल्चर रेस्टोरेंट बनाया गया है, जहां गिद्धों को सुरक्षित और दवा मुक्त भोजन मिलता है। आगे और भी PT 365 की वीडियो हमारे चैनल पर आने वाली है। इसके लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ड्राफ्ट पॉलिसी पेपर ऑन कैमल्स। हाल ही में ऊंट समाचारों में इसलिए आया है क्योंकि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने खाद्य एवं कृषि संगठन के साथ मिलकर ऊंटों पर एक ड्राफ्ट पॉलिसी पेपर तैयार किया है। इस ड्राफ्ट में एक नई पहल का प्रस्ताव रखा गया है, जिसका नाम है नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव। अब सबसे पहले समझते हैं कि यह पॉलिसी पेपर क्यों जरूरी हो गया। रिपोर्ट बताती है कि भारत में ऊंटों की संख्या 1970 के दशक से अब तक 75% से भी ज्यादा घट चुकी है। यानी जो ऊंट कभी हर रेगिस्तानी इलाके में आम थे, आज बहुत तेजी से गायब हो रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ऊंटों की संख्या इतनी तेजी से क्यों घटी। इसका पहला कारण है पारंपरिक आर्थिक उपयोग का खत्म होना। पहले ऊंट सामान ढोने, यात्रा और खेती में बहुत काम आते थे, लेकिन अब मशीनों ने उनकी जगह ले ली है। दूसरा बड़ा कारण है चरागाह भूमि का लगातार कम होना। रेगिस्तान में जहां ऊंट चरते थे, वहां अब सड़कें, खेत और बस्तियां बन गई हैं। इसके अलावा पर्यावरणीय दबाव भी बढ़ा है, जैसे मरुस्थलीकरण और बाहरी आक्रामक पौधों का फैलना। ऊंट से जुड़े बाजार भी विकसित नहीं हो पाए, जिससे पालकों को उचित आमदनी नहीं मिलती। अब ऊंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऊंट मुख्य रूप से सूखे और शुष्क इलाकों में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। भारत में लगभग 90% ऊंट राजस्थान और गुजरात में पाले जाते हैं। ऊंट पालने वाली प्रमुख पशुपालक समुदाय हैं रायका, रबारी, फकीरानी जाट और मंगनिया। ऊंट कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। यह लंबी दूरी तय कर सकता है और कांटेदार रेगिस्तानी पौधों को भी खा सकता है। एक बहुत आम भ्रम यह है कि ऊंट के कुबड़ में पानी होता है, जबकि सच यह है कि कुबड़ में चर्बी जमा होती है, जो भोजन की कमी के समय ऊर्जा देती है। पानी ऊंट अपने खून की कोशिकाओं में सुरक्षित रखता है। ऊंट पर्यावरण के लिए बेहद उपयोगी हैं। इन्हें बहुत कम पानी की जरूरत होती है। ये चुन चुन कर चरते हैं, जिससे पौधों की विविधता बनी रहती है। इनके पैर मुलायम और गद्देदार होते हैं, जिससे मिट्टी को नुकसान नहीं होता और मरुस्थलीकरण रुकता है। ऊंट का गोबर शुष्क क्षेत्रों में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करता है। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख ऊंटों की नस्लों को समझेंगे। सबसे पहले हम एक कुबड़ वाले ऊंटों की बात करते हैं, जिन्हें हम ड्रोमेडरी ऊंट कहते हैं। भारत में ज्यादातर ऊंट इसी प्रकार के हैं। बीकानेरी ऊंट राजस्थान में पाया जाता है। यह बहुत मजबूत और सहनशील ऊंट होता है। इसका उपयोग गाड़ी खींचने और भारी बोझ ढोने के लिए किया जाता है। रेगिस्तानी इलाकों में यह एक भरोसेमंद कामकाजी ऊंट माना जाता है। जैसलमेरी ऊंट भी राजस्थान का ही ऊंट है। यह लंबा, पतला और देखने में बहुत आकर्षक होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी तेज चाल और लंबी दूरी तक चलने की क्षमता है। थार रेगिस्तान में होने वाली ऊंट सफारी में इसी ऊंट का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। मेवाड़ी ऊंट राजस्थान में पाया जाता है और यह अपनी अच्छी दूध उत्पादन क्षमता के लिए जाना जाता है। आज जब ऊंटनी के दूध को पोषण और स्वास्थ्य से जोड़ा जा रहा है, तब यह नस्ल और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब हम गुजरात की ओर चलते हैं। कच्छी ऊंट गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाया जाता है। यह एक मजबूत ऊंट होता है और खेतों की जुताई तथा गाड़ी खींचने के काम में उपयोग किया जाता है। रण ऑफ कच्छ जैसे कठिन इलाके में यह ऊंट बहुत उपयोगी है। अब एक बहुत ही खास ऊंट की बात करते हैं, जिसका नाम है खराई ऊंट। यह गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि यह समुद्री पानी में 3 किलोमीटर तक तैर सकता है। यह तटीय और मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल है और मैंग्रोव पौधों को चरकर जीवित रहता है। यह ऊंट पालतू बनाया जा सकता है। इसका दूध पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इसमें औषधीय गुण होने की भी संभावना बताई जाती है। इस अनोखी नस्ल को रबारी और फकीरानी जाट समुदाय संरक्षित करते हैं। अब हम 2 कुबड़ वाले ऊंट की बात करते हैं, जिसे बैक्ट्रियन ऊंट कहा जाता है। यह सामान्य रेगिस्तानी ऊंट से बिल्कुल अलग होता है।
दुनिया में घरेलू बैक्ट्रियन ऊंट पूर्वी यूरोप से लेकर पूर्वी एशिया तक पाए जाते हैं, जैसे ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया और चीन। भारत में यह ऊंट केवल लद्दाख के ठंडे और ऊंचाई वाले रेगिस्तान में पाया जाता है। अब इसकी विशेषताओं को समझते हैं। इसके दो कुबड़ होते हैं, जिनमें पानी नहीं बल्कि चर्बी जमा होती है, जो ऊर्जा का भंडार होती है। इसका शरीर घने बालों से ढका होता है, जो इसे अत्यधिक ठंड से बचाता है। इसके पैर चौड़े होते हैं, जिससे यह रेत पर आसानी से चल सकता है। इसकी लंबी पलकें और बंद होने वाली नाक इसे धूल से बचाती हैं। यह कांटेदार, सूखे और कम उगने वाले पौधों जैसे सी बकथॉर्न को भी खा सकता है। पानी की कमी होने पर यह बर्फ खाकर भी आंशिक रूप से अपनी पानी की जरूरत पूरी कर सकता है। बैक्ट्रियन ऊंट शुष्क और ठंडे जैव क्षेत्रों का संकेतक माना जाता है और यह मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के संरक्षण के लिए एक प्रमुख प्रजाति है। ऐतिहासिक रूप से यह सिल्क रोड व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का आधार रहा है। यह ऊंट लगभग 250 किलोग्राम तक का बोझ उठा सकता है। अंत में एक महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में रखिए। जंगली बैक्ट्रियन ऊंट एक अलग प्रजाति है, जिसे कैमलस फेरस कहा जाता है। यह IUCN के अनुसार अति संकटग्रस्त है और गोबी रेगिस्तान के 4 अलग अलग इलाकों में पाया जाता है। वाइल्ड याक। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के 4 संस्थानों के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय या घरेलू याक का क्रोमोसोम स्तर का जीनोम तैयार किया है। यह घरेलू याक दरअसल जंगली याक का ही वंशज है। यह उपलब्धि विज्ञान और संरक्षण दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब पहले हम जंगली याक को समझते हैं, जिसे वैज्ञानिक भाषा में बॉस म्यूटस कहा जाता है। जंगली याक मुख्य रूप से बहुत ऊंचाई वाले और अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका प्राकृतिक आवास अल्पाइन टुंड्रा, घास के मैदान और ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र उत्तरी तिब्बती पठार में स्थित होते हैं, जहां ऊंचाई लगभग 4000 मीटर से लेकर 6100 मीटर तक होती है। क्षेत्रीय रूप से जंगली याक चीन और भारत में पाया जाता है, लेकिन भूटान से यह पूरी तरह समाप्त हो चुका है, यानी वहां से यह प्रजाति क्षेत्रीय रूप से विलुप्त हो गई है। अब इसके व्यवहार को समझते हैं। जंगली याक मौसम के अनुसार अपना स्थान बदलता है। सर्दियों में यह ऊंचे पहाड़ों से नीचे की घाटियों की ओर आ जाता है, ताकि भोजन और अपेक्षाकृत बेहतर मौसम मिल सके। इसका भोजन मुख्य रूप से घास और सेज नामक पौधों से बना होता है, साथ में कुछ जड़ी बूटी जैसे पौधे भी खा लेता है। जंगली याक सामाजिक स्वभाव का होता है। यह अक्सर बड़े झुंड में रहता है। कई बार एक समूह में 100 से भी ज्यादा याक देखे गए हैं। हालांकि 10 से 20 याक के छोटे समूह भी आम हैं। यह झुंड में रहना इन्हें ठंड और शिकारियों से बचाने में मदद करता है। अब इसके सामने मौजूद खतरों को समझना जरूरी है। जंगली याक का सबसे बड़ा खतरा अवैध शिकार है। इसका मांस व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका शिकार किया जाता है। दूसरा बड़ा खतरा है घरेलू याक के साथ इसका आपसी प्रजनन। इससे जंगली याक की शुद्ध प्रजाति को खतरा पैदा हो रहा है। अब हम भारतीय या घरेलू याक की बात करते हैं, जिसे बॉस ग्रुनियंस कहा जाता है। इसे हिमालय का जहाज भी कहा जाता है, ठीक वैसे ही जैसे ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए याक जीवन का आधार है। यह उन्हें दूध, मांस और परिवहन की सुविधा देता है। घरेलू याक हिमालयी क्षेत्र, तिब्बती पठार, पामीर पर्वत, ताजिकिस्तान से लेकर मंगोलिया और साइबेरिया तक पाया जाता है, यानी यह एशिया के ठंडे और ऊंचे इलाकों में फैला हुआ है। अब इसकी शारीरिक विशेषताओं को समझते हैं। घरेलू याक के फेफड़े और दिल सामान्य गाय की तुलना में बड़े होते हैं। इसका कारण यह है कि ऊंचाई वाले इलाकों में ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए शरीर को ज्यादा क्षमता की जरूरत होती है। याक पूरी तरह शाकाहारी होता है और कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहने की अद्भुत क्षमता रखता है। तमिलनाडु एंडेंजर्ड स्पीशीज कंजर्वेशन। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने 4 संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है। सबसे पहले बात करते हैं लायन टेल्ड मकाक की। यह एक बहुत ही सुंदर बंदर होता है, जिसकी पूंछ के सिरे पर शेर जैसी झबरी होती है। यह प्रजाति केवल पश्चिमी घाट में पाई जाती है, खासकर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में, यानी यह भारत की स्थानिक प्रजाति है। इसका संरक्षण बहुत जरूरी है क्योंकि यह IUCN के अनुसार संकटग्रस्त है और इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में रखा गया है, जो सबसे उच्च सुरक्षा श्रेणी है। यह वर्षावनों के छोटे छोटे टुकड़ों में किसी तरह जीवित है। इसके लिए सबसे बड़ा खतरा है खेती का फैलाव, शहरों का विस्तार और खनन गतिविधियां, जिससे इसके जंगल टूटते जा रहे हैं। अब दूसरी प्रजाति है मद्रास हेजहॉग, जिसे नंगे पेट वाला हेजहॉग भी कहा जाता है। स्थानीय लोग इसे कांटेदार चूहा कहते हैं। यह एक रात्रिचर जीव है, यानी रात में सक्रिय रहता है। यह अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका वितरण मुख्य रूप से भारत में है। इसका सबसे बड़ा खतरा है अवैध पालतू व्यापार, जंगलों की कटाई और लकड़ी का दोहन। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 2 में रखा गया है, यानी इसे कानूनी सुरक्षा तो है,
लेकिन उतनी मजबूत नहीं जितनी अनुसूची 1 को मिलती है। अब तीसरी प्रजाति है धारीदार लकड़बग्घा, जिसे स्ट्राइप्ड हायना कहा जाता है। यह भारत के कई हिस्सों में पाया जाता है, जिसमें तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक शामिल हैं। यह एक प्राकृतिक सफाई कर्मी है, क्योंकि यह मरे हुए जानवरों को खाकर बीमारियों को फैलने से रोकता है। इसके बावजूद लोग इसे जहर देकर मार देते हैं, क्योंकि इसे गलत नजर से देखा जाता है। इसके अलावा मरे हुए जानवरों की संख्या कम होना भी इसके लिए समस्या बन गया है। यह प्रजाति मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में तेजी से घट रही है। इसे भी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में रखा गया है। अब आखिरी और बहुत रोचक प्रजाति है हम्प हेडेड महसीर मछली। यह एक मीठे पानी की मछली है और कावेरी नदी प्रणाली में पाई जाती है। इसे कावेरी का टाइगर कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत ताकत से लड़ती है। यह मछली बांधों के निर्माण, विनाशकारी मछली पकड़ने के तरीकों और बारी आक्रामक प्रजातियों के कारण खतरे में है। यह मछली IUCN की संकटग्रस्त श्रेणी में आती है, लेकिन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में इसे स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध नहीं किया गया है, जो एक बड़ी कमी मानी जाती है। फॉरेस्ट्स वैन अमेंडमेंट रूल्स 2025। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन संरक्षण एवं संवर्धन संशोधन नियम 2025 को अधिसूचित किया है। यह नियम वन संरक्षण एवं संवर्धन नियम 2023 में कई अहम बदलाव लेकर आया है। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि यह नियम किस कानून के तहत बनाए गए हैं। ये नियम केंद्र सरकार ने वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 के तहत बनाए हैं, जिसे हम पहले फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 कहते थे। इस अधिनियम में 2023 में संशोधन किया गया था और अब उसी संशोधित कानून के तहत ये नए नियम 2025 में लाए गए हैं। अब हम इन संशोधन नियमों के मुख्य बिंदुओं को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्षतिपूरक वनीकरण की। क्षतिपूरक वनीकरण का मतलब होता है कि जब किसी वन भूमि को गैर वन कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके बदले कहीं और पेड़ लगाए जाते हैं। नए नियमों के अनुसार अब क्षतिपूरक वनीकरण की भूमि या तो सीधे वन विभाग को सौंपी जा सकती है या फिर उसे भारतीय वन अधिनियम 1927 या किसी अन्य कानून के तहत संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। इससे यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि वह भूमि भविष्य में सुरक्षित रहे। अब खनन से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान समझिए। यदि कोई परियोजना महत्वपूर्ण या रणनीतिक खनिजों के खनन से जुड़ी है, जो MNDR अधिनियम 1957 के अंतर्गत आते हैं, तो उस परियोजना को क्षतिपूरक वनीकरण करना अनिवार्य होगा। यह वनीकरण क्षतिग्रस्त वन भूमि पर किया जाएगा और क्षेत्रफल कम से कम उस वन भूमि का दोगुना होगा, जिसे खनन के लिए उपयोग किया जा रहा है। नए नियमों के अनुसार राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे सड़क निर्माण, रेलवे ट्रैक और ट्रांसमिशन लाइन जैसे रैखिक परियोजनाओं के लिए प्रारंभिक कार्य अनुमति दे सकती हैं। लेकिन इसमें ब्लैक टॉपिंग और कंक्रीट का काम शामिल नहीं होगा। पहले ऐसा नहीं था। पहले राज्य सरकारें तब तक कोई संसाधन या काम शुरू नहीं कर सकती थीं, जब तक केंद्र सरकार से सिद्धांत रूप में यानी स्टेज 1 की मंजूरी न मिल जाए। अब हम वन स्वीकृति की पूरी प्रक्रिया को सरल भाषा में समझते हैं। वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार वन स्वीकृति 2 चरणों में होती है। पहले चरण को इन प्रिंसिपल अप्रूवल कहा जाता है। इस चरण में यह देखा जाता है कि परियोजना से जुड़े सभी शर्तें, जैसे क्षतिपूरक वनीकरण के लिए धन की व्यवस्था, पूरी की गई है या नहीं। जब ये शर्तें पूरी हो जाती हैं, तब दूसरे चरण में अंतिम स्वीकृति दी जाती है। अब यह भी जानना जरूरी है कि स्वीकृति देता कौन है। यदि परियोजना का क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर तक है और वह खनन से जुड़ी नहीं है, तो क्षेत्रीय कार्यालय में मुख्य वन संरक्षक स्वीकृति देता है। लेकिन यदि परियोजना 5 हेक्टेयर से बड़ी है या खनन से जुड़ी है, तो अंतिम फैसला पर्यावरण मंत्रालय करता है, वह भी वन सलाहकार समिति की सलाह के आधार पर। अब हम वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 को समझेंगे। नए कानून के अनुसार वन वह भूमि मानी जाएगी जिसे किसी भी कानून के तहत आधिकारिक रूप से वन घोषित या अधिसूचित किया गया हो, जैसे भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत। इसके अलावा वह भूमि भी वन मानी जाएगी जो 25 अक्टूबर 1980 के बाद सरकार के रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज की गई हो, चाहे वह राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में हो या वन विभाग के रिकॉर्ड में। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान से समझिए। यदि किसी भूमि को 1996 या उससे पहले आधिकारिक रूप से वन उपयोग से बदलकर गैर वन उपयोग में परिवर्तित कर दिया गया था, तो ऐसी भूमि को इस नई परिभाषा में वन नहीं माना जाएगा, यानी पुराने बदलावों को इस कानून से बाहर रखा गया है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि जब तक 2023 के संशोधन के अनुसार पूरे देश में वन भूमि की पहचान की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 1996 के TN गोदावरमन मामले में दी गई वन की परिभाषा को ही मानेंगे। इसका मतलब यह है कि फिलहाल व्यावहारिक रूप से गोदावरमन की परिभाषा ही लागू है। कौन सी गतिविधियां गैर वन कार्य नहीं मानी जाएंगी?
नए कानून के अनुसार यदि वन क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत चिड़ियाघर या सफारी बनाई जाती है और वह संरक्षित क्षेत्र के बाहर है तो उसे गैर वन उपयोग नहीं माना जाएगा। इसी तरह यदि किसी क्षेत्र की प्रबंधन योजना में इको टूरिज्म से जुड़ी सुविधाएं शामिल हैं तो वे भी गैर वन कार्य नहीं मानी जाएंगी। वानिकी से जुड़े कार्य जैसे पेड़ों का पुनर्जनन और देखभाल भी गैर वन कार्य नहीं हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार यदि किसी और गतिविधि को अधिसूचित करती है तो उसे भी गैर वन उपयोग की श्रेणी से बाहर रखा जा सकता है। अब हम उन जमीनों की बात करते हैं जिन्हें इस अधिनियम के प्रावधानों से छूट दी गई है। यदि किसी बस्ती को सड़क या रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए या सड़क किनारे सुविधा विकसित करने के लिए थोड़ी सी वन भूमि की जरूरत पड़ती है तो सरकार की सड़क या रेलवे लाइन के साथ लगती हुई 0.10 हेक्टेयर तक की वन भूमि को छूट दी जा सकती है। राष्ट्रीय महत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं के लिए भी छूट का प्रावधान है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नियंत्रण रेखा या वास्तविक नियंत्रण रेखा से 100 किलोमीटर के भीतर आने वाली वन भूमि को कुछ शर्तों के साथ इस अधिनियम से बाहर रखा गया है। यदि सुरक्षा से संबंधित ढांचे का निर्माण करना है तो 10 हेक्टेयर तक की वन भूमि को छूट दी जा सकती है। इसी तरह यदि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में रक्षा परियोजनाएं, अर्धसैनिक शिविर या सार्वजनिक उपयोग की परियोजनाएं बनानी हो तो 5 हेक्टेयर तक की वन भूमि को इस कानून से छूट मिल सकती है। 1996 का टी.एन. गोदावरमन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ मामला एक ऐतिहासिक फैसला। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने वन की परिभाषा को बहुत व्यापक बना दिया। कोर्ट ने कहा कि वन केवल वही नहीं है जो कानूनी रूप से घोषित हो, बल्कि वह हर भूमि वन मानी जाएगी जो किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज है, चाहे वह केंद्र सरकार का रिकॉर्ड हो या राज्य सरकार का। इसके अलावा वह भूमि भी वन मानी जाएगी जो शब्दकोश के अर्थ के अनुसार वन जैसी हो, यानी जहां प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे और जंगल मौजूद हों। साथ ही राज्यों द्वारा गठित विशेषज्ञ समितियों द्वारा पहचानी गई वन भूमि भी वन मानी जाएगी। नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। हाल ही में यह समाचार में इसलिए आया क्योंकि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस मिशन का संशोधित या रिवाइज्ड मिशन दस्तावेज जारी किया है। इसका मतलब है कि सरकार ने इसकी योजनाओं और लक्ष्यों को और स्पष्ट और अपडेट किया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यह मिशन है क्या। इसे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के 8 मिशनों में से एक के रूप में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे देश में वन और पेड़ पौधों का विस्तार करना और पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाना है। इस मिशन का पहला लक्ष्य है वन और पेड़ पौधों का विस्तार करना, चाहे वह वन भूमि हो या गैर वन भूमि। योजना के अनुसार लगभग 24 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण किया जाएगा। इसका दूसरा उद्देश्य है इकोसिस्टम सेवाओं में सुधार करना, मतलब जंगलों की गुणवत्ता बढ़ाना, मिट्टी और जल संरक्षण करना और कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता बढ़ाना। इसके तहत 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन को 2 के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रीन इंडिया मिशन को 3 छोटे हिस्सों या सबमिशनों में बांटा गया है। पहला है वन की गुणवत्ता और पारिस्थितिकी सेवाओं को सुधारना, दूसरा है वन और पेड़ पौधों को बढ़ाना और इकोसिस्टम को बहाल करना, और तीसरा है वन पर निर्भर समुदायों की आय बढ़ाना और उनके रोजगार को विविध बनाना। अब बात करते हैं फंडिंग की। इसके लिए कुछ पैसे मिशन के अपने बजट से आएंगे और बाकी पैसे नेशनल कैंपा फंड से आएंगे। कैंपा का मतलब है कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, यानी जो भी पेड़ काटे जाते हैं उनका मुआवजा देने के लिए बनाया गया फंड। इस मिशन की अवधि 10 साल 2021 से 2030 के लिए तय की गई है। इसे लागू करने का तरीका है नीचे से ऊपर यानी बॉटम अप मॉडल, जिसमें जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज या JFMCs मुख्य कार्यान्वयनकर्ता होंगे। इसका मतलब यह है कि स्थानीय लोग जो जंगलों और पर्यावरण से जुड़े हैं वही इसका क्रियान्वयन करेंगे। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट 2025। हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम रिपोर्ट के बारे में जिसका नाम है एनवायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट 2025। इसे हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी MoSPI ने जारी किया है। सबसे पहले जान लीजिए कि यह रिपोर्ट पर्यावरण से जुड़ी आंकड़ों वाली 8वीं लगातार जारी की गई रिपोर्ट है। खास बात यह है कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से जंगलों यानी फॉरेस्ट अकाउंटिंग पर केंद्रित है। इसका आधार है UN का SEA फ्रेमवर्क। अब SEA क्या है? SEA यानी सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंट्स। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड है जो हमारी अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच के संबंध को समझने में मदद करता है। मतलब यह पता लगाना कि पर्यावरण हमारी अर्थव्यवस्था में कितना योगदान दे रहा है और हमारी आर्थिक गतिविधियां पर्यावरण पर कितना असर डाल रही हैं। यह SEA फ्रेमवर्क संयुक्त राष्ट्र, यूरोपियन कमीशन और FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2012 में विकसित किया था। भारत ने इसे पहली बार 2018 में अपनाया। अब 2025 की यह रिपोर्ट इसी फ्रेमवर्क पर आधारित है।
अब बात करते हैं भारत के जंगलों की स्थिति की। इसके लिए हम देख सकते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 को, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हर 2 साल में प्रकाशित की जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश का कुल जंगल और पेड़ पौधों का कवर बढ़कर 25.17% हो गया है, जो कि 2021 के 24.62% से ज्यादा है। इसमें 21.76% हिस्सा केवल जंगलों का है और 3.41% हिस्सा पेड़ पौधों का। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में। अगर हम राज्यों की बात करें तो 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जंगलों का कवर 33% से ज्यादा है। वहीं 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जंगलों का कवर 75% से भी ज्यादा है। इनमें मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर शामिल हैं। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से टॉप 3 राज्य देखें तो वे हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। और प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा जंगल कवर वाले राज्य हैं लक्षद्वीप 91.33%, मिजोरम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। मैंग्रोव जंगलों की बात करें तो कुल क्षेत्रफल 4,992 वर्ग किलोमीटर है। इसमें थोड़ा कमी आई है, 7.43 वर्ग किलोमीटर कम हुआ है। खास बात यह है कि गुजरात में ये घटा है, जबकि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में बढ़ा है। कार्बन स्टॉक की दृष्टि से देखें तो भारत का कुल कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन को 2 समकक्ष पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि भारत ने 2005 के मुकाबले 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन अवशोषित किया है। हमारी एनडीसी यानी नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस की 2030 तक की टारगेट 2.5 से 3.0 बिलियन टन की थी, तो हम धीरे धीरे उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ जरूरी शब्दों को भी समझ लेते हैं। फॉरेस्ट एरिया वह जमीन है जिसे सरकार ने जंगल के रूप में रिकॉर्ड किया है। इसे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया भी कहते हैं। वहीं फॉरेस्ट कवर में वो सभी जमीन शामिल होती है जहां 1 हेक्टेयर या उससे ज्यादा क्षेत्र में पेड़ों की छाया 10% या उससे ज्यादा हो। इसमें बाघ, बांस और पाम के पेड़ भी शामिल हैं। टीरी कवर उन सभी पेड़ों को कहते हैं जो जंगल क्षेत्र के बाहर हैं और 1 हेक्टेयर से कम में फैले हैं। ये गांव और शहर में बिखरे पेड़ होते हैं जिन्हें फॉरेस्ट कवर में नहीं गिना जाता। कार्बन स्टॉक में सभी जीवित और मृत पेड़ पौधे शामिल होते हैं, जैसे कि ऊपर और नीचे की बायोमास, मृत लकड़ी, पत्ते और मिट्टी का कार्बन। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वह क्षेत्र है जिसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट या राज्य के अन्य फॉरेस्ट एक्ट्स के तहत सीमित सुरक्षा मिली होती है। इसमें सभी गतिविधियां की जा सकती हैं जब तक कि वे कानूनी रूप से मना न हो। वेटलैंड्स, कोस्टलैंड एंड ओशंस। यूएन हाई सीज ट्रीटी। हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम और हाल की खबर के बारे में जिसका नाम है यूएन हाई सीज ट्रीटी, जिसे आधिकारिक नाम से कहते हैं BBNJ अग्रीमेंट। हाल ही में यह हाई सीज ट्रीटी 60 देशों द्वारा रेटिफाई कर दी गई है और अब यह जल्द ही लागू होने वाली है। BBNJ का मतलब है ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। इसे हम साधारण भाषा में कह सकते हैं, यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो समुद्री जीवन की सुरक्षा और टिकाऊ उपयोग सुनिश्चित करता है, खासकर उन इलाकों में जो किसी देश के नियंत्रण में नहीं हैं। यह समझौता यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। अनक्लोज को अक्सर महासागरों का संविधान कहा जाता है। इसे 1982 में अपनाया गया और 1994 में लागू किया गया। इस अनक्लोज के तहत अब तक कुल 3 मुख्य समझौते बने हैं। पहला है 1994 का पार्ट 11 इम्प्लीमेंटेशन अग्रीमेंट, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खदानों में खनिज संसाधनों की खोज और निष्कर्षण को नियंत्रित करता है। दूसरा है 1995 का यूएन फिश स्टॉक्स अग्रीमेंट, जो प्रवासी और साझा मछली संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन का काम करता है। और अब तीसरा है यही BBNJ अग्रीमेंट। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य है कि हाई सीज यानी किसी देश के अधिकार क्षेत्र से बाहर वाले समुद्री इलाके टिकाऊ ढंग से इस्तेमाल किए जाएं और वहां की जैव विविधता संरक्षित रहे। इसे लागू करने की जिम्मेदारी भारत में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस को दी गई है। रेटिफिकेशन की शर्त के मुताबिक यह समझौता 60 देशों के रेटिफिकेशन के 120 दिन बाद लागू होगा। भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन अभी इसे रेटिफाई नहीं किया है। अब बात करते हैं इस समझौते के मुख्य स्तंभों की। पहला, यह समझौता हाई सीज में एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल्स यानी क्षेत्र विशेष प्रबंधन उपकरण लागू करता है। इसमें शामिल हैं मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, जो समुद्री इलाकों के संरक्षित क्षेत्र होते हैं। यह क्षेत्र कानूनी या अन्य प्रभावी तरीकों से जैव विविधता और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए निर्धारित किए जाते हैं। दूसरा, यह समझौता मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज के वाणिज्यिक उपयोग से होने वाले लाभों को साझा करने का प्रावधान करता है, यानी समुद्री जीवन से जुड़े जीन और तकनीक से मिलने वाले फायदे सभी देशों में साझा होंगे।
तीसरा, यह समझौता कैपेसिटी बिल्डिंग और मरीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ावा देता है ताकि विकासशील देश भी इसे लागू करने के लिए ज्ञान, कौशल और तकनीक साझा कर सकें। चौथा, यह समझौता एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स यानी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की व्यवस्था करता है। इसका मतलब है कि जैसे डीप सी माइनिंग जैसी गतिविधियों से पहले पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया जाएगा। कुछ अपवाद भी हैं। इस समझौते का पालन युद्धपोत, सैन्य विमान या अन्य सैन्य गतिविधियों पर लागू नहीं होता। इसी तरह जो मछली पकड़ने की गतिविधियां अन्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत नियंत्रित हैं, उन पर भी यह समझौता लागू नहीं होगा। अब थोड़ा अनक्लोज के बारे में जान लेते हैं। इसे अक्सर समुद्रों का संविधान भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि यह समझौता पूरी दुनिया में समुद्रों और महासागरों के इस्तेमाल को नियमों के तहत नियंत्रित करता है। इस समझौते को 1982 में अपनाया गया था और 1994 में यह कानून के तौर पर लागू हुआ। आज 171 देश इस समझौते का हिस्सा हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। अनक्लोज समुद्री क्षेत्र को अलग अलग हिस्सों में बांटता है। सबसे पहले है टेरिटोरियल सी यानी क्षेत्रीय समुद्र। यह आपके तट से 12 नॉटिकल मील तक फैला होता है। इस क्षेत्र में उस देश की पूरी संप्रभुता होती है, यानी वह वहां जो चाहे कर सकता है। इसके बाद आता है कंटिग्यूस जोन। यह 24 नॉटिकल मील तक फैला होता है। इस क्षेत्र में देश को कुछ खास अधिकार मिलते हैं, जैसे सीमा शुल्क, इमिग्रेशन, स्वच्छता और सुरक्षा लागू करना। तीसरा जोन है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या ईजेड। यह 200 नॉटिकल मील तक फैला होता है। इस क्षेत्र में देश को समुद्री संसाधनों को खोजने और उनका इस्तेमाल करने के विशेष अधिकार मिलते हैं। उसके बाद है हाई सीज। यह राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के समुद्री क्षेत्र हैं। यहाँ किसी भी देश को नौवहन, हवाई उड़ान, मछली पकड़ने और वैज्ञानिक अनुसंधान करने की स्वतंत्रता होती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है डीप सीबेड माइनिंग, यानी समुद्र की गहरी तल में खनिज और संसाधनों का उपयोग। जो समुद्र का तल राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उसे मानव जाति की साझा विरासत माना गया है। इसे अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी यानी ISA द्वारा प्रबंधित किया जाता है। अंत में, अगर किसी देश के बीच समुद्री विवाद हो जाए तो अनक्लोज ने इसका समाधान भी तय किया है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री न्यायाधिकरण यानी इक्लोज जैसे संस्थान बनाए गए हैं, जो विवादों का निष्पक्ष निर्णय करते हैं। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। हम बात करेंगे रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता खासतौर से आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। आर्द्र भूमि मतलब ऐसी जमीन जहां पानी अक्सर मौजूद रहता है, जैसे झीलें, दलदली जमीन और नदी किनारे का हिस्सा। अभी हाल ही में 15वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP15 रामसर कन्वेंशन की विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे में हुई थी। इसका थीम था प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, यानी हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की सुरक्षा। रामसर कन्वेंशन या कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, इस संधि का मुख्य उद्देश्य आर्द्र भूमि का संरक्षण करना और उनका विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। यहाँ विवेकपूर्ण उपयोग का मतलब है कि हम इन प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल इस तरह से करें कि उनका पारिस्थितिक स्वरूप बना रहे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये सुरक्षित रहें। यह पूरी तरह से सतत विकास की सोच पर आधारित है। अगर इसके इतिहास की बात करें तो इसे 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था और यह पूरी दुनिया में 1975 से लागू हुआ। वर्तमान में 172 देश इसके सदस्य हैं और भारत इस वैश्विक प्रयास में 1982 में शामिल हुआ था। जो भी देश इस संधि से जुड़ते हैं, उनके लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वे अपनी राष्ट्रीय योजनाओं, कानूनों और प्रबंधन के जरिए आर्द्र भूमि के सही इस्तेमाल को बढ़ावा दें। इसके साथ ही लोगों को इसके महत्व के बारे में शिक्षित करना भी इस जिम्मेदारी का एक बड़ा हिस्सा है। अब समझते हैं इसके मुख्य मैकेनिज्म। सबसे पहले है रामसर लिस्ट, यानी अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाली आर्द्र भूमियों की सूची। यह दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र का नेटवर्क है। किसी स्थल को रामसर साइट बनाने के लिए कम से कम 9 मानदंडों में से एक को पूरा करना जरूरी होता है। उदाहरण के लिए, यह स्थल प्राकृतिक या लगभग प्राकृतिक आर्द्र भूमि का प्रतिनिधित्व करता हो, दुर्लभ या अनोखा हो, या वहां किसी संकटग्रस्त प्रजाति का निवास होता हो। जब कोई आर्द्र भूमि रामसर सूची में शामिल होती है तो उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष महत्व मिल जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा रामसर साइटें ब्रिटेन में हैं। सबसे बड़ा स्थल है ब्राजील का रियो नीग्रो, जो 1,20,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। भारत में 96 रामसर साइटें हैं, जो एशिया में सबसे ज्यादा हैं। दूसरा मैकेनिज्म है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। इसमें उन रामसर साइटों को रखा जाता है जो मानव हस्तक्षेप की वजह से पर्यावरणीय बदलाव का सामना कर रही हैं। भारत की साइटों में कियोलेडियो नेशनल पार्क और लोकटक लेक शामिल हैं। वहीं चिलिका लेक को संरक्षण में सफलता मिलने के बाद इस रिकॉर्ड से हटा दिया गया। तीसरा मैकेनिज्म है वेटलैंड सिटी अक्रेडिटेशन। यह एक स्वैच्छिक प्रणाली है जिसमें वे शहर जो अपनी प्राकृतिक या मानव निर्मित आर्द्र भूमियों का महत्व समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और सकारात्मक पहचान पा सकते हैं।
इसे पहली बार 2015 में उरुग्वे में COP12 में मंजूरी दी गई थी। यह मान्यता 6 साल के लिए होती है और बाद में इसे नवीनीकरण की आवश्यकता होती है, बशर्ते कि शहर 6 मानदंडों को पूरा करता रहे। रामसर कॉन्वेंशन के COP15 के मुख्य परिणामों और पहलों के बारे में जानेंगे। इस सम्मेलन में सबसे पहले जारी हुआ विक्टोरिया फॉल्स डिक्लेरेशन। इसमें माना गया कि आर्द्र भूमियां केवल पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण हैं। यह जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन से लड़ने और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में योगदान को भी रेखांकित करता है। COP15 ने 5th स्ट्रैटेजिक प्लान 2025 से 2030 को अपनाया। इसका उद्देश्य है कि दुनिया भर के सदस्य देशों में आर्द्र भूमियों की हानि को रोका और उल्टा जा सके। एक और प्रमुख पहल है इंडो बर्मा रामसर रीजनल इनिशिएटिव स्ट्रैटेजिक प्लान 2025 से 2030। इसका उद्देश्य रामसर के रणनीतिक लक्ष्यों को लागू करना है। इसका सचिवालय IUCN संभालता है और इसे IUCN के ब्रिज प्रोजेक्ट द्वारा समर्थन मिलता है। ब्रिज का उद्देश्य साझा जल संसाधनों का सतत विकास, जल सुरक्षा सुनिश्चित करना, जैव विविधता का संरक्षण और देशों के बीच शांतिपूर्ण सहयोग को बढ़ावा देना है। इसमें शामिल सदस्य देश हैं कंबोडिया, लाओ, PDR, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। COP15 में ब्रिज कार्यक्रम ने जेंडर मुख्यधारा और महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए ग्रांट्स भी मंजूर किए। इसके अलावा फ्रेश वाटर चैलेंज नामक पहल को अपनाया गया ताकि कन्वेंशन के लक्ष्यों को और मजबूत तरीके से लागू किया जा सके। COP15 में ग्लोबल वाटर बर्ड एस्टिमेट्स पार्टनरशिप की स्थापना को भी समर्थन मिला। इसका उद्देश्य है डेटा को एकीकृत करना, निगरानी क्षमता बढ़ाना और वैश्विक स्तर पर जल पक्षी आबादी और आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए सूचना प्रदान करना। भारत की हिस्सेदारी भी काफी महत्वपूर्ण रही। भारत ने प्रोमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स फॉर द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स प्रस्ताव पेश किया, जो मिशन लाइफ के अनुरूप है, और इसे पास करवा दिया गया। इसका मकसद लोगों और समाज में पर्यावरण हितैषी व्यवहार को बढ़ावा देना है ताकि आर्द्र भूमियों का संरक्षण हो सके। इसके अलावा भारत को 2025 से 2028 के लिए स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य चुना गया, जो दक्षिण एशिया क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा, और इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी अक्रेडिटेशन से सम्मानित किया गया। इंदौर में सिरपुर लेक, जो एक रामसर साइट है, को जल पक्षियों के लिए विकसित किया जा रहा है और इसे एक पक्षी अभयारण्य बनाया जा रहा है। उदयपुर को यह सम्मान इसलिए मिला क्योंकि यह 5 मुख्य आर्द्र भूमियों से घिरा हुआ है। ये है पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलैया। न्यू रामसर साइट्स इन इंडिया। बात करेंगे भारत के नए रामसर साइट्स के बारे में। पहली साइट है खीचन वेटलैंड, जो राजस्थान के उत्तर थार मरुस्थल में फालोडी के पास स्थित है। यह क्षेत्र 2 जल स्रोतों से बना है, एक रात्रि नदी और दूसरा विजय सागर ताला। यहाँ का पर्यावरण नदी किनारे का और झाड़ीदार भूमि वाला है। खीचन वेटलैंड खास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ सर्दियों में प्रवासी डेमोइसेल क्रेन आते हैं। इन क्रेनों की संख्या बहुत बड़ी होती है और यह एक आकर्षक प्राकृतिक दृश्य प्रस्तुत करता है। दूसरी साइट है मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, जो राजस्थान के उदयपुर के मेनार और खेरौदा गांव में है। यह एक ताजे पानी का मानसूनी वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है जिसमें 3 तालाब शामिल हैं, ब्रह्मा तालाब, ढंड तालाब और खेरौदा तालाब। यहाँ पर विशेष रूप से संकटग्रस्त पक्षी पाए जाते हैं, जैसे व्हाइट-टर्म्ड वल्चर और लॉन्ग-बिल्ड वल्चर। इन पक्षियों की सुरक्षा के लिए यह स्थान बेहद महत्वपूर्ण है। तीसरी साइट है सिलिसरह लेक, अलवर जिले के पाइटपुर में स्थित है। यह अर्धशुष्क क्षेत्र में आता है और सारिस्का टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में है। यह मानव निर्मित जलाशय है जिसे 1845 में महाराजा विनय सिंह ने नदी के एक सहायक धार पर बांध बनाकर तैयार किया था। अब हम बिहार की ओर चलते हैं, जहां गोकुल रिजर्वायर स्थित है। यह बक्सर जिले में गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर एक ऑक्सबो लेक है। यहाँ ब्लैकबक और अन्य जीवों के लिए अच्छा आवास उपलब्ध है। उदयपुर लेक पश्चिम चंपारण जिले में है। यह भी एक ऑक्सबो लेक है और उदयपुर वाइल्डलाइफ सेंचुरी से घिरा हुआ है। यहाँ कई प्रवासी पक्षी सर्दियों में ठहरते हैं, जैसे पोचार्ड। गोगैबेल लेक कटिहार जिले में है। यह ऑक्सबो वेटलैंड गंगा, महनंदा और कंखर नदियों के प्रवाह से बना है। यह बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व भी है, यानी स्थानीय लोगों की भागीदारी से संरक्षण होता है। अंत में छत्तीसगढ़ के कोपरा जलाशय की बात करते हैं, जो बिलासपुर जिले में स्थित है। यह महानदी नदी की ऊपरी हिस्सों में बना जलाशय है। यहाँ के पानी में पोषक तत्व अधिक होते हैं और यह क्षेत्र कई जलीय जीवों के लिए आदर्श है। अदर वेटलैंड्स इन न्यूज। अब हम बात करेंगे उन वेटलैंड्स की जो हाल ही में समाचार में चर्चा में रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेम्बनाड झील की। यह केरल में स्थित है और यहाँ का जलवायु तंत्र नम और उष्णकटिबंधीय है। हाल ही की रिपोर्ट में पता चला कि 1917 से 1990 के बीच इसकी सतह क्षेत्रफल 27% तक घट गया है। यह झील भारत का सबसे बड़ा ब्रैकिश यानी थोड़ा खारा और मीठे पानी वाला वेटलैंड है। यह झील सर्दियों में भारत की तीसरी सबसे बड़ी जलपक्षी आबादी को सहारा देती है।
वेम्बनाड झील में वेम्बनाड कोल, पथिरामनाल द्वीप और थन्नीरमुखकम सॉल्ट वाटर बैरियर जैसी प्रमुख जगहें भी हैं। अब बात करते हैं डल झील की। डल झील ने हाल ही में खेलों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि यहीं भारत के पहले खेलो इंडिया वाटर गेम्स आयोजित किए गए। डल झील जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर के पूर्वी भाग में जेलीन नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। यह प्राकृतिक वेटलैंड का हिस्सा है और इसके भीतर इसके प्रसिद्ध फ्लोटिंग गार्डन्स यानी तैरते हुए बगीचे भी शामिल हैं। डल झील को अर्रा नदी से पानी मिलता है, जो उत्तरी दिशा में टेलबल नामक गहरे और अंधेरे चैनल से बहती है। इस झील को विभिन्न सड़क मार्गों यानी कॉजवे से 4 हिस्सों में बांटा गया है: गगरीबाल, लोकेट डल, बोट डल और नागिन। कोरल ब्लीचिंग। ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड स्तर के कोरल ब्लीचिंग इवेंट देखे हैं। यह चौथा मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट है जो 2023 में शुरू हुआ। इसके पीछे मुख्य कारण समुद्री हीटवेव यानी बहुत ज्यादा गर्मी वाले समुद्री तरंग हैं, जो उनके रहने की प्राकृतिक स्थिति को प्रभावित कर रहे हैं। अब पहले समझते हैं कि कोरल क्या है। कोरल असल में छोटे छोटे जंतु होते हैं, जिन्हें पोलिप कहा जाता है। ये पोलिप अलगी यानी शैवाल के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप यानी सहयोगी जीवन जीते हैं। शैवाल सूरज की रोशनी की मदद से भोजन तैयार करता है और इसका हिस्सा कोरल को देता है। कोरल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक हार्ड कोरल जो रीफ यानी मूंगा चट्टान बनाते हैं। दूसरा सॉफ्ट कोरल जिनका कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल नहीं होता। कोरल रीफ भी 3 प्रकार के होते हैं। फ्रिंजिंग रीफ जो सीधे तट से जुड़े होते हैं, बैरियर रीफ जो तट से दूर एक लैगून यानी झील द्वारा अलग होते हैं, और एटोल रीफ जो अंगूठे जैसी आकार की रिंग में बनते हैं और बीच में लैगून होता है। कोरल बनने के लिए आदर्श परिस्थितियां होती हैं: तापमान 23 से 29 डिग्री सेल्सियस, साफ और उथले पानी जिसमें सूरज की रोशनी पहुंच सके, स्थिर लवणता और पानी की गुणवत्ता। अब कोरल ब्लीचिंग क्या है? जब पानी का तापमान, रोशनी या पोषक तत्वों में बदलाव आता है, तो कोरल अपने अंदर रहने वाली शैवाल को बाहर निकाल देते हैं। इससे उनका रंग सफेद हो जाता है और धीरे धीरे वे मरने लगते हैं, क्योंकि पोषण का मुख्य स्रोत चला जाता है। कोरल रीफ्स का महत्व बहुत बड़ा है। ये समुद्र की लगभग 25% प्रजातियों का घर हैं। ये तटों को तूफान और जल कटाव से बचाते हैं। साथ ही पर्यटन और मछली पकड़ने जैसे आर्थिक गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। कोरल संरक्षण के लिए कई तकनीकें विकसित की गई हैं। बायोरॉक टेक्नोलॉजी, जिसमें विद्युत प्रवाह से कोरल बनने में मदद होती है और कैल्शियम कार्बोनेट जमा होता है। 3D प्रिंटेड रीफ स्ट्रक्चर भी बनाए जा रहे हैं। कोरल क्रायोप्रिजर्वेशन में कोरल के बीज को फ्रीज करके भविष्य में रीफ को बहाल करने के लिए सुरक्षित रखा जाता है। अब हम बात करेंगे कोरल रीफ्स के वितरण यानी वे कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले ग्लोबल स्तर पर देखें तो कोरल रीफ्स मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय पानी में पाए जाते हैं, यानी पानी गर्म और साफ होना चाहिए। दुनिया के कोरल रीफ्स का एक बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया में है। इसे समुद्री जीवन का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र भी माना जाता है। अब भारत में कोरल रीफ्स की बात करें। भारत में सबसे बड़े रीफ्स अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हैं। इसके अलावा लक्षद्वीप में भी कोरल रीफ्स हैं। गुजरात में खाड़ी ऑफ कच्छ और तमिलनाडु और पुडुचेरी की गल्फ ऑफ मन्नार और पाल्क बे में भी पाए जाते हैं। महाराष्ट्र के मालवण में छोटे पैमाने पर कोरल रीफ्स हैं। विशेष रूप से कोरल ट्रायंगल, जिसे अमेजन ऑफ द सीज भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे समृद्ध समुद्री जैव विविधता हॉटस्पॉट है। यहाँ लगभग हर तरह के समुद्री जीव पाए जाते हैं और यह क्षेत्र वैश्विक स्तर पर कोरल संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम्स। हम बात करेंगे सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम्स के बारे में। यह फिर से खबरों में आया क्योंकि इसे यूएन की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल टेक्निकल रिकॉग्निशन दिया है। सबसे पहले समझते हैं सेमे क्या है। सेमे एक मॉडल है जिसे नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य श्रिम्प ट्रेड को बेहतर और पर्यावरण के अनुकूल बनाना और साथ ही साउथ एशिया के मैंग्रोव इकोसिस्टम्स की सुरक्षा करना है। यह मॉडल सस्टेनेबल ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर यानी कम नमक वाले पानी में मछली और झींगा पालन को सुरक्षित और टिकाऊ बनाता है। सेमे एक मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप है, जिसमें स्थानीय समुदाय, वैज्ञानिक और उद्योग सभी मिलकर काम करते हैं। इसे ग्लोबल नेचर फंड ने फंड किया है और नेचरलैंड ईवी और मर्सिडीज बेंज इसके साझेदार हैं। इस मॉडल के तहत इंटीग्रेटेड मैंग्रोव एक्वाकल्चर लागू किया जाता है, जिसमें कम घनत्व में मछली या झींगा पाला जाता है बिना अतिरिक्त फीड के। इससे पर्यावरण पर दबाव कम होता है और मैंग्रोव की सुरक्षा होती है। अब बात करते हैं मैंग्रोव्स की। मैंग्रोव्स नमक सहिष्णु पौधे होते हैं जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय इंटरटाइडल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, जहां तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है।
मैंग्रोव्स की खासियत है उनके अद्वितीय जड़ तंत्र, जैसे प्न्यूमेटोफोर्स और प्रॉप स्टिल्ट रूट्स, जो इन्हें पानी और बलूनी मिट्टी में मजबूत पकड़ देते हैं। ये विविपेरस होते हैं, यानी उनके बीज माता पौधे पर ही अंकुरित हो जाते हैं। मैंग्रोव्स का महत्व बहुत बड़ा है। ये नेचर का कार्बन वॉल्ट हैं, क्योंकि 1 एकड़ मैंग्रोव्स उष्णकटिबंधीय वन की तुलना में 7.5-10 गुना अधिक कार्बन स्टोर कर सकते हैं। यह मछली और केकड़े जैसे जीवों के लिए नर्सरी का काम करते हैं। साथ ही यह तटीय क्षरण रोकने, तटीय तूफानों और स्टॉर्म सर्ज से बचाने और जमीन और मिट्टी को स्थिर करने का भी काम करते हैं। भारत में कुल मैंग्रोव कवर 4,991.68 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 0.15% है। 2001 से 2023 के बीच मैंग्रोव कवर में 11.4% की वृद्धि हुई है। भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव पश्चिम बंगाल में हैं, 42.45%। इसके बाद गुजरात 23.32% और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 12.39% का नंबर आता है। विशेष रूप से सुंदरबन मैंग्रोव्स, जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा में बंगाल की खाड़ी के किनारे हैं, दुनिया के अकेले ऐसे मैंग्रोव जंगल हैं जहां सिंह यानी बाघ भी पाए जाते हैं। मैंग्रोव संरक्षण के लिए क्षेत्रीय पहलें भी चल रही हैं, जैसे टी एनश्योर, जो तमिलनाडु की तटीय अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकीय मजबूती को मजबूत करने के लिए विश्व बैंक द्वारा मुख्य रूप से फंड किया गया है। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज। सबसे पहले बात करते हैं हाल की खबर से। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसे हम MoEFCC कहते हैं, उसने द्वीप संरक्षण क्षेत्र से जुड़ी एक अहम घोषणा की है। मंत्रालय ने 2011 में स्वीकृत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वैधता को आगे बढ़ा दिया है। यह प्रोजेक्ट्स आइलैंड्स प्रोटेक्शन जोन यानी IPZ के अंतर्गत आते हैं। अब समझते हैं IPZ क्या है। आइलैंड प्रोटेक्शन जोन एक नियमों का ढांचा है जिसका उद्देश्य अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे द्वीप समूहों की प्रकृति और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। जैसे मुख्य भूमि भारत के समुद्री तटों के लिए कोस्टल रेगुलेशन जोन यानी CRZ होता है, वैसे ही द्वीपों के लिए IPZ होता है। फर्क बस इतना है कि CRZ मुख्य भूमि के तटीय क्षेत्रों के लिए है और IPZ केवल द्वीपों के लिए है। IPZ को वर्ष 2011 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किया गया था। इसके अंतर्गत कुछ खास नियम बनाए गए हैं। अंडमान के कुछ बड़े द्वीप जैसे मिडल अंडमान, नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के लिए आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन लागू होता है। वहीं बाकी छोटे द्वीपों और लक्षद्वीप के सभी द्वीपों के लिए इंटीग्रेटेड आइलैंड्स मैनेजमेंट प्लान्स बनाए जाते हैं, ताकि विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों में संतुलन बना रहे। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक महत्वपूर्ण संस्था की ओर। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र वन मंच यानी यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट्स के 20वें सत्र में भाग लिया। यह बैठक न्यूयॉर्क में हुई। भारत ने इस मंच पर यह दोहराया कि वह संयुक्त राष्ट्र की 2017 से 2030 तक की वन रणनीति के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट्स की स्थापना वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी ECOSOC द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया के सभी प्रकार के वनों का संरक्षण करना, उनका बेहतर प्रबंधन करना और उनका सतत विकास सुनिश्चित करना है। इस मंच में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश शामिल होते हैं। इसका मकसद यह भी है कि सरकारें लंबे समय तक वनों को लेकर राजनीतिक प्रतिबद्धता बनाए रखें। अब बात करते हैं समुद्र से जुड़ी एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना की। हाल ही में तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे अनॉक 3 कहा जाता है। यह सम्मेलन फ्रांस के नीस शहर में हुआ और इसे फ्रांस तथा कोस्टा रिका ने मिलकर आयोजित किया। इस सम्मेलन में नाइस ओशन एक्शन प्लान को अपनाया गया। पहला महासागर सम्मेलन वर्ष 2017 में हुआ था और दूसरा 2022 में। इस तीसरे सम्मेलन में समुद्र से जुड़े कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी। इस एक्शन प्लान में 3 मुख्य प्राथमिकताएं रखी गईं। पहली प्राथमिकता है हाई सीज ट्रीटी यानी BBNJ समझौते जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को सफलतापूर्वक लागू करना। दूसरी प्राथमिकता है SDG 14 यानी जीवन जल के नीचे के लिए फंडिंग बढ़ाना और टिकाऊ ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना। तीसरी प्राथमिकता है समुद्री विज्ञान से जुड़े ज्ञान को बढ़ाना ताकि नीतियां बेहतर बनाई जा सकें और इंटरनेशनल पैनल फॉर ओशन सस्टेनेबिलिटी की स्थापना को समर्थन दिया जा सके। इस सम्मेलन में यह भी दोहराया गया कि प्लास्टिक प्रदूषण पर एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता बनाया जाएगा और जलवायु परिवर्तन तथा समुद्र के अम्लीकरण से होने वाले प्रभावों को कम किया जाएगा, खासकर उन तटीय समुदायों के लिए जो समुद्र पर निर्भर हैं। अब बात करते हैं भारत के लिए गर्व की खबर की। महाराष्ट्र की 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। ये समुद्र तट हैं श्रीवर्धन, नागाम, परनाका, गुहागर और लाधघर। ब्लू फ्लैग एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेबल है जो समुद्र तटों, मरीना और पर्यटन नौकाओं को दिया जाता है। भारत में अब कुल 18 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग मिला है, जिनमें सबसे अधिक महाराष्ट्र में हैं।
यह प्रमाणन समुद्र तटों की सफाई, पानी की गुणवत्ता, सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, पर्यटकों की सुविधा और स्थानीय लोगों की भागीदारी जैसे कड़े मानकों के आधार पर दिया जाता है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन डेनमार्क की संस्था फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा वर्ष 1985 से दिया जा रहा है। किसी भी समुद्र तट को यह सम्मान पाने के लिए कुल 33 मानकों को पूरा करना होता है, जो सुंदरता, स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता से जुड़े होते हैं। अब बात करते हैं एम4 नेचर नाम की एक नई अंतर्राष्ट्रीय पहल की। एम4 नेचर का पूरा नाम है एक्सेलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर रेस्टोरेशन। इसे हाल ही में पृथ्वी दिवस यानी 22 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र की संस्था FAO ने शुरू किया है। FAO का पूरा नाम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह है कि दुनिया भर में जो प्रकृति को दोबारा ठीक करने यानी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के प्रयास हो रहे हैं, उनकी सही निगरानी और रिपोर्टिंग की जा सके। सरल शब्दों में कहें तो जंगल, जमीन, नदियां और प्राकृतिक तंत्र जहां खराब हो चुके हैं, उन्हें सुधारने के प्रयासों को सही तरीके से मापा और समझा जा सके। इस पहल में आधुनिक तकनीक, एक जैसी डेटा प्रणाली और देशों की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसका लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक दुनिया के कम से कम 30% खराब हो चुके पारिस्थितिक तंत्र को पुनः बहाल किया जाए। यह लक्ष्य ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के टारगेट 2 के तहत रखा गया है। यह पहल FAO के एम4 फॉरेस्ट्स प्रोग्राम का ही हिस्सा है, लेकिन अब इसे सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं रखा गया है। इसका दायरा बढ़ाकर पूरी प्रकृति को शामिल किया गया है, ताकि प्रकृति संरक्षण को एक समग्र दृष्टिकोण से देखा जा सके। अब अगली खबर मध्य एशिया से जुड़ी है। मध्य एशियाई देशों ने मिलकर सेंट्रल एशियन मैमल्स इनिशिएटिव यानी कैमी के तहत एकजुट होकर काम करना शुरू किया है। इसका उद्देश्य कुछ खास प्रवासी स्तनधारी जीवों की रक्षा करना है, जैसे साइगा एंटीलोप और बुखारा हिरण। कैमी की शुरुआत वर्ष 2014 में हुई थी। इसे कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स यानी CMAS की 11वीं बैठक में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य मध्य एशिया में पाए जाने वाले 17 महत्वपूर्ण प्रवासी स्तनधारी प्रजातियों के संरक्षण के लिए देशों के बीच समन्वय बनाना है। ये जानवर सीमाएं नहीं देखते, इसलिए इनकी सुरक्षा के लिए देशों का साथ आना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं भारत की एक बेहद दिलचस्प जैव विविधता से जुड़ी खबर की ओर। हाल ही में तेलंगाना के जंगलों में 2 दुर्लभ प्रकार के मशरूम देखे गए हैं। पहला है ब्लू पिंक गिल मशरूम और दूसरा है शटलकॉक मशरूम। ब्लू पिंक गिल मशरूम मूल रूप से न्यूजीलैंड का निवासी माना जाता है। इसकी खास बात इसका नीला रंग है, जो आजुलीन नाम के एक विशेष रंगद्रव्य से आता है। यह रंगद्रव्य आमतौर पर फूलों और पौधों में पाया जाता है, लेकिन फफूंद यानी फंजाई में बहुत ही दुर्लभ होता है। यह मशरूम तेलंगाना के कडंबा रिजर्व फॉरेस्ट और कागजनगर वन क्षेत्र में देखा गया, जो मानसून के समय फफूंदों की विविधता के लिए जाना जाता है। दूसरा मशरूम है शटलकॉक मशरूम, जिसे कावल टाइगर रिजर्व में रिकॉर्ड किया गया है। यह खोज इसलिए खास है क्योंकि यह पूर्वी घाट में इसकी पहली पुष्टि है। इससे पहले यह केवल पश्चिमी घाट और पश्चिमी भारत में ही जाना जाता था। इस मशरूम की बनावट जालीदार होती है, जिससे इसके बीजाणु आसानी से हवा में फैल जाते हैं। अब अंत में बात करते हैं पक्षियों से जुड़ी एक ऐतिहासिक पहल की। अविलिस्ट नाम से दुनिया की पहली एकीकृत वैश्विक पक्षी प्रजातियों की सूची तैयार की गई है। इसका उद्देश्य पक्षियों के संरक्षण को और अधिक प्रभावी बनाना है। अविलिस्ट एक वैश्विक सहयोग का परिणाम है, जिसमें बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, कॉर्नेल लैब ऑफ ऑर्निथोलॉजी, अमेरिकन ऑर्निथोलॉजिस्ट्स सोसाइटी, इंटरनेशनल ऑर्निथोलॉजिस्ट्स यूनियन और एविबेस जैसी प्रमुख संस्थाएं शामिल हैं। यह नई सूची अब पुराने IOC और क्लेमेंट्स पक्षी सूचियों की जगह लेगी और इसे हर साल अपडेट किया जाएगा। इससे पूरी दुनिया में पक्षियों की पहचान, अध्ययन और संरक्षण के लिए एक समान और स्पष्ट आधार मिलेगा। टर्म्स कॉन्सेप्ट्स इन न्यूज। कॉन्जर्वेशन रिजर्व। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने हेसरघट्टा ग्रासलैंड को कॉन्जर्वेशन रिजर्व यानी संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। यह घोषणा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 36A के तहत की गई है। यह अपने आप में एक बड़ी और सकारात्मक पहल मानी जा रही है। अब सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्जर्वेशन रिजर्व क्या होता है। कॉन्जर्वेशन रिजर्व को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक संरक्षित क्षेत्र माना जाता है। इसे राज्य सरकार या केंद्र सरकार दोनों घोषित कर सकती हैं। इसका उद्देश्य किसी विशेष भूभाग, समुद्री क्षेत्र, पौधों और जानवरों की सुरक्षा करना होता है। कॉन्जर्वेशन रिजर्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। यह अक्सर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और आरक्षित वनों के बीच एक बफर जोन या जोड़ने वाली कड़ी की तरह काम करता है। सरल शब्दों में कहें तो यह जानवरों के आने जाने के रास्ते यानी माइग्रेशन कॉरिडोर को सुरक्षित रखने में मदद करता है। इन क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा एक कॉन्जर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है। यह समिति चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को सलाह देती है, ताकि संरक्षण से जुड़े फैसले सही तरीके से लिए जा सकें।
अब हेसरघट्टा ग्रासलैंड के बारे में समझते हैं। यह क्षेत्र बेंगलुरु के पास हेसरघट्टा झील के आसपास स्थित है और इसे बेंगलुरु क्षेत्र का आखिरी बचा हुआ प्राकृतिक घास का मैदान माना जाता है। तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण ऐसे खुले प्राकृतिक क्षेत्र बहुत कम बचे हैं, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। ग्रासलैंड यानी घास के मैदान वे खुले क्षेत्र होते हैं जहां मुख्य रूप से घास पाई जाती है। इनकी जलवायु आमतौर पर गर्म और शुष्क होती है। पूरी दुनिया में घास के मैदान सबसे व्यापक रूप से पाए जाने वाले स्थलीय जैवमंडल में से एक हैं, लेकिन फिर भी इन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हेसरघट्टा ग्रासलैंड का एक और महत्व यह है कि यह अर्कावती नदी का बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है। यही क्षेत्र थिप्पगोंडनहली जलाशय और हेसरघट्टा झील को पानी प्रदान करता है। ग्लोबल ओशन डार्कनिंग। हाल ही में एक अध्ययन में यह पाया गया है कि वर्ष 2003 से 2022 के बीच दुनिया के लगभग 21% महासागर पहले की तुलना में अधिक गहरे यानी डार्क हो गए हैं। यह बदलाव खासतौर पर आर्कटिक क्षेत्र, अंटार्कटिक क्षेत्र और गल्फ स्ट्रीम जैसे इलाकों में अधिक देखा गया है। यह एक चिंताजनक संकेत है। अब सबसे पहले समझते हैं कि ग्लोबल ओशन डार्कनिंग का मतलब क्या होता है। महासागर का डार्क होना उस स्थिति को कहते हैं जब समुद्र के पानी के भीतर सूर्य का प्रकाश पहले की तुलना में कम गहराई तक पहुंच पाता है। इससे समुद्र का वह हिस्सा सिकुड़ जाता है जहां तक रोशनी पहुंचती है। समुद्र की ऊपरी परत को फोटिक जोन कहा जाता है। यह लगभग 200 मीटर तक की गहराई होती है। यही वह क्षेत्र है जहां सूर्य की रोशनी पहुंचती है और समुद्र के लगभग 90% जीव इसी क्षेत्र में रहते हैं। यहीं पर प्रकाश पर निर्भर प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण और जीवों का विकास। अब सवाल उठता है कि समुद्र क्यों डार्क हो रहा है। इसके कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग होते हैं। तटीय समुद्रों में इसका मुख्य कारण खेती से आने वाला रासायनिक पानी है। खेतों से बहकर आने वाले पोषक तत्व, जैविक पदार्थ और मिट्टी समुद्र में पहुंचते हैं। इसके साथ ही बारिश की मात्रा बढ़ने से भी यह समस्या और गंभीर हो जाती है। खुले महासागरों में कारण थोड़े अलग हैं। समुद्र की ऊपरी सतह का तापमान बढ़ रहा है, जिससे शैवाल यानी एल्गी की अधिक वृद्धि हो जाती है। इसे हम एल्गल ब्लूम कहते हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री धाराओं के पैटर्न में बदलाव आ रहा है, जिससे प्रकाश के फैलाव पर असर पड़ता है। अब इसके प्रभाव समझते हैं। जब समुद्र के अंदर प्रकाश कम पहुंचता है तो प्रकाश पर निर्भर गतिविधियां प्रभावित होती हैं। इससे समुद्र की उत्पादकता घट जाती है। मछलियों और अन्य समुद्री जीवों की संख्या कम होने लगती है, जिससे मछली उद्योग और मछुआरों की आजीविका पर असर पड़ता है। एनवायरनमेंटल डीएनए। हाल के वर्षों में वैज्ञानिक पारंपरिक तरीकों के साथ साथ डीएनए जैसी आधुनिक तकनीकों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं, ताकि प्रकृति में रहने वाले जीवों की सही पहचान और निगरानी की जा सके। अब सबसे पहले समझते हैं कि एनवायरनमेंटल डीएनए क्या होता है। जब कोई जीव किसी वातावरण में रहता है तो वह अपने शरीर से कुछ न कुछ आनुवंशिक पदार्थ छोड़ता रहता है। यह पदार्थ कोशिकाओं के टुकड़े, ऊतक, शरीर के तरल पदार्थ या फिर मल मूत्र के रूप में हो सकता है। यही आनुवंशिक सामग्री डीएनए कहलाती है। यह डीएनए हवा, पानी या मिट्टी में मौजूद रह सकता है। वैज्ञानिक इस वातावरण से नमूना लेकर उस डीएनए का विश्लेषण करते हैं। इससे यह पता लगाया जा सकता है कि उस क्षेत्र में कौन कौन से जीव मौजूद हैं, भले ही वे दिखाई न दे रहे हों। अब इसके उपयोग समझते हैं। एनवायरनमेंटल डीएनए का प्रयोग किसी क्षेत्र में प्रजातियों की मौजूदगी और उनके फैलाव को जानने के लिए किया जाता है। इससे पूरे पारिस्थितिक तंत्र की निगरानी की जा सकती है और यह भी समझा जा सकता है कि कोई प्रजाति घट रही है या बढ़ रही है। अब इसके महत्व पर आते हैं। डीएनए तकनीक पूरी तरह से गैर हस्तक्षेपकारी होती है, यानी इसमें किसी जीव को पकड़ने या परेशान करने की जरूरत नहीं होती। यह बहुत ही संवेदनशील तकनीक है, जिससे बहुत कम मात्रा में मौजूद जीवों की भी पहचान की जा सकती है। इसके अलावा यह तरीका तेज है और अन्य पारंपरिक जैव निगरानी तरीकों की तुलना में कम खर्चीला भी है। इसलिए यह जैव विविधता संरक्षण के लिए एक प्रभावी और भरोसेमंद साधन बनता जा रहा है। ब्लू वॉशिंग। हाल के समय में वेस्ट टू एनर्जी उद्योग पर यह आरोप लग रहे थे कि वह अपने काम को जरूरत से ज्यादा पर्यावरण के अनुकूल दिखा रहा है। इन ग्रीन वॉशिंग जैसे आरोपों से बचने के लिए अब यह उद्योग एक नया तरीका अपनाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे ब्लू वॉशिंग कहा जा रहा है। अब सबसे पहले समझते हैं कि ब्लू वॉशिंग क्या होता है। ब्लू वॉशिंग एक तरह की भ्रामक प्रचार रणनीति होती है। इसमें कोई कंपनी या उद्योग यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह सामाजिक रूप से जिम्मेदार है, नैतिक है और टिकाऊ विकास के सिद्धांतों पर काम कर रहा है, जबकि वास्तविकता में उसका काम उतना जिम्मेदार या टिकाऊ नहीं होता। सरल शब्दों में कहें तो कंपनी अपने काम की सच्चाई से ज्यादा अच्छा चित्र जनता के सामने पेश करती है, ताकि उसकी छवि बेहतर दिखे और आलोचना से बचा जा सके। अब इसे अच्छे से समझने के लिए इससे जुड़े कुछ अन्य शब्दों को भी जानना जरूरी है। आपने पहले ग्रीन वॉशिंग शब्द सुना होगा। ग्रीन वॉशिंग तब होता है जब कोई कंपनी अपने उत्पाद या सेवाओं को पर्यावरण के लिए अच्छा बताती है,
लेकिन असल में उसके दावे सही नहीं होते या अधूरे होते हैं, यानी पर्यावरण के नाम पर भ्रम फैलाना। इसी तरह पिंकवॉशिंग एक और शब्द है। इसमें कंपनियां LGBTQ+ समुदाय के अधिकारों और प्रतीकों का इस्तेमाल अपने प्रचार के लिए करती हैं, लेकिन अपने ही संस्थान में LGBTQ+ कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और समान माहौल बनाने में असफल रहती हैं। फंक्शनल डे एक्सटिंक्शन। हाल ही में अमेरिका की एक बायोटेक कंपनी कोलोसल बायोसाइंसेस ने दावा किया है कि उसने 3 ग्रे वुल्फ के शावकों में विलुप्त हो चुके डायर वुल्फ के कुछ विशेष गुण आनुवंशिक रूप से डाले हैं। कंपनी इसे दुनिया का पहला सफल फंक्शनल डे एक्सटिंक्शन बता रही है। अब पहले समझते हैं कि डायर वुल्फ क्या था। डायर वुल्फ का वैज्ञानिक नाम एनोसायोन है। यह एक बहुत बड़ा और ताकतवर कुत्तानुमा जानवर था जो लगभग 13,000 साल पहले दक्षिणी कनाडा और अमेरिका के क्षेत्रों में पाया जाता था। समय के साथ जलवायु परिवर्तन और अन्य कारणों से यह प्रजाति पूरी तरह विलुप्त हो गई। अब आते हैं फंक्शनल डे एक्सटिंक्शन के अर्थ पर। फंक्शनल डे एक्सटिंक्शन का मतलब किसी विलुप्त प्रजाति को बिल्कुल उसी रूप में वापस लाना नहीं होता। इसका उद्देश्य उस प्रजाति की पारिस्थितिक भूमिका और उसके प्रमुख गुणों को फिर से जीवित करना होता है। इस प्रक्रिया में जो जीव बनाए जाते हैं वे उस विलुप्त प्रजाति की बिल्कुल नकल नहीं होते, बल्कि उन्हें आनुवंशिक रूप से इस तरह तैयार किया जाता है कि वे दिखने में या कार्य करने में उस विलुप्त प्रजाति के काफी करीब हों। इसके लिए आधुनिक जैव तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इनमें क्रिस्पर जीन एडिटिंग जैसी तकनीक शामिल होती है, जिससे DNA में बदलाव किया जाता है। इसके अलावा क्लोनिंग और जेनम मैपिंग जैसी तकनीकों का भी सहारा लिया जाता है। कोलोसल बायोसाइंसेस केवल डायर वुल्फ तक सीमित नहीं है। भविष्य में यह कंपनी वुली मैमथ, मोआ, थाइलसाइन और डोडो जैसे अन्य विलुप्त जानवरों के लिए भी फंक्शनल डे एक्सटिंक्शन की योजना बना रही है। अगर आपका कोई भी सुझाव या सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम आपके कमेंट का उत्तर जरूर देंगे। अंग्युलेट्स। हाल ही में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने मिलकर भारत का पहला उंगुलेट सर्वे किया। इस सर्वे में एक चिंताजनक बात सामने आई कि ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में इन जानवरों की संख्या लगातार घट रही है। अब समझते हैं कि उंगुलेट्स होते कौन हैं। ये जानवर आमतौर पर घास के मैदानों, जंगलों और पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। अगर आपने कभी नेशनल पार्क या जंगल के बारे में सुना है तो वहाँ हिरण, सांभर या नीलगाय जैसे जानवर दिखते हैं। यही उंगुलेट्स हैं जो खुले मैदानों से लेकर घने जंगलों तक अलग अलग जगहों पर रहते हैं। इनकी खास बात यह है कि ये मुख्य रूप से शाकाहारी स्तनधारी जानवर होते हैं, यानी ये घास, पत्ते और पौधे खाकर अपना जीवन चलाते हैं। चीतल, एंटीलोप, सांभर और नीलगाय जैसे जानवर इसी समूह में आते हैं। एक बहुत अहम बात यह भी है कि यही जानवर बाघ जैसे बड़े शिकारी जीवों का मुख्य भोजन होते हैं। अगर उंगुलेट्स कम होंगे तो बाघों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। अब सवाल उठता है कि उंगुलेट्स सिर्फ खाने का हिस्सा हैं या इनका कोई और काम भी है। असल में इनका योगदान बहुत बड़ा है। जब ये जानवर जंगल में घूमते हैं और पौधे खाते हैं तो बीज एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं, जिससे जंगल और घास के मैदान फिर से उगते हैं। इनके मल से मिट्टी में पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे मिट्टी की सेहत बेहतर होती है और पोषक चक्र बना रहता है। ऑर्गेनाइजेशंस इन न्यूज। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। क्या आप जानते हैं कि जब हम एक देश से दूसरे देश में दुर्लभ जानवरों या पौधों को लाते या ले जाते हैं तो इसके लिए दुनिया भर में एक बहुत बड़ा समझौता काम करता है। आज हम बात करेंगे इसी समझौते के बारे में, जिसका नाम है साइट्स यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। यह जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित एक स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका मुख्य मकसद यह पक्का करना है कि जंगली जानवरों और पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनकी उत्तरजीविता या उनके अस्तित्व के लिए खतरा न बने। यह समझौता उन सभी देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है जो इसमें शामिल हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि यह किसी देश के घरेलू कानूनों की जगह लेता है। सरल शब्दों में कहें तो यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों का एक ढांचा है जिसके भीतर हर देश को अपने कानून बनाने होते हैं। इसकी शुरुआत के बारे में बात करें तो इसे 1963 में IUCN के एक प्रस्ताव के बाद तैयार किया गया था और यह पूरी तरह से 1975 में लागू हुआ। भारत के नजरिए से देखें तो हमारे देश ने 1976 में इसकी पुष्टि की थी और वर्तमान में इसमें कुल 185 पक्ष शामिल हैं। इस पूरी संस्था के कामकाज को संभालने के लिए एक सबसे बड़ी निर्णय लेने वाली संस्था होती है जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या COP कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसकी तीसरी बैठक यानी COP 3 साल 1981 में हमारे अपने शहर नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। अब सवाल आता है कि यह संस्था काम कैसे करती है। दरअसल इसने पौधों और जानवरों को सुरक्षा की जरूरत के हिसाब से 3 अलग अलग सूचियों या अपेंडिक्स में बांटा है।
सबसे पहले आता है अपेंडिक्स 1, जिसमें उन प्रजातियों को रखा जाता है जिन पर विलुप्त होने का सबसे ज्यादा खतरा है। इनका व्यापार केवल बहुत ही विशेष और दुर्लभ मामलों में ही किया जा सकता है। इसके बाद आता है अपेंडिक्स 2, जिसमें ऐसी प्रजातियां होती हैं जो फिलहाल तो विलुप्त होने की कगार पर नहीं हैं, लेकिन अगर उनके व्यापार को कड़ाई से नियंत्रित नहीं किया गया तो भविष्य में उनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा सकता है। आखिर में आता है अपेंडिक्स 3, जिसमें वे प्रजातियां शामिल होती हैं जो किसी एक देश में तो सुरक्षित हैं, लेकिन उस देश ने अन्य साइट्स सदस्य देशों से उनके अवैध व्यापार को रोकने के लिए मदद मांगी है। अपनी इन कोशिशों को जमीन पर उतारने के लिए साइट्स ने कई महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं, जैसे कि हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी के लिए माइक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके अलावा पेड़ों की सुरक्षा के लिए CTSP यानी साइट्स ट्री स्पीशीज प्रोग्राम और वन्य जीवों के खिलाफ होने वाले अपराधों से लड़ने के लिए साल 2010 में ICCWC जैसे अंतर्राष्ट्रीय संघ बनाए गए हैं। यह पूरी संस्था अपनी गतिविधियों और व्यापार के आंकड़ों को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट के जरिए दुनिया के सामने रखती है, ताकि हम सब मिलकर अपनी प्रकृति को बचा सकें। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स। हम एक ऐसी संस्था के बारे में बात करेंगे जिसका नाम शायद आपने पहले कभी न सुना हो, लेकिन इसका सीधा संबंध हमारे खाने और खेती की दुनिया से है। इस संस्था का नाम है UPOV यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के खूबसूरत शहर जेनेवा में है। सरल भाषा में कहें तो UPOV एक अंतरसरकारी संगठन है जिसका मुख्य लक्ष्य पौधों की नई किस्मों की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी प्रणाली को बढ़ावा देना है। इसे हम प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन भी कहते हैं। इस संगठन की स्थापना साल 1961 में की गई थी ताकि खेती और खाद्य सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए पौधों की नई और उन्नत किस्मों के विकास को प्रोत्साहित किया जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि यह काम कैसे करता है। दरअसल यह संगठन पौधों की नई किस्म बनाने वाले लोगों को ब्रीडर्स राइट्स यानी प्रजनक अधिकार देता है। यह एक तरह का बौद्धिक संपदा अधिकार है जो खोज करने वाले को उसके काम का श्रेय और आर्थिक लाभ दिलाने में मदद करता है। इसके इतिहास में साल 1991 का UPOV कन्वेंशन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समझौते ने प्रजनकों यानी नई किस्म बनाने वालों के अधिकारों को और भी मजबूत कर दिया। हालांकि इसमें एक पेच भी है। इस कन्वेंशन के तहत सदस्य देशों के लिए यह विकल्प रखा गया कि वे किसानों को बीज बचाने का जो विशेषाधिकार मिलता है उसे वैकल्पिक रखें या न रखें। इसका मतलब है कि सदस्य देश चाहें तो किसानों द्वारा बीज बचाकर रखने की सुविधा पर पाबंदी भी लगा सकते हैं। अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत UPOV का सदस्य नहीं है। भारत ने इसकी सदस्यता लेने के बजाय अपना खुद का एक विशेष कानून बनाया है जिसे प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी एक्ट 2001 कहा जाता है। हमारे भारतीय कानून की सबसे खास बात यह है कि यह नई किस्म बनाने वाले प्रजनकों और खेतों में मेहनत करने वाले किसानों दोनों के अधिकारों की समान रूप से रक्षा करता है। IBAT अलायंस। आज हम एक बहुत ही खास डिजिटल औजार के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है IBAT यानी इंटीग्रेटेड बायोडायवर्सिटी असेसमेंट टूल। यह यूनाइटेड किंगडम से संचालित होने वाला एक ऐसा मंच है जो हमारी प्रकृति और जैव विविधता को समझने में मदद करता है। सरल शब्दों में कहें तो यह 4 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का एक गठबंधन है जिसमें बर्डलाइफ इंटरनेशनल, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर शामिल हैं। इस महत्वपूर्ण टूल की शुरुआत साल 2008 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के संगठनों को सटीक डेटा, वैज्ञानिक उपकरण और सही मार्गदर्शन प्रदान करना है ताकि वे जैव विविधता से जुड़े खतरों को पहचान सकें और उन पर उचित कार्रवाई कर सकें। आसान भाषा में समझें तो जब भी कोई बड़ी कंपनी या संगठन कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करता है तो IBAT उन्हें यह बताने में मदद करता है कि उनके काम से वहां के जीव जंतुओं या पर्यावरण को कोई नुकसान तो नहीं होगा। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। हम एक ऐसी संस्था के बारे में बात करेंगे जो हमारे देश के पर्यावरण और जंगलों की रक्षा के लिए एक ढाल की तरह काम करती है। इसका नाम है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी NGT, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय हरित अधिकरण भी कहा जाता है। यह एक वैधानिक और विशेषज्ञ संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के बचाव से जुड़े मामलों का तेजी से निपटारा करना है। इस संस्था की शुरुआत साल 2010 में NGT एक्ट 2010 के तहत हुई थी ताकि पर्यावरण से जुड़े कानूनी विवादों को सुलझाया जा सके। इसका मुख्य मुख्यालय और बैठने का प्रमुख स्थान नई दिल्ली में है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों के लोगों की सुविधा के लिए इसकी 4 अन्य शाखाएं भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में भी स्थित हैं। जब हम इसकी शक्तियों की बात करते हैं तो NGT के पास कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत एक दीवानी अदालत यानी सिविल कोर्ट की शक्तियां होती हैं।
हालांकि यह संस्था नागरिक प्रक्रिया संहिता या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के कड़े नियमों से बंधी हुई नहीं है। इसके बजाय यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों यानी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस पर आधारित होकर काम करती है ताकि सबको निष्पक्ष न्याय मिल सके। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे किसी भी आवेदन या अपील को फाइल होने के 6 महीने के भीतर अंतिम रूप से निपटाना अनिवार्य है। एनजीटी के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है और एक बार पद छोड़ने के बाद वे दोबारा नियुक्ति के पात्र नहीं होते। अगर हम इसके अध्यक्ष या चेयरपर्सन की योग्यता की बात करें तो इस पद पर केवल वही व्यक्ति बैठ सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो या किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। यह संस्था कई महत्वपूर्ण कानूनों के दायरे में रहकर काम करती है, जैसे कि जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण से जुड़े अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और जैविक विविधता अधिनियम। अंत में एक जरूरी बात यह है कि एनजीटी के आदेश बाध्यकारी होते हैं, लेकिन वे अंतिम नहीं होते। इसका मतलब है कि अधिकरण अपने फैसलों की समीक्षा खुद भी कर सकता है और अगर कोई इसके फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह 90 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। रिलेटेड रिपोर्ट्स और इंडिसेस इन न्यूज। हम बात करेंगे ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025 रिपोर्ट के बारे में। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जिसे FAO यानी खाद्य और कृषि संगठन द्वारा हर 5 साल में एक बार जारी किया जाता है। इस साल की यह खास रिपोर्ट इंडोनेशिया के बाली में आयोजित ग्लोबल फॉरेस्ट ऑब्जर्वेशंस इनिशिएटिव की बैठक के दौरान प्रकाशित की गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि GFOI ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन का एक प्रमुख कार्यक्रम है और भारत भी इस समूह का एक सक्रिय सदस्य है। अगर हम इस रिपोर्ट की मुख्य बातों पर नजर डालें तो पता चलता है कि दुनिया की कुल जमीन का लगभग 32% हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है। दुनिया के लगभग आधे जंगल उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिक्स इलाकों में पाए जाते हैं, जिसके बाद बोरियल, समशीतोष्ण और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का नंबर आता है। एक दिलचस्प बात यह है कि पूरे विश्व के कुल वन क्षेत्र का 25% हिस्सा अकेले यूरोप के पास है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला महाद्वीप बनाता है। अब बात करते हैं अपने प्यारे भारत की। वन क्षेत्र के मामले में भारत ने शानदार तरक्की की है और अब हम वैश्विक स्तर पर कुल वन क्षेत्र के मामले में एक स्थान ऊपर चढ़कर 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। दुनिया के कुल जंगलों में भारत की हिस्सेदारी 2% है। इसके अलावा रबर के बागानों के मामले में भारत दुनिया भर में 5वें स्थान पर आता है। 2. क्लाइमेट चेंज। UNFCCC COP30। हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई जिसका नाम था COP30। यह बैठक ब्राजील के बेलेम शहर में हुई जो अमेज़न जंगल के इलाके में स्थित है। यह बैठक इसलिए भी खास थी क्योंकि यह पेरिस समझौते की 10वीं वर्षगांठ के साथ हुई। अब सवाल आता है कि COP30 होता क्या है। COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी उन देशों की बैठक जिन्होंने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। UNFCCC का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का ढांचा समझौता। सरल भाषा में कहें तो यह एक वैश्विक मंच है जहां दुनिया के देश मिलकर यह तय करते हैं कि पृथ्वी को गर्म होने से कैसे बचाया जाए। यह बैठक अमेज़न क्षेत्र में रखी गई थी, इसलिए इसे जंगलों और प्रकृति से जोड़कर देखा गया। इसे इम्प्लीमेंटेशन का COP कहा गया, यानी अब केवल वादे करने का समय नहीं बल्कि जो वादे पहले किए गए थे उन्हें जमीन पर लागू करने का समय है। इसे ट्रूथ का COP भी कहा गया क्योंकि अब सच्चाई स्वीकार करनी होगी कि जलवायु संकट बहुत गंभीर है। इसे फॉरेस्ट COP भी कहा गया क्योंकि जंगलों की भूमिका जलवायु को बचाने में बहुत अहम है। इस सम्मेलन की आत्मा को मुतिराओ कहा गया, जो एक पुर्तगाली शब्द है। इसका मतलब होता है सबको साथ लेकर चलना, सहयोग करना और संतुलन बनाना, यानी अमीर और गरीब देश, उत्तर और दक्षिण सभी मिलकर जिम्मेदारी निभाएं। इस सम्मेलन के अंत में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज अपनाया गया जिसे बिलेम पैकेज कहा गया। यह पैकेज सभी 195 देशों ने मिलकर स्वीकार किया। इसमें कई अहम विषय शामिल थे। इसमें यह बात हुई कि जब हम कोयला और तेल जैसे प्रदूषण फैलाने वाले साधनों से हटेंगे तो मजदूरों और गरीब लोगों के साथ न्याय कैसे होगा, जिसे जस्ट ट्रांजिशन कहा जाता है। इसमें जलवायु परिवर्तन से खुद को बचाने के लिए पैसे यानी अडैप्टेशन फाइनेंस की बात हुई। इसमें व्यापार, महिलाओं की भूमिका यानी जेंडर और नई तकनीक को साझा करने जैसे विषय भी शामिल थे। अब थोड़ा तकनीकी लेकिन जरूरी हिस्सा समझते हैं। इस दौरान 3 बड़ी बैठकें साथ में हुई। एक थी COP30 जो UNFCCC के तहत होती है। दूसरी थी CMP20 जो क्योटो प्रोटोकॉल से जुड़े देशों की बैठक होती है। तीसरी थी CMA7 जो पेरिस समझौते से जुड़े देशों की बैठक होती है। इसका मतलब है कि जलवायु से जुड़े पुराने और नए सभी समझौतों पर एक साथ चर्चा हुई। UNFCCC, जिसका पूरा मतलब है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका मुख्यालय जर्मनी के बॉन शहर में स्थित है। इस संस्था की शुरुआत के पीछे एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है।
यह साल 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन से निकलकर सामने आई थी, जिसे आधिकारिक तौर पर 1994 में अपनाया गया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसे रियो कन्वेंशंस की 3 बहन संधियों में से एक माना जाता है। इसकी बाकी 2 बहनें हैं जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और मरुस्थलीकरण से लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। संस्था के बनने के ठीक 1 साल बाद यानी 1995 में इसकी पहली आधिकारिक बैठक, जिसे COP1 कहा जाता है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित की गई थी। आज के समय में दुनिया के 198 देश इसके हस्ताक्षर करता हैं और हमारा भारत भी इसका एक सक्रिय सदस्य है। यह संस्था समय समय पर दुनिया को आईना दिखाने का काम भी करती है। इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट आती है जिसे NDC सिंथेसिस रिपोर्ट कहा जाता है। यह रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के अलग अलग देशों ने प्रदूषण कम करने और अपनी धरती को बचाने के जो वादे किए हैं, उन पर कितनी प्रगति हुई है। अब हम COP30 से जुड़े कुछ बहुत महत्वपूर्ण परिणामों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन वर्क प्रोग्राम की, जिसे मुतिराओ डिसीजन भी कहा जाता है। बेलेन मिशन टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। इसे समझने के लिए हमें 3 देशों की एक खास टोली को समझना होगा, जिसे COP29, COP31 ट्रोइका कहा जाता है। इसमें संयुक्त अरब अमीरात, अजरबैजान और ब्राजील शामिल हैं। यह एक ऐसा मंच है जिसका पूरा जोर सिर्फ वादे करने पर नहीं, बल्कि काम करके दिखाने पर है, ताकि दुनिया भर में प्रदूषण कम करने, जलवायु के अनुकूल ढलने और निवेश बढ़ाने के लिए देशों के बीच आपसी सहयोग को और मजबूत किया जा सके। इसी मिशन के तहत एक बहुत ही शानदार पहल शुरू की गई है, जिसे ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन एक्सीलरेटर कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, यह एक स्वैच्छिक कोशिश है जो देशों को उनके राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों यानी NDCs और अनुकूलन योजनाओं को जमीन पर उतारने में मदद करती है। इसे COP30 और COP31 की अध्यक्षता संभाल रहे देशों द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही एक और बहुत खास गठबंधन बनाया गया है, जिसका नाम है नेशनल अडेप्टेशन प्लान्स इम्प्लीमेंटेशन एलायंस। इस गठबंधन में UNDP, इटली, जर्मनी और NDC पार्टनरशिप जैसी बड़ी संस्थाएं और देश शामिल हैं। इसे COP30 के एक्शन एजेंडा के तहत समाधानों को तेज करने के लिए एक नए प्लान के रूप में लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य काम बहुत ही सीधा और स्पष्ट है। यह देशों को उनकी अनुकूलन योजनाओं को लागू करने में तो मदद करता ही है, साथ ही उन प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र से पैसा यानी निवेश जुटाने का काम भी करता है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि देश न केवल योजनाएं बनाएं, बल्कि उनके पास उन योजनाओं को पूरा करने के लिए जरूरी संसाधन भी मौजूद हों। बात करते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी की, जिसे संक्षेप में TFFF कहा जाता है। इस पहल को ब्राजील, इंडोनेशिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, चीन जैसे देशों ने समर्थन दिया है। भारत इसमें अभी पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर के रूप में जुड़ा है। इसका ट्रस्टी और अस्थायी मेजबान विश्व बैंक है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य एक बहुत बड़ा फंड बनाना है, जिसका नाम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट फंड रखा गया है और इसकी कुल राशि $125 अरब तय की गई है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जिन देशों के पास उष्णकटिबंधीय जंगल हैं, उन्हें जंगल बचाने और बढ़ाने के लिए पैसा दिया जाएगा। योजना यह है कि लगभग $25 अरब सदस्य देशों से आए और करीब $100 अरब निजी निवेशकों से जुटाया जाए। इस पहल की एक बहुत मानवीय और महत्वपूर्ण शर्त यह है कि दिए जाने वाले कुल पैसों का कम से कम 20% सीधे आदिवासी समुदायों और स्थानीय लोगों तक पहुंचे, क्योंकि वही जंगलों के असली संरक्षक होते हैं। रिसिलिएंट एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फॉर नेट जीरो लैंड डिग्रेडेशन, जिसे रेज एक्सेलरेटर कहा जाता है, इसे ब्राजील और उसके 10 साझेदार देशों ने शुरू किया है। यह पहल ब्राजील द्वारा FAO फास्ट पार्टनरशिप के तहत आयोजित की गई। इसका उद्देश्य खराब हो चुकी खेती की जमीन को फिर से उपजाऊ बनाना है। लक्ष्य है कि करीब 30 लाख हेक्टेयर बंजर या खराब जमीन को सुधारा जाए। इसके लिए सरकारी और निजी दोनों तरह के पैसों को मिलाकर निवेश किया जाएगा, जिसे ब्लेंडेड फाइनेंस कहा जाता है। यह पहल ब्राजील की ग्रीन वे और इको इन्वेस्ट जैसी योजनाओं से प्रेरित है। इसे FAO फूड एंड लैंड यूज कोalition, CGR, G20 लैंड रेस्टोरेशन इनिशिएटिव और विश्व बैंक मिलकर समन्वित कर रहे हैं। सरल शब्दों में कहें तो यह पहल खेती, पर्यावरण और आजीविका तीनों को एक साथ मजबूत करने की कोशिश है। स्केलिंग JREDD+ कोalition। JREDD+ का मतलब होता है जंगलों की कटाई और क्षरण को कम करके उत्सर्जन घटाना। इस गठबंधन में यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, कोस्टा रिका, इथियोपिया, घाना, गुयाना, केन्या जैसे देश शामिल हैं। यह केवल सरकारों का समूह नहीं है, बल्कि इसमें आदिवासी समुदाय, निवेशक, मानक तय करने वाले संस्थान और नागरिक समाज भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य है कि वर्ष 2030 तक हर साल 3 से 6 अरब डॉलर जुटाए जाएं, ताकि उष्णकटिबंधीय जंगलों की कटाई को रोका जा सके और जो जंगल नष्ट हो चुके हैं, उन्हें फिर से बहाल किया जा सके। पैसे और निवेश।
बात करते हैं बाकू टू बिलेम रोडमैप टू 1.3T की। यह कॉप 29 और कॉप 30 की अध्यक्षताओं के तहत तैयार किया गया एक आधिकारिक रास्ता है, जिसका उद्देश्य है कि 2035 तक हर साल 1.3 ट्रिलियन डॉलर की जलवायु वित्तीय मदद को मोबिलाइज किया जाए। इसे न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल यानी NCQG कहा जाता है। इसके तहत एडेप्टेशन फाइनेंस यानी जलवायु बदलाव के अनुकूल कदमों के लिए पैसा भी 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका मतलब है कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एडेप्टेशन फाइनेंस को 120 बिलियन डॉलर प्रति साल तक ले जाना है, जो ब्रॉडर क्लाइमेट फाइनेंस 300 बिलियन डॉलर का हिस्सा है। पैसे के साथ साथ यह भी जरूरी है कि हम यह जाने कि ये धन कहां और कैसे इस्तेमाल हो रहा है। इसी के लिए मेजरमेंट फ्रेमवर्क फॉर ट्रैकिंग एडेप्टेशन प्रोग्रेस तैयार किया गया है। यह ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन के तहत लागू होता है। इसमें 7 प्रमुख सेक्टर शामिल हैं: पानी, भोजन, स्वास्थ्य, इकोसिस्टम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीबी और संस्कृति। यह फ्रेमवर्क देशों को एक 4 स्टेज साइकिल देता है, जिसमें वे अपने एडेप्टेशन एफर्ट्स को असेस, प्लान, इम्प्लीमेंट और मॉनिटर कर सकते हैं। मतलब सिर्फ पैसा देना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना कि यह पैसा सही तरीके से इस्तेमाल हो और वास्तविक बदलाव आए। ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन यानी GGA को पेरिस अग्रीमेंट 2015 के आर्टिकल 7.1 के तहत स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के तापमान लक्ष्य के साथ साथ एक साझा वैश्विक एम्बिशन बन सके, ताकि दुनिया पर्याप्त एडेप्टेशन रिस्पॉन्स दे सके। कॉप 28 में UAE फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस को अपनाया गया, जिसमें 2030 तक के स्पेसिफिक टारगेट्स तय किए गए। बाकू एडेप्टेशन रोडमैप, इसे 2026 से 2028 के लिए तैयार किया गया है, ताकि अगली ग्लोबल स्टॉकटेक तक पेरिस अग्रीमेंट के एडेप्टेशन लक्ष्यों पर काम किया जा सके। यानी यह रोडमैप देशों को उनके एडेप्टेशन एफर्ट्स को लागू करने और ट्रैक करने में मदद करेगा। फिर है FINI यानी फॉस्टरिंग इन्वेस्टेबल नेशनल इम्प्लीमेंटेशन। इसे इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक और ग्रीन क्लाइमेट फंड का समर्थन प्राप्त है। इसका उद्देश्य है कि देशों के नेशनल एडेप्टेशन प्लान्स यानी NAPs को इन्वेस्टेबल और इम्प्लीमेंटेशन रेडी बनाया जाए। इस पहल का लक्ष्य है 2028 तक 1 ट्रिलियन डॉलर के एडेप्टेशन इन्वेस्टमेंट पाइपलाइंस तैयार करना, जिसमें 20% पैसा प्राइवेट इन्वेस्टर्स से आएगा। यह काम अटलांटिक काउंसिल्स क्लाइमेट रेजिलियंस सेंटर और नेचुरल रिसोर्सेज डिफेंस काउंसिल के नेतृत्व में हो रहा है। ओपन कोalition ऑन कंप्लायंस कार्बन मार्केट्स, इसमें ब्राजील, चाइना, EU, UK, कनाडा, जर्मनी, सिंगापुर जैसी कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। इसका उद्देश्य है कार्बन प्राइसिंग और इंटेग्रिटी स्टैंडर्ड्स को देशों के बीच हार्मोनाइज करना और MRV यानी मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस तैयार करना। और अंत में है बिलेम डिक्लेरेशन फॉर ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें 35 देशों और संगठनों जैसे UNDP और UNEDO ने भाग लिया है। इसका लक्ष्य है हैवी एमिटिंग इंडस्ट्रीज को डिकार्बनाइज करना और ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना, ताकि दुनिया के क्लाइमेट और डेवलपमेंट गोल्स को पूरा किया जा सके। बिजली और बुनियादी ढांचे, बिजली के ग्रिड को मजबूत बनाने और उनमें विस्तार करने के लिए एक योजना बनाई गई है, जिसका एक हिस्सा ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव यानी GGI है। इसका काम सभी संबंधित पक्षों के साथ तालमेल बिठाकर ग्रिड को इस तरह तैयार करना है कि वे भविष्य में पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा से चल सकें। इसके साथ ही कोयले से स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ने के लिए पैक्ट और पावरिंग पास्ट कोल अलायंस जैसे रोडमैप तैयार किए गए हैं, ताकि ऊर्जा सुरक्षा बनी रहे। भारत, जापान और ब्राजील जैसे देशों ने मिलकर बेलेम 4X प्लेज भी ली है, जिसका लक्ष्य साल 2035 तक हाइड्रोजन और बायोफ्यूल जैसे टिकाऊ ईंधनों के इस्तेमाल को 2024 के मुकाबले 4 गुना बढ़ाना है। इस पूरी प्रगति पर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA नजर रखेगी। अब बात करते हैं समाज और स्वास्थ्य की। पहली बार दुनिया में स्वास्थ्य के लिए एक समर्पित अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन योजना बनाई गई है, जिसे बेलेम हेल्थ एक्शन प्लान कहा गया है। इसके लिए 300 मिलियन डॉलर की शुरुआती फंडिंग तय की गई है, ताकि विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के देशों में स्वास्थ्य क्षेत्र को जलवायु परिवर्तनों के प्रति लचीला बनाया जा सके। महिलाओं की भूमिका को मजबूत करने के लिए COP 30 में साल 2026 से 2034 के लिए बेलेम जेंडर एक्शन प्लान भी अपनाया गया है। जलवायु परिवर्तन को लेकर फैलने वाली गलत जानकारियों को रोकने के लिए पहली बार डिक्लेरेशन ऑन इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी को शामिल किया गया है, जिसका समर्थन ब्राजील, कनाडा और डेनमार्क जैसे देशों ने किया है। यह पहल जलवायु मुद्दों पर सटीक और सबूतों पर आधारित जानकारी को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताती है। साथ ही 43 देशों ने बेलेम डिक्लेरेशन ऑन हंगर एंड पॉवर्टी पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले गरीब और कमजोर लोगों की मदद की जा सके।
अंत में आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए इमरजेंसी एक्शन 2030 स्ट्रेटेजी लाई गई है, जो कमजोर देशों को अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी समय से पहले चेतावनी देने वाली प्रणाली बनाने में मदद करेगी। साथ ही जंगलों की आग जैसी आपदाओं से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और एकीकृत अग्नि प्रबंधन पर भी जोर दिया जा रहा है। अदर इम्पोर्टेंट आउटकम्स ऑफ COP30। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की सटीक जानकारी के बारे में। UNEP, WMO और UNDP द्वारा बनाए गए एक संयुक्त राष्ट्र फंड ने दुनिया का पहला सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में मौसम और जलवायु डेटा को बेहतर बनाकर आपदाओं की पहले से चेतावनी देने की प्रणाली को मजबूत करना है। इस पहल के तहत साल 2026 के अंत तक 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि 30 सबसे कम विकसित देशों और छोटे द्वीपीय देशों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मौसम की निगरानी में मदद मिल सके। हमारी सेहत पर जलवायु परिवर्तन के असर को रोकने के लिए ब्लूमबर्ग और गेट्स फाउंडेशन जैसे निजी दानदाताओं ने मिलकर क्लाइमेट एंड हेल्थ फंडर्स कोएलिशन बनाया है। इन्होंने शुरुआत में 300 मिलियन डॉलर की मदद का वादा किया है, जिसका इस्तेमाल भीषण गर्मी, वायु प्रदूषण और जलवायु के कारण फैलने वाली संक्रामक बीमारियों से लड़ने के लिए किया जाएगा। शहरों और सरकारों के काम करने के तरीके को सुधारने के लिए प्लान टू एक्सीलरेट द सॉल्यूशन यानी पास शुरू किया गया है। ब्राजील सरकार और अनहैबिटेट के सहयोग से शुरू हुई इस योजना का लक्ष्य है कि साल 2030 तक कम से कम 120 देश अपने राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों में स्थानीय शासन को मजबूती से शामिल करें। बढ़ती गर्मी से निपटने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया गया है, जिसे ग्लोबल मुतिराव अगेंस्ट एक्सट्रीम हीट कहा जा रहा है। इसमें दुनिया भर के 185 शहर शामिल हुए हैं, जो शहरी जंगल और हरी छतों जैसे प्राकृतिक तरीकों से गर्मी कम करने पर काम करेंगे। इसका बड़ा लक्ष्य साल 2030 तक दुनिया के 3 बिलियन लोगों को गर्मी के जोखिम से बचाना है। साथ ही 72 देशों ने ग्लोबल कूलिंग प्लेज का समर्थन किया है, ताकि साल 2050 तक कूलिंग से होने वाले प्रदूषण में 68% तक की कमी लाई जा सके। एक बहुत ही जरूरी कदम खाने की बर्बादी को रोकने के लिए उठाया गया है, जिसे फूड वेस्ट ब्रेकथ्रू कहा गया है। UNEP के नेतृत्व में इस पहल का लक्ष्य साल 2030 तक दुनिया भर में खाने की बर्बादी को आधा करना और मीथेन गैस के उत्सर्जन में 7% तक की कमी लाना है। ब्राजील, जापान और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश इस मुहिम में सबसे आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बात करते हैं हमारे विशाल समुद्रों की। ओशियंस ब्रेक थ्रूज डैशबोर्ड नाम का एक नया डिजिटल टूल बनाया गया है, जो समुद्री संरक्षण, रिन्यूएबल एनर्जी, शिपिंग, समुद्री भोजन और तटीय पर्यटन जैसे 5 प्रमुख क्षेत्रों की निगरानी करेगा। इसका बड़ा लक्ष्य साल 2050 तक समुद्री प्रदूषण और उत्सर्जन में 35% तक की कमी लाना है। साथ ही समुद्रों की सेहत सुधारने के लिए वन ओशन पार्टनरशिप के तहत कम से कम 20 बिलियन डॉलर की भारी राशि जुटाई जाएगी, ताकि एक रीजेनरेटिव ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा एक विशेष MBOH टूलकिट भी तैयार की गई है, जो समुद्री जैव विविधता की रक्षा करने में मदद करेगी। जमीन पर प्रदूषण कम करने के लिए नो ऑर्गेनिक वेस्ट अभियान शुरू किया गया है, जिसका लक्ष्य साल 2030 तक जैविक कचरे से निकलने वाली मीथेन गैस में 30% की कटौती करना है। एक और बहुत ही मानवीय पहल ILTC है, जिसके तहत 15 देशों की सरकारों ने मिलकर स्वदेशी और अफ्रीकी मूल के समुदायों के लिए 160 मिलियन हेक्टेयर जमीन के स्वामित्व और सुरक्षा का लक्ष्य रखा है। खेती और मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए भारत, ब्राजील और केन्या के संस्थानों ने मिलकर ग्लोबल कार्बन हार्वेस्ट कोअलिशन बनाई है। यह गठबंधन मिट्टी में कार्बन सोखने और रॉक वेदरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों पर शोध करेगा। व्यापार के क्षेत्र में IFCCT फोरम बनाया गया है, ताकि व्यापार को एक न्यायपूर्ण और टिकाऊ बदलाव का जरिया बनाया जा सके। बिजली और ग्रिड के आधुनिकीकरण के लिए यूटिलिटीज फॉर नेट जीरो अलायंस ने अपने निवेश के लक्ष्य को बढ़ाकर 148 बिलियन डॉलर सालाना कर दिया है। इनका लक्ष्य साल 2030 तक करीब 1 ट्रिलियन डॉलर का निवेश करना है, ताकि स्वच्छ ऊर्जा को हर घर तक पहुंचाया जा सके। अंत में मीथेन और ब्लैक कार्बन जैसे सुपर पॉल्यूटेंट्स को कम करने के लिए सुपर पॉल्यूटेंट कंट्री एक्शन एक्सेलरेटर नाम का एक 3 साल का विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो विकासशील देशों की मदद करेगा। अदर इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स एट COP30 के दौरान भारत ने 12 अन्य विकासशील देशों और अफ्रीकन आइलैंड्स स्टेट्स क्लाइमेट कमीशन के साथ मिलकर कंट्री और रीजन प्लेटफॉर्म्स फॉर क्लाइमेट एंड नेचर फाइनेंस विकसित करने की योजना की घोषणा की है। सरल शब्दों में कहें तो ये कंट्री या रीजन प्लेटफॉर्म्स ऐसे रणनीतिक तंत्र हैं, जो किसी देश की जलवायु प्राथमिकताओं जैसे प्रदूषण कम करना या जंगलों को बचाना को निवेश के बड़े अवसरों में बदल देते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह पूरी तरह से कंट्री ड्रिवेन यानी देश की अपनी जरूरतों पर आधारित होते हैं, न कि बाहर से थोपे गए नियमों पर। इस पहल को जमीन पर उतारने के लिए पैसे और तकनीक की मदद ग्रीन क्लाइमेट फंड के रेडीनेस प्रोग्राम से मिलेगी।
आपको बता दूं कि यह विकासशील देशों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी क्षमता निर्माण सुविधा है, जो उन्हें जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तैयार करती है। फिलहाल GCF के फंड से दो ऐसे प्लेटफॉर्म पहले से ही चल रहे हैं, एक ब्राजील का कंट्री प्लेटफॉर्म और दूसरा कैरिबियन देशों का रीजन प्लेटफॉर्म। अब भारत और अन्य देश भी इसी तर्ज पर अपने लिए मजबूत निवेश के रास्ते बनाएंगे। हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े जलवायु कोष यानी ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में। इसका मुख्यालय दक्षिण कोरिया के सोंगडो, इंचियोन शहर में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा फंड है, जिसे विशेष रूप से विकासशील देशों की मदद के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य काम इन देशों को उनके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को पूरा करने में सहायता देना है, ताकि वे कम उत्सर्जन वाले और जलवायु के प्रति सुरक्षित रास्ते अपना सकें। इस फंड की शुरुआत साल 2010 में मैक्सिको के कानकुन शहर में आयोजित UNFCCC की COP16 बैठक के दौरान हुई थी। यह फंड पेरिस समझौते के आर्टिकल 9 के अनुसार अपनी सेवाएं देता है। इसकी कार्यप्रणाली बहुत ही संतुलित है। यह अपने संसाधनों का 50% हिस्सा मिटिगेशन यानी जलवायु परिवर्तन के कारणों को कम करने में और बाकी 50% हिस्सा एडेप्टेशन यानी बदलते मौसम के अनुकूल खुद को ढालने में निवेश करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह आर्थिक मदद देने के लिए बहुत ही लचीले तरीकों का इस्तेमाल करता है, जैसे कि अनुदान, रियायती ऋण, गारंटी या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का मेल। बात करते हैं अराइज कार्यक्रम के बारे में, जिसका पूरा नाम है एक्सेलरेटिंग इन्वेस्टमेंट्स इन रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमीज। COP30 के दौरान जर्मनी और स्पेन ने इस निवेश कार्यक्रम के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। इस कार्यक्रम को क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के माध्यम से लागू किया जा रहा है, जो एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी है। यह संस्था 6 अलग अलग बहुपक्षीय विकास बैंकों के जरिए रियायती वित्त प्रदान करती है। आपको बता दें कि CIF के अंदर दो मुख्य फंड काम करते हैं, क्लीन टेक्नोलॉजी फंड और स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट फंड। इसे जमीन पर उतारने के लिए विश्व बैंक समूह, अफ्रीकी विकास बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसे बड़े संस्थान मिलकर काम कर रहे हैं। इसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती की चर्चा करते हैं, जिसे ब्लू NDC चैलेंज कहा जा रहा है। COP30 के दौरान 6 देश इस चुनौती में शामिल हुए हैं। ब्राजील और फ्रांस द्वारा शुरू की गई इस पहल का मकसद यह है कि दुनिया के सभी देश अपने राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों यानी NDCs में समुद्रों को केंद्र में रखें। इसे ओशन कंजर्वेंसी और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट जैसी संस्थाओं का भी समर्थन प्राप्त है। समुद्र हमारी धरती के लिए कितने जरूरी हैं, इसे आप इन दो बातों से समझ सकते हैं। पहला, मैंग्रोव और समुद्री घास जैसे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जमीनी जंगलों की तुलना में 4 गुना अधिक कार्बन सोख सकते हैं। दूसरा, हमारे पर्यावरण की 90% अतिरिक्त गर्मी को ये समुद्र ही सोख लेते हैं। साथ ही समुद्र हमें ऑफशोर वाइंड एनर्जी यानी तटीय पवन ऊर्जा के रूप में स्वच्छ बिजली का विकल्प भी देते हैं। अंत में बात करते हैं भारत की एक बड़ी उपलब्धि की। भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने COP30 के दौरान लीड IT यानी लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन की बैठक को संबोधित किया। इस समूह की शुरुआत साल 2019 में भारत और स्वीडन ने मिलकर की थी। इसका मुख्य उद्देश्य उन भारी उद्योगों को, जिनसे बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, साल 2050 तक नेट जीरो यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य तक पहुंचाना है। अब इसका दूसरा चरण लीड IT 2.0 फीट चल रहा है और वर्तमान में इसमें 18 देश और 27 बड़ी कंपनियां सदस्य के रूप में शामिल हैं। क्लाइमेट मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। अब यह खबर इसलिए चर्चा में है कि भारत अपनी रिवाइज्ड NDC 2035 के लिए दिसंबर तक प्रकाशित करेगा। इसका मतलब है कि भारत अगले कुछ सालों में अपने जलवायु लक्ष्यों को और अधिक मजबूत बनाने की तैयारी कर रहा है। NDC आखिर होता क्या है? दुनिया के लगभग सभी देश पेरिस एग्रीमेंट नाम के एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते का हिस्सा हैं। इस समझौते का मकसद है जलवायु परिवर्तन से लड़ना और धरती का तापमान खतरनाक स्तर तक बढ़ने से रोकना। इसके तहत हर देश यह खुद तय करता है कि वह पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाएगा। इन वादों और लक्ष्यों को ही NDC कहा जाता है, यानी हर देश अपने स्तर पर यह बताता है कि वह कार्बन उत्सर्जन कम करने और साफ ऊर्जा अपनाने के लिए क्या करेगा। पेरिस एग्रीमेंट के तहत यह जरूरी है कि हर देश अपनी NDC बनाए और हर 5 साल में उसे अपडेट भी करे, ताकि यह देखा जा सके कि देश अपनी जिम्मेदारियों को कितना बढ़ा रहा है। भारत ने अपनी पहली NDC साल 2015 में जमा की थी और फिर इसे अपडेट करके 2022 में दोबारा प्रस्तुत किया गया। इसका मतलब यह है कि भारत समय के साथ अपने पर्यावरणीय लक्ष्यों को और मजबूत कर रहा है। अब बात करते हैं भारत से जुड़े कुछ अहम और चर्चित वादों की, जिन्हें पंचामृत कहा जाता है। पंचामृत की घोषणा COP26 सम्मेलन में की गई थी, जो ग्लासगो में हुआ था। यहाँ भारत ने दुनिया के सामने साफ तौर पर बताया कि वह भविष्य में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। भारत ने यह संकल्प लिया है कि 2030 तक वह 500 गीगावाट की नॉन फॉसिल ऊर्जा क्षमता हासिल करेगा।
इसका सीधा मतलब है कि बिजली बनाने के लिए कोयला और तेल जैसे प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों की जगह सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य स्वच्छ स्रोतों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक उसकी कुल ऊर्जा जरूरतों का 50% हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा किया जाए, यानी हर दूसरी यूनिट ऊर्जा साफ स्रोतों से आए। भारत ने यह भी कहा है कि अब से लेकर 2030 तक वह अपने कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। इसके अलावा भारत ने यह लक्ष्य रखा है कि वह अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 2005 के स्तर की तुलना में 45% तक कम करेगा। इसका मतलब यह है कि देश का विकास होगा, लेकिन उतना प्रदूषण नहीं फैलेगा जितना पहले फैलता था। इन सभी प्रयासों का सबसे बड़ा और दीर्घकालिक लक्ष्य है 2070 तक नेट जीरो एमिशन हासिल करना। नेट जीरो का मतलब यह नहीं है कि उत्सर्जन बिल्कुल बंद हो जाएगा, बल्कि जितना कार्बन निकलेगा उतना ही किसी न किसी तरीके से वातावरण से वापस भी लिया जाएगा, ताकि कुल असर शून्य हो जाए। अब एक और महत्वपूर्ण दस्तावेज की बात करते हैं, जिसे लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी कहा जाता है। इसे यूएनएफसीसी को सौंपा जाता है। भारत ने यह रणनीति भी 2022 में जमा की थी। इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि कम कार्बन वाले भविष्य की ओर बढ़ने के लिए किन किन क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है। इस रणनीति में यह भी स्वीकार किया गया है कि इतने बड़े बदलाव के लिए भारी वित्तीय संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, जैसे नए रिन्यूएबल पावर प्लांट लगाना, पूरे ट्रांसमिशन ग्रिड को अपग्रेड करना और ऊर्जा को स्टोर करने के लिए आधुनिक सिस्टम विकसित करना। यानी यह सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं है, बल्कि तकनीक, निवेश और योजनाबद्ध विकास की भी बात है। ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन इंटेंसिटी टारगेट रूल्स 2025। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन इंटेंसिटी टारगेट रूल्स 2025 नियमों को अधिसूचित किया है। इसका मतलब है कि अब ये नियम सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि कानूनी रूप से लागू किए जा चुके हैं और इनका पालन करना जरूरी होगा। अब समझते हैं कि इन नियमों का मकसद क्या है। इन नियमों के तहत देश के 400 से ज्यादा बड़े औद्योगिक यूनिट्स के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से जुड़े कानूनी लक्ष्य तय किए गए हैं। यानी अब ये उद्योग मनमाने तरीके से प्रदूषण नहीं फैला सकते, बल्कि उन्हें तय सीमा के अंदर रहकर उत्पादन करना होगा। शुरुआत में सरकार ने 4 ऐसे उद्योगों को चुना है जो बहुत ज्यादा ऊर्जा खपत करते हैं। ये हैं एल्यूमिनियम, सीमेंट, क्लोरेकली और पल्प एंड पेपर सेक्टर। इन क्षेत्रों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के स्पष्ट लक्ष्य तय किए गए हैं, ताकि प्रदूषण में वास्तविक कटौती हो सके। इसके अलावा सरकार ने 5 और बड़े क्षेत्रों के लिए भी लक्ष्य तय किए हैं। इनमें आयरन और स्टील, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स और टेक्सटाइल सेक्टर शामिल हैं। इनसे जुड़े 460 से ज्यादा अतिरिक्त औद्योगिक संयंत्र भी इस दायरे में आ गए हैं। इसका मतलब है कि अब देश का एक बड़ा औद्योगिक हिस्सा इस व्यवस्था के तहत जवाबदेह होगा। अब समझते हैं कि जीआई यानी ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन इंटेंसिटी आखिर होती क्या है। जीआई को TCO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट में मापा जाता है। आसान शब्दों में यह बताता है कि किसी फैक्ट्री ने एक यूनिट उत्पादन करने में कितनी ग्रीन हाउस गैस छोड़ी। अगर कोई उद्योग कम प्रदूषण के साथ ज्यादा उत्पादन कर रहा है, तो उसकी एमिशन इंटेंसिटी कम मानी जाएगी। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। एमिशन इंटेंसिटी कम होने का यह मतलब नहीं होता कि कुल प्रदूषण हमेशा घट ही रहा है। कई बार उत्पादन बढ़ता है, लेकिन तकनीक साफ होती है। ऐसे में प्रति यूनिट प्रदूषण कम होता है और यही साफ उत्पादन की दिशा में प्रगति को दिखाता है। इन जीआई लक्ष्यों की गणना ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की तय की गई पद्धति के अनुसार की जाएगी। हर उद्योग के लिए लक्ष्य अलग अलग होंगे और यह उनके कामकाज और उत्पादन की प्रकृति पर आधारित होगा। जिन उद्योगों पर यह नियम लागू होंगे, उनके नाम और विवरण नियमों की अनुसूची में दिए गए हैं। अब बात करते हैं पालन की। जिन उद्योगों को बाध्यकारी इकाई यानी ऑब्लिगेटेड एंटिटी कहा गया है, उन्हें हर साल अपने जीआई लक्ष्य पूरे करने होंगे। यह पूरी व्यवस्था कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023 के तहत काम करेगी। अगर कोई उद्योग अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर पाता, तो उसके पास एक और विकल्प होगा। वह इंडियन कार्बन मार्केट से कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट खरीदकर अपनी कमी की भरपाई कर सकता है। लेकिन अगर कोई उद्योग न तो लक्ष्य पूरा करता है और न ही कार्बन क्रेडिट खरीदता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे मामलों में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय मुआवजा लगाया जाएगा। यह मुआवजा उस साल कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट की औसत कीमत से दोगुना होगा और इसे 90 दिनों के भीतर जमा करना होगा। अगर इसके बावजूद भी नियमों का पालन नहीं किया जाता, तो मामला पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत देखा जाएगा। यानी अब ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को लेकर उद्योगों के लिए कोई ढील नहीं है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम यानी CCTS। सबसे पहले समझते हैं कि इस स्कीम का मूल लक्ष्य क्या है। इसका मकसद है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, लेकिन तरीका थोड़ा अलग है।
यहाँ सरकार सीधे आदेश देने के बजाय कार्बन की एक कीमत तय कर देती है। मतलब यह कि जो जितना ज्यादा प्रदूषण फैलाएगा उसे उतनी ज्यादा आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी। इसे ही कार्बन प्राइसिंग कहा जाता है। यह स्कीम एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 के तहत अधिसूचित की गई है, यानी इसके पीछे पूरा कानूनी आधार है। अब यह कोई स्वैच्छिक योजना नहीं बल्कि एक संरचित और नियम आधारित व्यवस्था है। अब समझते हैं कि यह सिस्टम काम कैसे करता है। CCTS एक इंटेंसिटी बेस्ड बेसलाइन एंड क्रेडिट सिस्टम है। आसान शब्दों में सरकार यह देखती है कि किसी उद्योग ने एक यूनिट प्रोडक्ट बनाने में कितनी को दो या उसके बराबर ग्रीन हाउस गैस छोड़ी। लक्ष्य टन ऑफ को दो इक्विवेलेंट प्रति यूनिट उत्पादन के रूप में तय किए जाते हैं। यानी यहाँ कुल उत्पादन से ज्यादा ध्यान इस बात पर है कि उत्पादन कितना साफ है। यह स्कीम सिर्फ फैक्ट्री के चिमनियों से निकलने वाले धुएं तक सीमित नहीं है। इसमें दो तरह के उत्सर्जन शामिल किए गए हैं। पहला, फ्यूल जलाने और औद्योगिक प्रक्रियाओं से निकलने वाला सीधा उत्सर्जन जिसे स्कोप 1 कहा जाता है। दूसरा, बिजली और हीट के इस्तेमाल से होने वाला अप्रत्यक्ष उत्सर्जन जिसे स्कोप 2 कहते हैं। शुरुआत में इस सिस्टम में मुख्य रूप से CO2 और परफ्लोरोकार्बन्स यानी PFCs को कवर किया गया है। अब इस स्कीम के दो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों को समझते हैं। पहला है कंप्लायंस मैकेनिज्म, जो बाध्यकारी इकाइयों यानी बड़े उद्योगों पर लागू होता है। अगर कोई उद्योग अपने तय लक्ष्य से कम उत्सर्जन करता है तो उसे कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट मिलते हैं। ये सर्टिफिकेट बिजली एक्सचेंजों पर खरीदे और बेचे जा सकते हैं। वहीं अगर कोई उद्योग अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता तो उसे उतने ही कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट खरीदकर जमा करने होंगे ताकि नियमों का पालन हो सके। दूसरा हिस्सा है वॉलंटरी ऑफसेट मैकेनिज्म। यह उन सेक्टरों के लिए है जो सीधे तौर पर बाध्यकारी सूची में नहीं हैं। ऐसे क्षेत्र अपने प्रोजेक्ट्स रजिस्टर करा सकते हैं, जैसे कि उत्सर्जन कम करना, ग्रीन हाउस गैसों को हटाना या उन्हें होने से रोकना। बदले में उन्हें भी कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। इससे निजी क्षेत्र को भी जलवायु समाधान का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। अब यह जानना भी जरूरी है कि इस पूरी व्यवस्था को कौन संभालता है। इस स्कीम का प्रशासक ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, जबकि कार्बन ट्रेडिंग का नियमन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन करता है। यानी प्रशासन और नियमन दोनों के लिए अलग अलग स्पष्ट संस्थाएं तय हैं। भारत की 4th बायनियल अपडेट रिपोर्ट के अनुसार देश का कुल GHG उत्सर्जन 2959 मिलियन टन को 2 है, अगर लैंड यूज चेंज और फॉरेस्ट्री को अलग रखा जाए, और अगर LULUCF को शामिल करें तो यह आंकड़ा 2437 मिलियन टन को 2 हो जाता है। इतिहास की बात करें तो 1850 से 2019 के बीच वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत की सालाना हिस्सेदारी लगभग 4% रही है, जबकि भारत की आबादी दुनिया की 17% है। यह दिखाता है कि प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अभी भी अपेक्षाकृत कम है। खास बात यह है कि 2020 में भारत ने 2019 की तुलना में 7.93% उत्सर्जन में कमी भी दर्ज की थी। अगर सेक्टर के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा उत्सर्जन ऊर्जा क्षेत्र से आता है, लगभग 75.66%। इसके बाद कृषि क्षेत्र 13.72%, औद्योगिक प्रक्रिया और उत्पाद उपयोग यानी IPPO 8.06% और वेस्ट सेक्टर 2.56% योगदान देता है। गैसों के हिसाब से देखें तो CO2 सबसे आगे है, उसके बाद मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड और बाकी अन्य गैसें आती हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैट स्कीम यानी परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड योजना की। यह योजना खास तौर पर उन उद्योगों के लिए है जहां बहुत ज्यादा बिजली या ऊर्जा की खपत होती है। इसमें सरकार उद्योगों को ऊर्जा बचाने का एक लक्ष्य देती है। जो कंपनियां अपनी खपत कम करने में कामयाब होती हैं, उन्हें एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, जिन्हें वे दूसरी कंपनियों को बेच सकती हैं। दूसरा तरीका है रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स। यह उन संस्थाओं की मदद करता है जिन्हें कानूनन एक निश्चित मात्रा में अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल करना होता है। अगर वे खुद इतनी बिजली पैदा नहीं कर पाते तो वे बाजार से ये सर्टिफिकेट खरीदकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं। इसके साथ ही भारत अब रेट आधारित एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम की ओर बढ़ रहा है। इसमें ध्यान इस बात पर दिया जाता है कि उत्पादन के दौरान प्रदूषण की सघनता कम हो, न कि कुल उत्पादन पर रोक लगाई जाए। यह भारत के कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को अपनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। कार्बन मार्केट क्या होता है? यह एक ऐसा बाजार है जहां कार्बन क्रेडिट खरीदे और बेचे जाते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक कार्बन क्रेडिट का मतलब है 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में जाने से रोकना या वहां से हटाना। कंपनियां या आम लोग अपनी गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण की भरपाई के लिए इन क्रेडिट्स को उन संस्थाओं से खरीद सकते हैं जो प्रदूषण कम करने का काम कर रही हैं। इस तरह यह सिस्टम निजी क्षेत्र से पैसा या संसाधन लेकर उसे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए राज्य या सरकार की ओर ट्रांसफर करता है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम।
हाल ही में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक नया तरीका पेश किया है, जिससे यह तय किया जाएगा कि पेड़ लगाने पर आपको कितने ग्रीन क्रेडिट मिलेंगे। यह नियम साल 2023 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत बनाए गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि यह ग्रीन क्रेडिट आखिर होता क्या है। बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो ग्रीन क्रेडिट एक तरह का प्रोत्साहन या इनाम है, जो आपको पर्यावरण के लिए कुछ अच्छा काम करने पर मिलता है। जैसे जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे प्रकृति को फायदा हो, तो आपको एक यूनिट या एक नंबर दिया जाता है, जिसे ग्रीन क्रेडिट कहते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इन क्रेडिट्स को एक खास एक्सचेंज पर बिल्कुल वैसे ही बेचा या खरीदा जा सकता है जैसे कार्बन क्रेडिट्स का व्यापार होता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ग्रीन क्रेडिट और कार्बन क्रेडिट दोनों अलग चीजें हैं। कार्बन क्रेडिट ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत आते हैं, जबकि ग्रीन क्रेडिट का दायरा पर्यावरण के अन्य कामों तक फैला हुआ है। अब बात करते हैं कि पेड़ लगाने पर इन क्रेडिट्स का हिसाब कैसे लगाया जाएगा। सरकार ने इसके लिए कुछ शर्तें रखी हैं। अगर आप किसी बंजर या खराब हो चुकी जंगली जमीन को सुधारते हैं और वहां पेड़ लगाते हैं, तो 5 साल की मेहनत के बाद जब वहां हरियाली का घनत्व कम से कम 40% हो जाए, तब आप ग्रीन क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। गणना का पैमाना बहुत ही आसान रखा गया है, जिसमें 5 साल से बड़े एक नए पेड़ को एक ग्रीन क्रेडिट के बराबर माना जाएगा। हालांकि आपको यह ध्यान रखना होगा कि यह क्रेडिट केवल एक बार ही अदला-बदली के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इन्हें बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह पूरा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम असल में एक ऐसा बाजार तैयार करने की कोशिश है, जहां लोग अपनी इच्छा से पेड़ लगाने और पानी बचाने जैसे कामों के लिए आगे आएं। यह प्रोग्राम हमारे प्रधानमंत्री के मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है। मिशन लाइफ साल 2021 में शुरू किया गया था, जिसका मकसद हम जैसे आम लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करके पर्यावरण को बचाने के लिए प्रेरित करना है। इस पूरी व्यवस्था की देखरेख पर्यावरण मंत्रालय कर रहा है। इस प्रोग्राम के 2 बड़े उद्देश्य हैं। पहला यह कि वन विभाग के पास जो खराब पड़ी जमीनें हैं, उन्हें रजिस्टर करके एक लैंड बैंक बनाया जाए ताकि पता चल सके कि कहाँ काम करने की जरूरत है। दूसरा बड़ा मकसद यह है कि इसमें सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि प्राइवेट कंपनियां, सामाजिक संस्थाएं और आम नागरिक भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें। अगर आप भी किसी रजिस्टर्ड सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो आप इसमें शामिल होकर पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं और साथ ही ग्रीन क्रेडिट भी कमा सकते हैं। आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट, इसे पेरिस जलवायु समझौते का अनुच्छेद 6 कहा जाता है। हाल ही में भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इस अनुच्छेद को लागू करने के लिए एक नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी यानी एनडीए के गठन की घोषणा की है, जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत बनाया गया है। यह एनडीए क्या काम करेगी? यह एक 21 सदस्यों वाली कमेटी है, जिसके मुखिया पर्यावरण मंत्रालय के सचिव होंगे। इस कमेटी का मुख्य काम यह तय करना है कि भारत में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कार्बन उत्सर्जन को कम कर रहे हैं और क्या उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापार के लिए मंजूरी दी जा सकती है। भारत ने इसके लिए कुछ खास क्षेत्रों की पहचान की है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया और कार्बन कैप्चर जैसी तकनीकें। यह आर्टिकल 6 है क्या? पेरिस समझौते का यह अनुच्छेद दुनिया भर के देशों को एक मौका देता है कि वे आपस में मिलकर जलवायु लक्ष्यों को पूरा करें। इसके जरिए एक अंतर्राष्ट्रीय कार्बन मार्केट बनाया जाता है, जहां एक देश अपने यहां बचाए गए कार्बन उत्सर्जन के क्रेडिट्स दूसरे देश को बेच सकता है। उदाहरण के लिए, अगर भारत ने कोई बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगाया है, तो उसके बदले मिले कार्बन क्रेडिट को वह किसी ऐसे देश को बेच सकता है जिसे अपना प्रदूषण कम करने के लिए मदद चाहिए। हाल ही में अजरबैजान के बाकू में हुए COP29 सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र ने इस आर्टिकल के लिए अंतिम नियम भी तय कर दिए हैं। इसमें मुख्य रूप से 2 हिस्से हैं। आर्टिकल 6.2 जो 2 देशों के बीच आपसी सहयोग की बात करता है, और आर्टिकल 6.4 जो एक केंद्रीय तंत्र या सिस्टम बनाता है जिसके जरिए कार्बन क्रेडिट का व्यापार किया जा सके। इस पूरी व्यवस्था का मकसद यह है कि पूरी दुनिया मिलकर कम खर्च में पर्यावरण को बचाने के अपने वादों को पूरा कर सके। आर्टिकल 6 के तहत मुख्य रूप से 3 अलग अलग तंत्र या मैकेनिज्म बनाए गए हैं, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 6.2 की, जो एक विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण यानी डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है। यह खास तौर पर 2 देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के लिए बनाया गया है। इसमें देश आपस में इंटरनेशनल ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम्स यानी ITMOs का व्यापार करते हैं। इसका मतलब है कि जब कोई देश अपने यहाँ प्रदूषण कम करता है, तो उस कमी को वह दूसरे देश को ट्रांसफर कर सकता है। जब ऐसा व्यापार होता है, तो दोनों देश अपने राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों यानी NDCs में उसके हिसाब से बदलाव करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है आर्टिकल 6.4, जिसे पेरिस एग्रीमेंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म या पैक्ट कहा जाता है।
यह एक केंद्रीकृत दृष्टिकोण है जो पूरी दुनिया के लिए एक ग्लोबल कार्बन मार्केट तैयार करता है। यह सिस्टम बेसलाइन एंड क्रेडिटिंग के सिद्धांत पर काम करता है और इसे पुराने क्योटो प्रोटोकॉल के क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म यानी CDM का उत्तराधिकारी माना जाता है। अंत में आता है आर्टिकल 6.8 जो इन सबसे थोड़ा अलग है। इसे नॉन मार्केट बेस्ड अप्रोच कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें कार्बन उत्सर्जन की कटौती का कोई व्यापार या ट्रेडिंग नहीं होती। इसका उद्देश्य व्यापार के बजाय सीधे तौर पर पर्यावरण को बचाने और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने के लिए सहयोग को बढ़ावा देना है। पुराने क्योटो प्रोटोकॉल और नए पेरिस समझौते के बीच कार्बन ट्रेडिंग को लेकर क्या बड़े बदलाव आए हैं? सबसे पहला बड़ा अंतर भागीदारी के दायरे को लेकर है। क्योटो प्रोटोकॉल के समय जिम्मेदारी का सारा बोझ सिर्फ विकसित देशों पर था, जबकि विकासशील देश केवल प्रोजेक्ट्स की मेजबानी करते थे। लेकिन पेरिस समझौते के आर्टिकल 6 ने इसे पूरी तरह बदल दिया है और अब इसमें दुनिया के सभी देश शामिल हैं, चाहे वे विकसित हों या विकासशील। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु अनुकूलन निधि यानी अडेप्टेशन फंड को लेकर है। क्योटो प्रोटोकॉल में CDM प्रोजेक्ट्स से होने वाली कमाई का एक हिस्सा इस फंड में जाता था। पेरिस समझौते के आर्टिकल 6.4 के तहत अब यह नियम और भी साफ है, जहां लेन देन से होने वाली कमाई का 5% हिस्सा सीधे ग्लोबल अडेप्टेशन फंड को दिया जाएगा, ताकि गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद मिल सके। तीसरा अंतर बाजार के दायरे का है। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से प्रोजेक्ट आधारित सिस्टम पर टिका था, जैसे क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। इसके विपरीत पेरिस समझौता एक कदम आगे बढ़कर बाजार आधारित और गैर बाजार आधारित दोनों तरह के तरीकों को साथ लेकर चलता है। आखिरी और सबसे जरूरी बात पुराने क्रेडिट्स यानी लेगेसी क्रेडिट्स की है। क्योटो प्रोटोकॉल में पुराने और निष्क्रिय प्रोजेक्ट्स के क्रेडिट्स इस्तेमाल करने की छूट थी, जिससे बाजार में क्रेडिट्स की भरमार हो गई थी और उनकी कीमत गिर गई थी। पेरिस समझौते ने इसे बहुत सख्त बना दिया है। यह पुराने क्रेडिट्स के इस्तेमाल को रोकता है और केवल 2013 के बाद के क्रेडिट्स को ही मान्यता देता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। हाल ही में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की 37वीं पार्टियों की बैठक, जिसे मॉप 37 कहते हैं, संपन्न हुई है। इस बैठक में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFCs उत्सर्जन की रिपोर्टिंग में कुछ असंगतियां सामने आईं, जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारा प्रयास कितना सही दिशा में जा रहा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? ये 1987 में हस्ताक्षरित हुआ था और 1989 में लागू हुआ। भारत ने इसे 1992 में स्वीकार किया। ये एक वैश्विक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है, जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों, जिन्हें ऑड्स कहते हैं, के उत्पादन और उपयोग को पूरी तरह खत्म करने का वादा करती है। इन ऑड्स में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी CFCs, हेलॉन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म और हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स यानी HBFCs जैसे पदार्थ शामिल हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये वो रसायन हैं जो फ्रिज और AC में इस्तेमाल होते थे और इनकी वजह से ओजोन परत पतली हो रही थी, जैसे छेद हो गया हो। ये प्रोटोकॉल वियना कन्वेंशन के तहत लागू होता है, जो 1985 में अपनाया गया था। फिर 2016 में किगाली संशोधन आया, जो HFCs को फेज डाउन करने का लक्ष्य रखता है। अब HFCs ऑड्स तो नहीं हैं, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस हैं जो जलवायु परिवर्तन को तेज करती हैं। इस संशोधन ने दुनिया को एकजुट किया। इस प्रोटोकॉल की सबसे बड़ी सफलता ये है कि दुनिया भर में प्रतिबंधित ऑड्स का लगभग 99% चरणबद्ध तरीके से खत्म हो चुका है। अगर वर्तमान नीतियां बनी रहीं तो ओजोन परत 1980 के स्तर पर 2040 तक ठीक हो जाएगी। एंटार्कटिका के ऊपर ये 2066 तक और आर्कटिक के ऊपर 2045 तक ठीक होने की उम्मीद है। सोचिए, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ा तोहफा है। अब HFCs के बारे में जानते हैं। ये सिंथेटिक गैसें हैं जो मुख्य रूप से कूलिंग और रेफ्रिजरेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसे आपके घर के फ्रिज या कार के AC में। ये बहुत शक्तिशाली शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स हैं, जिनकी औसत वायुमंडलीय आयु 15 साल होती है। ये को 2 से 20 साल की अवधि में 3790 गुना ज्यादा ग्रह को गर्म करती हैं। ये CFCs और HCFCs के गैर विकल्प के रूप में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इन्हें भी नियंत्रित करने की जरूरत है। भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत शानदार काम किया है। हमने 2010 तक CFCs, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CTC और हेलॉन्स को नियंत्रित उपयोग के लिए चरणबद्ध कर दिया, वो भी प्रोटोकॉल के शेड्यूल से पहले। 2000 में ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स बनाए, जिसके तहत 2003 तक नई मशीनों में CFCs और हेलॉन्स बैन हो गए। फिर HCFC फेज आउट मैनेजमेंट प्लान के स्टेज 1 के तहत 2013 का फ्रीज और 2015 का 10% कमी का लक्ष्य पूरा किया, जिसमें 341.77 ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल टोन चरणबद्ध किए गए। भारत का ये योगदान गर्व की बात है। नेट जीरो फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल शिपिंग एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, जिसे हम IMO कहते हैं।
इस संस्था ने पूरी दुनिया की शिपिंग यानी समुद्री जहाजों के लिए एक नया ढांचा मंजूर किया है, जिसका लक्ष्य है भविष्य में जहाजों से होने वाले प्रदूषण को लगभग शून्य तक लाना। इसी कारण यह खबर चर्चा में है। अब समझते हैं कि यह फ्रेमवर्क आखिर है क्या। दुनिया भर में जो बड़े बड़े जहाज समुद्र के रास्ते सामान ढोते हैं, वे भारी मात्रा में प्रदूषण करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में शिपिंग का योगदान लगभग 3% के आसपास है। यह मात्रा छोटी लगती है, लेकिन पूरी दुनिया के स्तर पर यह बहुत बड़ी मानी जाती है। इस नए फ्रेमवर्क को एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते का हिस्सा बनाया जाएगा, जिसका नाम है मारपोल। मारपोल का पूरा नाम है जहाजों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता। इसका उद्देश्य यह है कि जहाजों के संचालन या दुर्घटनाओं से समुद्र और हवा को नुकसान न हो। इस समझौते के एक विशेष भाग में अब यह नया नेट जीरो फ्रेमवर्क जोड़ा जाएगा, जो हवा में होने वाले प्रदूषण से जुड़ा है। इस फ्रेमवर्क का मुख्य लक्ष्य है कि लगभग 2050 के आसपास शिपिंग क्षेत्र से होने वाला उत्सर्जन नेट जीरो हो जाए। नेट जीरो का मतलब यह नहीं है कि बिल्कुल उत्सर्जन नहीं होगा, बल्कि जितना उत्सर्जन होगा उतना ही या उससे अधिक प्राकृतिक या तकनीकी तरीकों से संतुलित कर दिया जाएगा। यह फ्रेमवर्क इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि यह पूरी दुनिया में पहला ऐसा प्रयास है जिसमें एक पूरे उद्योग पर एक साथ उत्सर्जन की सीमा और प्रदूषण की कीमत दोनों को अनिवार्य किया गया है। यानी अब केवल अपील नहीं होगी, बल्कि नियम लागू होंगे। यह नियम बड़े समुद्री जहाजों पर लागू होंगे, खासकर उन जहाजों पर जिनका आकार 5000 ग्रोस टन से अधिक है। ऐसे जहाज अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग से होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का लगभग 85% हिस्सा पैदा करते हैं, इसलिए इन्हीं पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। अब बात करते हैं कि जहाजों को करना क्या होगा। पहला नियम है वैश्विक ईंधन मानक। इसका मतलब यह है कि जहाजों को धीरे धीरे अपने ईंधन की गुणवत्ता सुधारनी होगी। यहाँ गुणवत्ता से मतलब है कि एक यूनिट ऊर्जा के इस्तेमाल पर कितनी ग्रीनहाउस गैस निकलती है। समय के साथ जहाजों को यह उत्सर्जन कम करना होगा। दूसरा नियम है वैश्विक आर्थिक व्यवस्था। यदि कोई जहाज तय सीमा से ज्यादा प्रदूषण करता है तो उसे अतिरिक्त भुगतान करना होगा, जिसे सुधारात्मक इकाइयों की खरीद कहा गया है। वहीं जो जहाज बहुत कम या लगभग शून्य प्रदूषण करने वाली तकनीक का उपयोग करेंगे, उन्हें आर्थिक लाभ या पुरस्कार दिए जाएंगे। इससे जहाज मालिकों को साफ तकनीक अपनाने की प्रेरणा मिलेगी। इसके साथ ही एक नया कोष बनाया जाएगा, जिसे IMO नेट जीरो फंड कहा जाएगा। इस फंड में वही पैसा जमा होगा जो प्रदूषण करने वाले जहाजों से लिया जाएगा। इस धन का उपयोग हरित तकनीक, विकासशील देशों की मदद और स्वच्छ शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका मुख्य काम जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और जहाजों के कारण होने वाले समुद्री और वायु प्रदूषण को रोकना है। आसान शब्दों में कहें तो यह संस्था समुद्र में चलने वाले जहाजों के लिए नियम बनाती है ताकि हमारा समंदर साफ और सुरक्षित रहे। इस संस्था की शुरुआत 1948 में जेनेवा में हुए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान IMO कन्वेंशन को अपनाकर की गई थी, जो आगे चलकर 1958 में पूरी तरह से लागू हुआ। आज दुनिया के 176 देश इसके सदस्य हैं और हमारा प्यारा भारत भी इसका एक सक्रिय सदस्य है। इस संस्था के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी होती है, जिसे मैरीटाइम सेफ्टी कमेटी कहा जाता है। यह IMO की सबसे ऊंची तकनीकी संस्था है और अच्छी बात यह है कि इसमें सभी सदस्य देशों को शामिल किया जाता है। समुद्र और जहाजों की सुरक्षा के लिए IMO ने कुछ बहुत खास नियम या समझौते बनाए हैं, जिन्हें हम कन्वेंशन कहते हैं। सबसे पहला है SOLAS, जो समुद्र में इंसानी जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बना है। दूसरा है मारपोल, जिसका मुख्य उद्देश्य जहाजों से होने वाले प्रदूषण को रोकना है। तीसरा है हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन, जो इस बात का ध्यान रखता है कि जब पुराने जहाजों को रिसाइकल किया जाए तो वह पर्यावरण और सुरक्षा के लिहाज से बिल्कुल सही हो। कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन। हाल ही में भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण शोध और विकास रोडमैप लॉन्च किया है। यह रोडमैप भारत को नेट जीरो उत्सर्जन की दिशा में ले जाने के लिए बनाया गया है और इसका केंद्र बिंदु है कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज। यह भारत में अपनी तरह की पहली विस्तृत योजना मानी जा रही है, इसलिए यह खबरों में है। अब समझते हैं कि कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। सरल भाषा में कहें तो यह ऐसी तकनीकों का समूह है जिनकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में जाने से पहले पकड़ लिया जाता है और फिर उसे बेकार समझकर छोड़ने की बजाय किसी उपयोगी काम में लगाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कार्बन कैप्चर की। आज हमारे देश और दुनिया में कई ऐसे उद्योग हैं, जैसे सीमेंट फैक्ट्रियां या बिजली बनाने वाले संयंत्र, जो बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इन जगहों पर विशेष तकनीकों का इस्तेमाल करके धुएं से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर लिया जाता है।
इसके लिए झिल्ली आधारित तकनीक, रासायनिक घोल द्वारा अवशोषण या सतह पर चिपकाकर अलग करने जैसी विधियां उपयोग में लाई जाती हैं। कार्बन कैप्चर का एक और आधुनिक तरीका है डायरेक्ट एयर कैप्चर। इसमें सीधे वातावरण की हवा को मशीनों के माध्यम से खींचा जाता है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर लिया जाता है। यानी यह तकनीक कारखानों तक सीमित नहीं है, बल्कि हवा में पहले से मौजूद कार्बन को भी कम करने में मदद करती है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ ली जाती है तो अगला सवाल आता है कि इसका किया क्या जाए। यहीं से कार्बन यूटिलाइजेशन की भूमिका शुरू होती है। पकड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को दो मुख्य तरीकों से उपयोग में लाया जा सकता है। पहला तरीका है प्रत्यक्ष उपयोग। इसका एक बहुत ही रोचक उदाहरण है एनहेंस्ड ऑयल रिकवरी, जिसमें को तेल और गैस के कुओं में इंजेक्ट किया जाता है ताकि वहां से बचे हुए तेल को आसानी से बाहर निकाला जा सके। इसके अलावा बहुत ही शुद्ध को का उपयोग हमारे खाने पीने की चीजों के प्रसंस्करण और स्वास्थ्य सेवाओं में भी किया जाता है। उद्योगों में भी इसका इस्तेमाल एक सॉल्वेंट के रूप में, जैसे कि कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग में या फिर वेल्डिंग गैस के रूप में बखूबी होता है। दूसरा रास्ता और भी जादुई है, जिसे को टू प्रोडक्ट्स कहा जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से नई चीजें बनाना। क्या आप विश्वास करेंगे कि वैज्ञानिक अब इस गैस से रसायन बना रहे हैं जिनका उपयोग यूरिया और प्लास्टिक बनाने में होता है। इतना ही नहीं, को ईंधन जैसे कि मिथेनॉल, गैसोलीन और डीजल में भी बदला जा सकता है। निर्माण क्षेत्र में भी इसका बड़ा योगदान है, जहां इसे कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ मिलाकर मिनरल कार्बोनेट बनाए जाते हैं, जिनका उपयोग सीमेंट जैसे निर्माण सामग्री बनाने में होता है। ओशन आधारित कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि समुद्र अपने आप में कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा भंडार है। वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का एक बड़ा हिस्सा समुद्र पहले से ही अवशोषित करता है। ओशन आधारित CCUS का मतलब है इसी प्राकृतिक क्षमता को वैज्ञानिक तरीकों से और मजबूत बनाना। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को अलग अलग स्रोतों से पकड़ा जाता है और फिर उसे समुद्री पानी या समुद्र की गहराई में मौजूद तलछट यानी गाद में सुरक्षित रूप से संग्रहित कर दिया जाता है। इससे कार्बन लंबे समय तक वातावरण में वापस नहीं जाता। अब समझते हैं इसके मुख्य तरीके। पहला तरीका है ओशन अल्केलिनिटी एनहांसमेंट। समुद्र का पानी सामान्य रूप से हल्का अम्लीय होता जा रहा है क्योंकि वह ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोख रहा है। इस तकनीक में समुद्री पानी की क्षारीयता बढ़ाई जाती है ताकि वह और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सके। इसके लिए चूना जैसे खनिजों को बारीक पीसकर समुद्र में डाला जाता है या फिर बिजली आधारित तकनीकों से चट्टानों के अपक्षय की प्रक्रिया को तेज किया जाता है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड स्थायी रूप से समुद्री पानी में घुल जाती है। दूसरा तरीका है ओशन फर्टिलाइजेशन। इसमें समुद्र के कुछ हिस्सों में फास्फोरस, नाइट्रोजन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व डाले जाते हैं। इससे फाइटोप्लैंक्टन नाम के बहुत छोटे समुद्री पौधों की वृद्धि होती है। ये पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। जब ये मरते हैं तो इनके साथ कार्बन समुद्र की गहराई में चला जाता है और लंबे समय तक वहीं जमा रहता है। इसके अलावा कुछ अन्य तरीके भी हैं, जैसे जैविक कार्बन कैप्चर। इसमें समुद्री जीवों और प्राकृतिक प्रक्रियाओं की मदद से कार्बन को बांधा जाता है। साथ ही ब्लू कार्बन सिंक को बढ़ावा देना भी एक महत्वपूर्ण उपाय है। ब्लू कार्बन सिंक का मतलब है मैंग्रोव, समुद्री घास और नमभूमि जैसे पारिस्थितिक तंत्र जो बड़ी मात्रा में कार्बन को सोखकर लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। मैंग्रोव विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में कार्बन भंडारण के लिए बहुत प्रभावी माने जाते हैं। मीथेन एमिशंस। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन के साथ मिलकर ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 जारी की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि औद्योगिक क्रांति से पहले की तुलना में 2020 तक वातावरण में मीथेन की मात्रा दोगुने से भी अधिक हो चुकी है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में मीथेन को लेकर चिंता बढ़ गई है। अब समझते हैं कि यह क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन आखिर है क्या। इसे संक्षेप में CCAC कहा जाता है। इसकी स्थापना 2012 में की गई थी और यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत काम करता है। यह कोई बाध्यकारी संगठन नहीं है, बल्कि एक स्वैच्छिक साझेदारी है जिसमें दुनिया के 160 से अधिक देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और गैर सरकारी संस्थाएं शामिल हैं। भारत भी 2019 में इसका सदस्य बना। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य ऐसे प्रदूषकों को कम करना है जो कम समय तक वातावरण में रहते हैं लेकिन बहुत तेजी से जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण को बढ़ाते हैं। इनमें मीथेन, ब्लैक कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और क्षोभमंडलीय ओजोन शामिल हैं। अब आते हैं मीथेन पर, जिसे हमें अच्छे से समझना है। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद यह जलवायु परिवर्तन का दूसरा सबसे बड़ा कारण मानी जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के तापमान में हो रही कुल वृद्धि का लगभग 1/3 हिस्सा मीथेन के कारण है। मीथेन की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह बहुत शक्तिशाली गैस है। अगर हम 20 साल की अवधि में तुलना करें तो मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से 80 गुना ज्यादा गर्मी पकड़ने की क्षमता रखती है।
हालांकि राहत की बात यह है कि मीथेन वातावरण में ज्यादा समय तक नहीं रहती। यह लगभग 7 से 12 साल में टूट जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड सैकड़ों साल तक बनी रह सकती है। अब सवाल आता है कि मीथेन आती कहां से है। लगभग 60% मीथेन उत्सर्जन मानव गतिविधियों से होता है। इसमें सबसे बड़ा योगदान कृषि क्षेत्र का है, खासकर धान की खेती और पशुपालन। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल और गैस का उत्पादन और उपयोग भी मीथेन का बड़ा स्रोत है। लैंडफिल यानी कचरे के ढेर से भी बड़ी मात्रा में मीथेन निकलती है। करीब 40% मीथेन प्राकृतिक प्रक्रियाओं से आती है। इसमें सबसे बड़ा स्रोत आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स हैं, जहां जैविक पदार्थ सड़ने से मीथेन बनती है। इसके अलावा कुछ अन्य प्राकृतिक स्रोत भी हैं, जैसे ग्लेशियरों से जुड़ी भूगर्भीय प्रक्रियाएं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक देश है। हमसे आगे केवल चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। भारत में मीथेन उत्सर्जन का एक बड़ा कारण कृषि गतिविधियां हैं और खास तौर पर पराली जलाना भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। हाल ही में नेपाल का याला ग्लेशियर डेड यानी मर चुका घोषित कर दिया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह ग्लेशियर 1970 के दशक से 66% तक सिकुड़ गया है। वैश्विक स्तर पर भी कई ग्लेशियर अब मर चुके हैं। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड का पिजोल ग्लेशियर 2019 में, अमेरिका का क्लार्क ग्लेशियर 2020 में और मैक्सिको का अयोलोको ग्लेशियर 2021 में डेड घोषित किया गया। दुनिया का पहला ग्लेशियर अंतिम संस्कार आइसलैंड के ओकजोकुल ग्लेशियर के लिए 2019 में किया गया था। यह संकेत है कि ग्लेशियरों का नुकसान गंभीर रूप ले रहा है। अब हम समझते हैं कि ग्लेशियरों के सिकुड़ने या पिघलने से क्या समस्याएं आती हैं। सबसे पहली बात यह कि ग्लेशियरों का अल्बेडो प्रभाव कम हो जाता है। अल्बेडो का मतलब है कि बर्फ सूरज की गर्मी को परावर्तित करती है। जब ग्लेशियर कम हो जाते हैं तो पृथ्वी ज्यादा गर्मी सोखती है और तापमान बढ़ता है। दूसरी बड़ी समस्या है समुद्र का स्तर बढ़ना। ग्लेशियरों के पिघलने के कारण 2001 से अब तक वैश्विक समुद्र स्तर लगभग 2 सेंटीमीटर बढ़ चुका है। तीसरी समस्या यह है कि पृथ्वी के ताजे पानी का लगभग 3/4 हिस्सा ग्लेशियरों में जमा है। ग्लेशियरों के पिघलने से ताजे पानी की कमी और पानी की अस्थिरता बढ़ती है। साथ ही ग्लेशियरों के सिकुड़ने से ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स और हिमस्खलन यानी एवलांचेस का खतरा भी बढ़ जाता है। यह सीधे उन इलाकों के लोगों और कृषि, बिजली उत्पादन, सड़क और पर्यावरण पर असर डालता है। अब बात करते हैं ग्लेशियर संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों की। वैश्विक पहल में संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ग्लेशियर संरक्षण घोषित किया है। इसके साथ ही 2025 से 2034 को क्रायोस्फेरिक साइंसेस के लिए डेकेड ऑफ एक्शन के रूप में मनाया जाएगा। हर साल 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके अलावा ताजिकिस्तान के दुशांबे में हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन भी आयोजित की गई, जिसमें यूनेस्को और वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ग्लेशियरों के संरक्षण पर चर्चा की गई। भारत में भी हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए कई पहल की गई हैं। उदाहरण के लिए आइस क्रंच प्रोजेक्ट में भारत और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक मिलकर उत्तर पश्चिमी हिमालय में ग्लेशियरों और बादलों का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर के नाथाटोप में भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन बनाया गया है। यहाँ युवा वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जलवायु मॉडलिंग विकसित की जाएगी और लंबे समय तक अनुसंधान किया जाएगा। यह केंद्र WMO के ग्लोबल एटमॉस्फेरिक वॉच प्रोग्राम के साथ जुड़ा हुआ है। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज। सबसे पहले बात करते हैं मित्री-2 की। हाल ही में भारत के वित्त मंत्रालय ने इसे मंजूरी दी है। यह नई रिसर्च स्टेशन पूर्वी अंटार्कटिका में बनेगी और जनवरी 2029 तक ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। यह भारत का चौथा पोलर रिसर्च बेस होगा। विशेष बात यह है कि यह स्टेशन ग्रीन बेस होगा, यानी पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर और पवन ऊर्जा पर चलाया जाएगा। इसके साथ ही इसमें स्वचालित उपकरण रखे जाएंगे ताकि रिसर्च में तकनीकी मदद मिले और मानव प्रयास कम हो। भारत के अन्य पोलर रिसर्च स्टेशन हैं अंटार्कटिका में मित्री, अंटार्कटिका में भारती, आर्कटिक में हिमाद्री और दक्षिण गंगोत्री, जो भारत का पहला अंटार्कटिक बेस था लेकिन अब बंद कर दिया गया है। इसका संचालन इंडियन एंटार्कटिक एक्ट 2022 के तहत किया जाएगा। अब हम बात करते हैं ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव की। GRI एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो दुनिया का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तैयार करता है। इसे 1997 में स्थापित किया गया था। हाल ही में इसने इंटेग्रिटी मैटर्स चेकलिस्ट लॉन्च किया है। यह UN सम्मानित फ्रेमवर्क है जो कंपनियों को उनके क्लाइमेट डिस्क्लोजर यानी जलवायु से जुड़े रिपोर्टिंग मानकों को UN के नेट जीरो स्टैंडर्ड्स के साथ संरेखित करने में मदद करता है। GRI स्टैंडर्ड्स कंपनियों को 3 हिस्सों में रिपोर्ट करने की सुविधा देते हैं: आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव। इसे हम संक्षेप में ESG कह सकते हैं। बात करते हैं नेट जीरो बैंकिंग अलायंस की।
यह 2021 में यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के फाइनेंस इनिशिएटिव के तहत बनाई गई थी। इसका लक्ष्य था बैंकों को प्रोत्साहित करना कि वे अपने लोन और निवेश के कार्बन फुटप्रिंट को कम करें और 2050 तक नेट जीरो अर्थव्यवस्था में योगदान दें। लेकिन अब यह गठबंधन खत्म कर दिया गया है क्योंकि कई सदस्य बैंक इसमें से बाहर हो गए। बात करते हैं यूएई कंसेंसस की। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने इसे वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया है। यह सहमति कॉप 28 2023 में अपनाई गई थी और यह पहला ग्लोबल स्टॉकटेक था जो पेरिस समझौते के तहत हुआ। यूएई कंसेंसस देशों से आग्रह करता है कि वे फॉसिल ईंधन से दूर जाएं, लेकिन ऐसा करते समय न्यायपूर्ण और संतुलित तरीका अपनाएं। इसमें लक्ष्य तय किया गया है कि 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की मात्रा 3 गुना बढ़ाई जाए और ऊर्जा दक्षता को 2 गुना किया जाए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर रहे और 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल किया जा सके। अब बात करते हैं अमेज़न FACE प्रोजेक्ट की। ब्राजील के वैज्ञानिकों ने यह प्रोजेक्ट माना के पास शुरू किया है। इसका उद्देश्य है भविष्य के वातावरण की नकल करना और यह समझना कि उष्णकटिबंधीय जंगल बढ़ती को दो तापमान और आर्द्रता के बीच कैसे अनुकूलित होते हैं। इसमें वैज्ञानिक कार्बन अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण और जंगल की सहनशीलता को लगातार हर 10 मिनट पर मॉनिटर करेंगे। यह परियोजना हमें यह समझने में मदद करेगी कि जंगल भविष्य में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड को सोख सकते हैं और उनका पारिस्थितिकी तंत्र कितनी तेजी से बदल सकता है। नासा का ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटोरी। अमेरिका की प्रशासन ने इसे बंद करने की योजना बनाई है। OCO-2 उपग्रह 2014 में लॉन्च हुआ था और OCO-3 2019 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लगाया गया था। ये उपग्रह वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और किसानों के लिए CO डेटा का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इन उपग्रहों से मिली मुख्य जानकारी यह है कि अमेज़न वर्षावन को 2 अधिक उत्सर्जित करता है जितना वह अवशोषित करता है, जबकि कनाडा और रूस के बोरियल जंगल और पिघलते हुए परमाफ्रॉस्ट क्षेत्र अधिक को 2 सोखते हैं जितना वे उत्सर्जित करते हैं। टर्म्स कॉन्सेप्ट्स इन न्यूज। क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट। हाल ही में वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि हमारे समुद्रों की गर्म पानी वाली कोरल रीफ्स ने अपना थर्मल टिपिंग पॉइंट पार कर लिया है। इसका मतलब यह है कि अब ये कोरल रीफ्स मरने की प्रक्रिया में हैं और यह बदलाव शायद कभी पलट नहीं सकेगा। यह क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट क्या होता है? यह किसी सिस्टम का वह बिंदु होता है जब वह इतना बदल जाता है कि उसका हाल पूरी तरह बदल जाता है और अक्सर यह बदलाव उल्टा नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, अगर ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ जाए कि कोई वर्षावन जंगल सूखे घास के मैदान में बदल जाए तो यह एक क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट का उदाहरण है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये टिपिंग पॉइंट आपस में जुड़े होते हैं। मतलब अगर एक सिस्टम क्रैश कर जाए तो बाकी सिस्टम भी तेजी से प्रभावित हो सकते हैं। इसे हम कैस्केडिंग इफेक्ट कह सकते हैं। ऐसे में यह केवल एक जगह की समस्या नहीं रह जाती बल्कि पूरे ग्रह की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु रिपोर्ट यानी IPCC ने कुछ प्रमुख टिपिंग पॉइंट्स की पहचान की है। इनमें अमेज़न वर्षावन का मर जाना, परमाफ्रॉस्ट का पिघलना, अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन यानी AMOC का धीमा पड़ना, बोरेल फॉरेस्ट का बदल जाना और ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक की बर्फ की चादरों का धंसकना शामिल हैं। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। हाल ही में फरवरी 2025 में आर्कटिक के स्वालबार्ड द्वीप समूह पर सामान्य से बहुत ज्यादा तापमान और भारी बारिश देखी गई। इस गर्मी की वजह से वहां की बर्फ बड़े पैमाने पर पिघलने लगी और चारों तरफ पिघले हुए पानी के तालाब बन गए। यह आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन आखिर है क्या? यह एक ऐसी स्थिति है जहां आर्कटिक का इलाका बाकी दुनिया के मुकाबले बहुत ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। इसके पीछे कुछ बड़े वैज्ञानिक कारण काम करते हैं। सबसे पहला है एल्बेडो का कम होना। सफेद बर्फ सूरज की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर देती है, लेकिन जब यह बर्फ पिघलती है तो नीचे का गहरा समुद्री पानी सूरज की गर्मी को सोखने लगता है, जिससे तापमान और तेजी से बढ़ता है। दूसरा कारण है लैस रेट फीडबैक। उष्णकटिबंधीय इलाकों के विपरीत आर्कटिक में ग्रीन हाउस गैसों से पैदा होने वाली गर्मी सतह के पास ही बनी रहती है क्योंकि वहां हवा ऊपर की तरफ कम उठती है। इसके साथ ही वाटर वेपर ट्रिपल इफेक्ट भी काम करता है, जहां बढ़ता जलवाष्प बादलों की चादर बना देता है और खुद एक ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करके गर्मी को रोक लेता है। इसके अलावा गर्म हवाएं भी दुनिया के दूसरे कोनों से आर्कटिक की तरफ बहकर इसे और गर्म बना रही हैं। इसका असर सिर्फ वहां रहने वाले भालुओं पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। आर्कटिक की गर्मी से परमाफ्रॉस्ट यानी जमी हुई जमीन पिघल रही है, जिससे वातावरण में और ज्यादा कार्बन गैसें निकल रही हैं और ग्लोबल वार्मिंग तेज हो रही है। भारत के लिए यह खबर और भी चिंताजनक है। आर्कटिक में होने वाले इन बदलावों का सीधा असर भारतीय मानसून पर पड़ता है, जिससे बारिश का चक्र बिगड़ सकता है। साथ ही वहां की बर्फ पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा,
जो हमारे मुंबई और चेन्नई जैसे तटीय शहरों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। प्लानिटरी बाउंड्रीज। हाल ही में प्लानिटरी हेल्थ चेक 2025 जारी किया गया है, जिसे पॉट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च यानी पीआईके ने तैयार किया। इसमें वैज्ञानिकों ने प्लानिटरी बाउंड्रीज यानी पृथ्वी की सुरक्षित सीमाओं का आकलन किया है। प्लानिटरी बाउंड्रीज क्या है? यह वैज्ञानिक रूप से तय की गई वो इकोलॉजिकल थ्रेशहोल्ड्स हैं जिनके भीतर मानव जीवन सुरक्षित तरीके से अस्तित्व में रह सकता है। इसे हम कह सकते हैं सेफ ऑपरेटिंग स्पेस यानी सुरक्षित क्षेत्र, जहां इंसान और प्रकृति दोनों मिलकर संतुलित जीवन जी सकते हैं। ये प्लानिटरी बाउंड्रीज 9 अहम प्रक्रियाओं पर आधारित हैं। ये 9 प्रक्रियाएं हमारे ग्रह की स्थिरता, उसकी रेजिलियंस यानी सहनशीलता और जीवन समर्थन क्षमता के लिए जरूरी हैं। अगर इन सीमाओं को पार कर दिया जाए तो पृथ्वी का पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो सकता है। अब बात करते हैं वर्तमान स्थिति की। वैज्ञानिकों के अनुसार इन 9 प्लानिटरी बाउंड्रीज में से 7 पार कर दी गई हैं, यानी हम सुरक्षित सीमा से बाहर पहुंच चुके हैं। इसमें एटमॉस्फेरिक एरोसोल लोडिंग और स्ट्रैटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन अभी सुरक्षित हैं, लेकिन ओशन एसिडिफिकेशन ने पहली बार सुरक्षित सीमा को पार कर लिया है। इसका मतलब है कि महासागरों का एसिड बढ़ रहा है और समुद्री जीवन पर खतरा बढ़ता जा रहा है। 9 प्लेनेटरी बाउंड्रीज यानी धरती की 9 सुरक्षा सीमाएं। पहली सीमा है जलवायु परिवर्तन, जिसका सीधा संबंध धरती के बढ़ते तापमान से है। दूसरी है बायोस्फीयर इंटीग्रिटी में बदलाव, यानी हमारे आसपास के जीव जंतुओं और वनस्पतियों की विविधता को बचाए रखना। तीसरी सीमा भूमि प्रणाली में बदलाव है, जिसका मतलब है कि हम अपनी जरूरतों के लिए जंगलों को कितना काट रहे हैं। चौथी सीमा ताजे पानी में बदलाव से जुड़ी है, जो हमारे पीने के पानी और नदियों की सेहत की निगरानी करती है। पांचवी सीमा बायोजियो केमिकल फ्लो में बदलाव है, जो खास तौर पर मिट्टी और पानी में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे तत्वों के संतुलन को देखती है। छठी सीमा नोवेल एंटिटीज की पहचान करती है, जिसमें प्लास्टिक और रसायनों जैसे नए इंसानी प्रदूषकों को शामिल किया गया है। सातवीं सीमा है महासागरों का अम्लीकरण, जो समुद्री पानी में बढ़ते प्रदूषण और कार्बन को मापती है। आठवीं सीमा वातावरण में एरोसोल की मात्रा है, यानी हवा में मौजूद वे बारीक कण जो प्रदूषण और बादल बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। और नौवीं अंतिम सीमा है ओजोन परत का क्षरण, जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है। ऑर्गेनाइजेशंस इन न्यूज। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। हम एक बहुत ही प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बारे में बात करेंगे, जो पिछले 50 सालों से अधिक समय से हमारी धरती को बचाने की मुहिम में सबसे आगे रही है। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी कहा जाता है। इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी शहर में स्थित है। यूएनईपी की शुरुआत साल 1972 में इंसानी पर्यावरण पर हुए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद की गई थी। आज दुनिया के 193 देश इसके सदस्य हैं और हमारा भारत भी इसका एक गर्वित हिस्सा है। यह संस्था मुख्य रूप से स्वैच्छिक योगदान पर चलती है, यानी इसके पास आने वाले फंड का 95% से ज्यादा हिस्सा देशों की अपनी मर्जी से दिए गए दान से आता है, जिसमें एनवायरनमेंट फंड इसका मुख्य आधार है। यह संस्था कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह दुनिया के कई महत्वपूर्ण पर्यावरण समझौतों और संस्थाओं की मेजबानी करती है, जैसे कि जैव विविधता पर नजर रखने वाली IPBES और जलवायु परिवर्तन पर सबसे सटीक जानकारी देने वाली संस्था IPCC, जिसमें यूएनईपी और विश्व मौसम विज्ञान संगठन साथ मिलकर काम करते हैं। साथ ही इसने इमारतों से निकलने वाले कार्बन को मापने के लिए एक कॉमन कार्बन मीट्रिक भी विकसित किया है। यूएनईपी के तहत 15 बड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौते आते हैं, जो हमारी प्रकृति के अलग अलग हिस्सों की रक्षा करते हैं। एक 973 का साइट्स समझौता, जो लुप्तप्राय जीवों के व्यापार को रोकता है। 1979 का बॉन कन्वेंशन, जो प्रवासी पक्षियों और जानवरों को बचाता है। 1985 का वियना कन्वेंशन, जो हमारी ओजोन परत की रक्षा के लिए बना है। 1989 का बेसल कन्वेंशन, जो खतरनाक कचरे के इधर उधर ले जाने पर रोक लगाता है। 1992 का CBD, जो धरती की जैव विविधता को बचाने के लिए समर्पित है। 1998 का रॉटरडैम कन्वेंशन, जो खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नजर रखता है। 2001 का स्टॉकहोम कन्वेंशन, जो प्रदूषण फैलाने वाले हानिकारक जैविक तत्वों को रोकने के लिए है। 2013 का मिनामाता कन्वेंशन, जो हमें पारे के जहर से बचाता है। इसके अलावा यूएनईपी समय समय पर बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी करती है, जैसे स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट्स 2025 फीट, जो बताती है कि जंगलों को बचाने के लिए साल 2030 तक निवेश को 3 गुना करने की जरूरत है। इसकी अन्य प्रसिद्ध रिपोर्टों में एमिशन गैप रिपोर्ट 2025 फीट, अडैप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025 फीट और ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक शामिल हैं। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। हम एक ऐसी संस्था के बारे में बात करेंगे जिसे दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण बैंक कहा जा सकता है। इसे ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी या संक्षिप्त में GEF कहा जाता है।
ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी असल में एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तंत्र या मैकेनिज्म है जिसे विकासशील देशों की मदद के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य इन देशों को उन जटिल चुनौतियों से निपटने में आर्थिक सहायता देना है जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण लक्ष्यों को पूरा करने के रास्ते में आती हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा बहुपक्षीय पर्यावरण फंड है जो पर्यावरण की रक्षा के लिए पैसा मुहैया कराता है। भारत के लिए गर्व की बात यह है कि साल 1998 में GEF की पहली असेंबली की मेजबानी भारत ने ही की थी। इस संस्था की शुरुआत साल 1992 में ऐतिहासिक रियो अर्थ समिट के दौरान की गई थी। तब से लेकर आज तक यह संस्था 5 सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौतों के लिए पैसों का इंतजाम करने वाले एक वित्तीय तंत्र के रूप में काम कर रही है। पहला है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए बना है। दूसरा है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो धरती की जैव विविधता को बचाने के लिए काम करता है। तीसरा है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन जो बंजर होती जमीन और सूखे से निपटने के लिए बनाया गया है। चौथा है मिनामाता कन्वेंशन जो पारे के जहरीले प्रभाव से हमें बचाता है। और पांचवा है स्टॉकहोम कन्वेंशन जो हानिकारक जैविक प्रदूषकों को रोकने के लिए समर्पित है। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हम एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बारे में बात करेंगे जो मौसम के मिजाज को समझने और पूरी दुनिया के बीच सहयोग बढ़ाने का काम करती है। इसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO कहा जाता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के खूबसूरत शहर जिनेवा में स्थित है। WMO की स्थापना साल 1950 में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में की गई थी। यह संस्था पूरी दुनिया में मौसम, जलवायु और जल विज्ञान से जुड़ी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक ढांचा तैयार करती है ताकि हम सभी का जीवन सुरक्षित और बेहतर हो सके। वर्तमान में इसके 193 सदस्य देश हैं और भारत भी इसका एक प्रमुख सदस्य है। हाल ही में एक बहुत ही खास कार्यक्रम हुआ जहां भारतीय नौसेना ने WMO के गठन और विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 की याद में मेघायन 25 फीट संगोष्ठी का आयोजन किया। इसके अलावा WMO का ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच कार्यक्रम पूरी दुनिया में वायुमंडलीय निगरानी नेटवर्क को आपस में जोड़ने और तालमेल बिठाने का काम करता है। WMO की रिपोर्टें हमें आने वाले खतरों से सावधान करती हैं। उनकी हालिया ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन में कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। साल 2024 में वातावरण में CO2 का स्तर रिकॉर्ड 423.9 ppm तक पहुंच गया जो 2023 के मुकाबले 3.5 ppm ज्यादा है। यह 1957 में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से अब तक की सबसे बड़ी सालाना बढ़ोतरी है। साल 2024 को अब तक का सबसे गर्म साल दर्ज किया गया जहां वैश्विक तापमान औद्योगिक काल से पहले के स्तर से 1.55 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच गया। साथ ही लंबे समय तक हवा में रहने वाली ग्रीन हाउस गैसों की वजह से रेडिएटिव फोर्सिंग में 54% की वृद्धि हुई है। यह रेडिएटिव फोर्सिंग वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करती है कि धरती के तापमान में कितना अनुपातिक बदलाव हो रहा है। WMO इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी करता है जैसे स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2024 फीट और ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट। ये सभी रिपोर्टें हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हमारी प्रकृति किस दिशा में जा रही है। रिलेटेड रिपोर्ट्स इंडिसेस इन न्यूज। सबसे पहले है स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025 जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने जारी किया है। कार्बन प्राइसिंग यानी कार्बन की कीमत एक ऐसा पर्यावरणीय नीति उपकरण है जिसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर वित्तीय लागत लगाई जाती है। इसे आमतौर पर प्रति टन को 2 के हिसाब से मापा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा कार्बन प्राइसिंग पावर सेक्टर में लागू है, उसके बाद इंडस्ट्री सेक्टर आता है। इसका मतलब है कि ये सेक्टर ज्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करते हैं, इसलिए इन पर नियंत्रण जरूरी है। बात करते हैं स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर रिपोर्ट 2025 की जिसे इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव ने जारी किया है। यह रिपोर्ट हमें चेतावनी देती है कि हमारी धरती के जमी हुए हिस्से जैसे ग्लेशियर और ध्रुवीय बर्फ कितनी तेजी से बदल रहे हैं। इसके बाद आता है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। यह इंडेक्स देखता है कि कौन सा देश कोयले और तेल जैसे ईंधनों को छोड़कर कितनी तेजी से साफ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। इस साल स्वीडन पहले पायदान पर रहा जिसके बाद फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे का नंबर आता है। भारत के लिए यहाँ थोड़ी चिंता की बात है क्योंकि हमारी रैंक साल 2024 की 63वीं रैंक से गिरकर 2025 में 71वीं हो गई है। यह इंडेक्स 2 मुख्य चीजों पर आधारित होता है। पहला कि आपकी ऊर्जा प्रणाली कितनी सुरक्षित और टिकाऊ है और दूसरा कि आप बदलाव के लिए कितने तैयार हैं। अब बात करते हैं क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 की जिसे जर्मन वॉच नाम की संस्था प्रकाशित करती है। यह इंडेक्स हमें बताता है कि खराब मौसम और जलवायु परिवर्तन की वजह से किस देश को जानमाल का कितना नुकसान झेलना पड़ा है।
भारत इस मामले में काफी संवेदनशील रहा है। साल 2024 में भारत 15वें स्थान पर था और अगर हम 1995 से 2024 तक का औसत देखें तो भारत दुनिया का 9वां सबसे प्रभावित देश है। अंत में एक और बहुत जरूरी इंडेक्स है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026। इसे जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क मिलकर निकालते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस इंडेक्स में दुनिया का कोई भी देश इतना अच्छा काम नहीं कर पाया कि उसे टॉप 3 में जगह मिले, इसलिए पहले 3 स्थान खाली रखे गए हैं। चौथे नंबर पर डेनमार्क है। भारत इस साल 23वें स्थान पर रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा नीचे है। यह रिपोर्ट 4 मुख्य पैमानों पर देशों को परखती है। आप कितनी जहरीली गैसें निकाल रहे हैं, अक्षय ऊर्जा का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, ऊर्जा की खपत कितनी है और आपकी जलवायु नीतियां कैसी हैं। 3 पोल्यूशन, इंटरनेशनल कन्वेंशंस और ट्रीटीज। 2025 कॉन्फ्रेंसेस ऑफ पार्टीज टू बासेल, रॉटरडैम एंड स्टॉकहोम कन्वेंशंस। हाल ही में पर्यावरण से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटना हुई है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में 3 बड़े अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौतों की बैठकें एक साथ आयोजित की गईं। इन्हें हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP कहते हैं। इसमें बेसल कन्वेंशन की 17वीं बैठक, रॉटरडैम कन्वेंशन की 12वीं बैठक और स्टॉकहोम कन्वेंशन की 12वीं बैठक हुई। यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन बैठकों में खतरनाक रसायनों और कचरे से जुड़ी वैश्विक नीतियों पर बड़े फैसले लिए गए। सबसे पहले यह समझते हैं कि ये तीनों कन्वेंशन क्या हैं। बेसल कन्वेंशन खतरनाक कचरे के एक देश से दूसरे देश में जाने को नियंत्रित करता है ताकि गरीब देशों पर जहरीले कचरे का बोझ न पड़े। सभी देशों ने मिलकर यह सहमति जताई कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और रसायनों से जुड़ी संधियों के बीच सहयोग और मजबूत किया जाएगा ताकि पर्यावरण की रक्षा बेहतर तरीके से हो सके। बेसल कन्वेंशन की बैठक से जुड़े मुख्य निर्णय। इस बैठक में खतरनाक रसायनों के एक खास समूह स्थायी जैविक प्रदूषकों के सुरक्षित प्रबंधन के लिए तकनीकी दिशानिर्देशों को अपडेट किया गया। इसके साथ ही वर्ष 2025 से 2031 तक के लिए एक नई रणनीतिक रूपरेखा अपनाई गई ताकि आने वाले वर्षों में कचरा प्रबंधन को और मजबूत किया जा सके। एक बहुत नया और महत्वपूर्ण विषय यह रहा कि अब कपड़ा कचरे के सीमा पार आवागमन पर काम शुरू किया गया है, क्योंकि आजकल कपड़ों का कचरा भी एक बड़ी वैश्विक समस्या बन चुका है। रॉटरडैम कन्वेंशन की बैठक से जुड़े मुख्य निर्णय। इस बैठक में 2 खतरनाक रसायनों को कन्वेंशन की सूची में जोड़ा गया। इनमें कार्बोसुल्फान नाम का कीटनाशक और फेंथियोन शामिल है। इसका अर्थ यह है कि अब इन रसायनों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केवल पूर्व जानकारी और सहमति के साथ ही हो सकेगा। इसके अलावा वर्ष 2026 और 2027 के लिए अनुपालन समिति का कार्यक्रम भी अपनाया गया ताकि देश नियमों का सही से पालन करें। स्टॉकहोम कन्वेंशन की बैठक से जुड़े मुख्य निर्णय। इस बैठक में कुछ बेहद खतरनाक रसायनों को पूरी तरह प्रतिबंधित करने वाली सूची में शामिल किया गया। इसमें क्लोरपाइरिफॉस नाम का कीटनाशक और 2 औद्योगिक रसायन समूह शामिल हैं जिनका उपयोग लंबे समय से उद्योगों में हो रहा था। एक रसायन UV 328 के मामले में यह तय किया गया कि उस पर रोक तो लगेगी, लेकिन कुछ खास उपयोगों जैसे विमान उद्योग में सीलेंट टेप और कोटिंग्स के लिए सीमित छूट दी जाएगी। आपको यह जानना जरूरी है कि UV 328 एक ऐसा रसायन है जो प्लास्टिक, पेंट और कोटिंग्स में सूरज की रोशनी से बचाने के लिए इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन यह पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह पाया गया। अब हम 3 बहुत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौतों को अलग अलग समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेसल कन्वेंशन की। इसे 22 मार्च 1989 में स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में अपनाया गया था। भारत इसका सदस्य देश है। इस कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई भी देश अपना जहरीला और खतरनाक कचरा चुपचाप दूसरे देश में न भेज दे, खासकर विकसित देश विकासशील देशों में। इसका दायरा बहुत व्यापक है। इसमें खतरनाक कचरे की पहचान उसके स्रोत, उसकी रासायनिक बनावट और उसके गुणों के आधार पर की जाती है। इसके अलावा इसमें कुछ अन्य कचरे भी शामिल किए गए हैं, जैसे घरेलू कचरा और कुछ विशेष प्रकार का प्लास्टिक कचरा। यह कन्वेंशन सीमा पार कचरे के नियंत्रण के लिए पूर्व सूचित सहमति की प्रक्रिया लागू करता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई देश अपना कचरा दूसरे देश में भेजना चाहता है तो पहले उसे पूरी जानकारी देनी होगी और सामने वाले देश की अनुमति लेनी होगी। आज के समय में इस कन्वेंशन का फोकस कुछ नए क्षेत्रों पर भी बढ़ गया है, जैसे कपड़ा कचरा और जहाज तोड़ने से निकलने वाला कचरा। जहाज तोड़ने वाला विषय हांगकांग कन्वेंशन से भी जुड़ा हुआ है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि रेडियोधर्मी कचरा और जहाज के सामान्य संचालन से निकलने वाला कचरा इस कन्वेंशन में शामिल नहीं है, क्योंकि उन्हें अन्य अंतर्राष्ट्रीय समझौते कवर करते हैं। अब बात करते हैं रॉटरडैम कन्वेंशन की। यह कन्वेंशन वर्ष 2004 में लागू हुआ। भारत ने इसे वर्ष 2006 में स्वीकार किया। इस कन्वेंशन में कुल 4 परिशिष्ट हैं। इनमें तीसरा परिशिष्ट सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें प्रतिबंधित या कड़े रूप से नियंत्रित रसायनों और कीटनाशकों की सूची दी गई है।
इसका मुख्य उद्देश्य देशों के बीच साझा जिम्मेदारी और सहयोग को बढ़ावा देना है, ताकि खतरनाक रसायनों का व्यापार सोच समझकर और जानकारी के साथ किया जा सके। यह उन कीटनाशकों और औद्योगिक रसायनों को कवर करता है जो या तो प्रतिबंधित हैं या जिन पर कड़ी पाबंदी लगाई गई है। यह कन्वेंशन कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्व बनाता है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखिए कि यह कन्वेंशन किसी रसायन पर सीधे प्रतिबंध नहीं लगाता। यह केवल यह सुनिश्चित करता है कि देश पूरी जानकारी के साथ फैसला लें कि उन्हें उस रसायन का आयात करना है या नहीं। अब तीसरा और सबसे गंभीर कन्वेंशन है स्टॉकहोम कन्वेंशन। इसे वर्ष 2001 में स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में अपनाया गया और वर्ष 2004 में लागू किया गया। भारत ने इसे वर्ष 2006 में अनुमोदित किया। इस कन्वेंशन का उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को ऐसे रसायनों से बचाना है जो बहुत लंबे समय तक वातावरण में बने रहते हैं। ये रसायन इंसानों और जानवरों के शरीर में जमा हो जाते हैं और गंभीर बीमारियां पैदा करते हैं। इन्हें हम स्थायी जैविक प्रदूषक कहते हैं। यह कन्वेंशन ऐसे रसायनों के उत्पादन, उपयोग और उत्सर्जन को समाप्त करने या बहुत कम करने पर जोर देता है। मिनामाटा कन्वेंशन। हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई है जिसका नाम है मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी। यह बैठक जिनेवा शहर में हुई और इसे COP6 कहा गया। अब आते हैं इस बैठक के मुख्य फैसलों पर। पहला बड़ा फैसला यह लिया गया कि दांत भरने में इस्तेमाल होने वाला मरकरी आधारित डेंटल अमलगम धीरे धीरे बंद किया जाएगा। कई देशों में दांतों के इलाज में आज भी मरकरी का उपयोग होता है। इससे मरीज और डॉक्टर दोनों को नुकसान हो सकता है। इसलिए सभी देशों ने मिलकर यह तय किया है कि साल 2034 तक इसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला त्वचा को गोरा करने वाली क्रीम और प्रोडक्ट्स को लेकर है। कई स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स में मरकरी मिलाया जाता है जिससे त्वचा को तुरंत नुकसान होता है और लंबे समय में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। अब देशों ने यह तय किया है कि ऐसे मरकरी मिले हुए प्रोडक्ट्स को खत्म करने के लिए और सख्त कदम उठाए जाएंगे। तीसरा फैसला छोटे स्तर पर होने वाली सोने की खनन प्रक्रिया से जुड़ा है, जिसे हम आर्टिसन और स्मॉल स्केल गोल्ड माइनिंग कहते हैं। गरीब इलाकों में लोग सोना निकालने के लिए मरकरी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह सस्ता और आसान तरीका होता है। लेकिन इससे आसपास का पानी, मिट्टी और लोगों का स्वास्थ्य बहुत खराब होता है। इसलिए इस बैठक में यह सहमति बनी कि ऐसे कामों में मरकरी के उपयोग को कम करने और सुरक्षित विकल्प अपनाने के लिए देशों को और मजबूत कदम उठाने होंगे। मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी। मिनामाटा कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका मुख्य उद्देश्य है पारे यानी मरकरी के कारण होने वाले नुकसान से इंसान और पर्यावरण दोनों को बचाना। इस संधि पर हस्ताक्षर साल 2013 में किए गए थे और यह साल 2017 से पूरी दुनिया में प्रभावी रूप से लागू हो गई थी। इस समझौते का नाम जापान की मिनामाटा खाड़ी के नाम पर रखा गया है क्योंकि वहां साल 1950 के दशक में पारे की वजह से भारी तबाही मची थी। एक स्थानीय फैक्ट्री ने समुद्र में भारी मात्रा में पारा बहा दिया था जिसे मछलियों ने खाया और फिर उन मछलियों को खाने की वजह से वहां के हजारों लोग एक गंभीर बीमारी का शिकार हो गए थे जिसे आज हम मिनामाटा रोग कहते हैं। उसी दर्दनाक इतिहास से सीख लेकर दुनिया ने तय किया कि अब भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। आज इस बड़े मिशन में दुनिया के 153 पक्ष या देश एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हमारे लिए गर्व की बात यह है कि भारत भी इस वैश्विक परिवार का एक सक्रिय सदस्य है। भारत अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने उद्योगों और उत्पादों में पारे के इस्तेमाल को धीरे धीरे कम करने की दिशा में तेजी से कदम उठा रहा है। इस पूरे समझौते को सही तरीके से चलाने और देशों को नियमों का पालन करने में मदद करने की जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी UNEP संभाल रहा है। UNEP इस पूरी व्यवस्था के सचिवालय के रूप में काम करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर देश पारे के खतरे को रोकने के लिए सही तकनीक और नीतियों का इस्तेमाल कर रहा है। पारा या मरकरी, वैज्ञानिक भाषा में इसे Hg के प्रतीक से जाना जाता है। पारा हमारे पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है जो चट्टानों के टूटने फूटने और ज्वालामुखी फटने जैसी प्राकृतिक घटनाओं से बाहर निकलता है। यह एक बहुत ही भारी और चांदी जैसी सफेद चमक वाली धातु है। इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि यह दुनिया की इकलौती ऐसी सामान्य धातु है जो कमरे के तापमान पर ठोस होने के बजाय तरल यानी पानी की तरह बहने वाली स्थिति में रहती है। प्रकृति के अलावा इंसान भी अनजाने में इसे वातावरण में फैला रहा है। जब कोयले को जलाकर बिजली बनाई जाती है या कोयले की राख का निपटारा किया जाता है तो भारी मात्रा में पारा बाहर निकलता है। इसके साथ ही सोने के खनन यानी गोल्ड माइनिंग के दौरान भी सोने को अलग करने के लिए पारे का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक है। पुराने समय से ही पारे का इस्तेमाल हमारी रोजमर्रा की चीजों में होता आया है। आपने इसे बुखार नापने वाले थर्मामीटर, हवा का दबाव नापने वाले बैरोमीटर, सफेद रोशनी देने वाली फ्लोरोसेंट लाइटों, पुरानी बैटरी और यहाँ तक कि दांतों के छेदों को भरने वाले मसाले यानी डेंटल अमलगम में भी देखा होगा।
लेकिन इसकी उपयोगिता के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा छिपा है। पारे की सबसे खतरनाक बात इसकी विषाक्तता यानी जहरीलापन है। जब यह पर्यावरण में पहुंचता है तो यह बदलकर मिथाइल मरकरी नामक एक बहुत ही जहरीले पदार्थ का रूप ले लेता है। यह जहर पानी के जरिए मछलियों और अन्य समुद्री जीवों के शरीर में जमा हो जाता है, जिसे बायोएक्यूमुलेशन कहते हैं। जब कोई इंसान या जानवर इन मछलियों को खाता है तो यह जहर उनके शरीर में पहुंच जाता है। पारे का संपर्क इंसान के लिए कितना जानलेवा हो सकता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह सीधे हमारे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, गुर्दों, त्वचा, आंखों और पाचन तंत्र पर हमला करता है। यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को भी पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। सबसे डराने वाली बात यह है कि विज्ञान के अनुसार पारे के संपर्क में आने का कोई भी स्तर सुरक्षित नहीं माना जाता, यानी इसकी बहुत मामूली मात्रा भी शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक है। ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन ट्रीटी। हाल ही में इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी की बैठक हुई थी, जिसका उद्देश्य पूरी दुनिया के लिए प्लास्टिक प्रदूषण पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता तैयार करना था। लेकिन देशों के बीच सहमति न बन पाने के कारण यह बातचीत फिलहाल स्थगित कर दी गई। यही कारण है कि यह विषय समाचारों में आया। अब समझते हैं कि यह वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण संधि है क्या। वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने एक प्रस्ताव पास किया था, जिसका नाम था प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना और इसके लिए एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाना। इसी प्रस्ताव के तहत एक समिति बनाई गई, जिसे यह जिम्मेदारी दी गई कि वह पूरी दुनिया के लिए प्लास्टिक प्रदूषण पर एक मजबूत समझौता तैयार करे। इस संधि का उद्देश्य केवल जमीन पर नहीं, बल्कि समुद्री पर्यावरण में फैल रहे प्लास्टिक प्रदूषण को भी नियंत्रित करना है। इस संधि का तरीका थोड़ा मिश्रित रखा गया है। कुछ नियम ऐसे होंगे जो सभी देशों के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य होंगे और कुछ उपाय ऐसे होंगे जिन्हें देश अपनी इच्छा से अपनाएंगे। यहीं से देशों के बीच मतभेद शुरू हो जाते हैं। कुछ देश, जिन्हें लाइक माइंडेड कंट्रीज कहा जाता है, जैसे सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, बहरीन, चीन, क्यूबा और भारत, इन देशों का मानना है कि प्लास्टिक के उत्पादन पर सीधी पाबंदी लगाना सही रास्ता नहीं है। उनका तर्क है कि विकासशील देशों की जरूरतें अलग हैं और प्लास्टिक कई जरूरी क्षेत्रों में उपयोगी है। दूसरी ओर लगभग 100 देशों का एक समूह है, जिसे हाई एम्बिशन कोएलिशन कहा जाता है, जिसमें यूरोपीय संघ भी शामिल है। इन देशों का कहना है कि अगर प्लास्टिक के उत्पादन पर सीमा नहीं लगाई गई तो प्रदूषण को कभी रोका नहीं जा सकेगा। प्लास्टिक प्रदूषण आखिर है क्या? प्लास्टिक प्रदूषण के दो छोटे रूप होते हैं। एक को माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं, जो बहुत छोटे टुकड़े होते हैं और आंखों से मुश्किल से दिखते हैं। दूसरे होते हैं नैनो प्लास्टिक, जो उससे भी छोटे होते हैं और हमारे शरीर में तक प्रवेश कर सकते हैं। आज की स्थिति बहुत चिंताजनक है। हर साल दुनिया में 460 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा प्लास्टिक का उत्पादन होता है। इसमें से लगभग 20 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक सीधे पर्यावरण को प्रदूषित करता है। दुख की बात यह है कि कुल प्लास्टिक का केवल 9% ही पुनर्चक्रित किया जाता है। समुद्र की सतह पर मौजूद प्लास्टिक का अधिकांश हिस्सा माइक्रो प्लास्टिक के रूप में पाया जाता है। अब सवाल उठता है कि यह सारा प्लास्टिक आता कहां से है? रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली पानी की बोतलें, उनके ढक्कन, सिगरेट के टुकड़े, शॉपिंग बैग, कप, स्ट्रॉ, चश्मे के लेंस, गाड़ियों के टायर, जहाजों से निकलने वाला पेंट और समुद्र में फेंका गया मछली पकड़ने का जाल, ये सभी प्लास्टिक प्रदूषण के बड़े स्रोत हैं। अब हम माइक्रो प्लास्टिक को थोड़ा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि माइक्रो प्लास्टिक की खासियत क्या होती है। माइक्रो प्लास्टिक बहुत लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, यानी ये जल्दी खत्म नहीं होते। ये इतने छोटे होते हैं कि पानी, हवा और मिट्टी के साथ आसानी से इधर से उधर फैल जाते हैं और इन्हें हटाना बहुत मुश्किल होता है। इनका आकार छोटा होता है, लेकिन इनकी सतह ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये अपने ऊपर जहरीले रसायन और बैक्टीरिया चिपका लेते हैं। समय के साथ ये नदियों, झीलों और समुद्रों में जमा होते जाते हैं और प्रदूषण को लगातार बढ़ाते रहते हैं। अब माइक्रो प्लास्टिक के प्रकार समझते हैं। पहला प्रकार होता है प्राथमिक माइक्रो प्लास्टिक। ये वो माइक्रो प्लास्टिक हैं जिन्हें जानबूझकर बहुत छोटे आकार में बनाया जाता है। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के छोटे दाने, जिनका इस्तेमाल फैक्ट्रियों में प्लास्टिक सामान बनाने के लिए होता है। इसी तरह टूथपेस्ट, फेस वॉश और कॉस्मेटिक्स में जो छोटे छोटे दाने होते हैं, उन्हें माइक्रोबीड्स कहते हैं और ये भी प्राथमिक माइक्रो प्लास्टिक हैं। दूसरा प्रकार होता है द्वितीयक माइक्रो प्लास्टिक। ये बड़े प्लास्टिक सामान के टूटने से बनते हैं, जैसे प्लास्टिक की बोतल, थैली या कपड़े समय के साथ धूप, पानी और घर्षण से टूटकर बहुत छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। सिंथेटिक कपड़ों से निकलने वाले माइक्रोफाइबर, जो पॉलिएस्टर या नायलॉन से बने होते हैं, इसका अच्छा उदाहरण है। माइक्रोप्लास्टिक का सीधा असर मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। वैज्ञानिकों ने माइक्रोप्लास्टिक को इंसानों के खून, फेफड़ों और यहाँ तक कि गर्भनाल में भी पाया है। यह हमारे शरीर में जाकर हार्मोन, रोग प्रतिरोधक क्षमता और अंगों पर बुरा असर डाल सकता है।
खेती और मिट्टी में माइक्रोप्लास्टिक मिलने से मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है और पौधों की प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता लगभग 12% तक कम हो जाती है। समुद्री जीव इन्हें भोजन समझकर खा लेते हैं, फिर छोटे जीवों से बड़े जीवों में जाते जाते यह जहरीला प्रभाव और बढ़ जाता है, जिसे जैव संचयन कहा जाता है। अब बात करते हैं भारत द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों की। भारत सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 लागू किए, जिनके तहत प्लास्टिक बनाने वाली कंपनियों पर यह जिम्मेदारी डाली गई कि वे अपने उत्पाद से निकलने वाले कचरे के निपटान में योगदान दें। इसके बाद प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 लाए गए, जिनमें कचरे को अलग अलग करने, रिसाइकलिंग और उत्पादक की विस्तारित जिम्मेदारी जैसे प्रावधान किए गए। इसी नियम के तहत 2022 में कुछ पहचाने गए सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम पर पूरे देश में प्रतिबंध लगाया गया। 2021 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियमों में संशोधन किया गया और प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई बढ़ाई गई ताकि वे जल्दी खराब न हो और रिसाइकलिंग में आसानी हो। पहले यह सीमा 50 माइक्रोन थी, जिसे बढ़ाकर 75 माइक्रोन और फिर 120 माइक्रोन कर दिया गया। भारत में जूट पैकेजिंग को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य जूट पैकेजिंग अधिनियम 2010 लागू किया गया, ताकि प्लास्टिक पैकेजिंग का विकल्प उपलब्ध हो सके। इसके अलावा पूरे देश से प्लास्टिक कचरे का डेटा इकट्ठा करने के लिए नेशनल प्लास्टिक वेस्ट रिपोर्टिंग पोर्टल शुरू किया गया है। इसके साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय डैशबोर्ड और 2024 में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा तैयार राष्ट्रीय सर्कुलर इकोनॉमी फ्रेमवर्क जैसे कदम भी उठाए गए हैं। रिलेटेड टर्म्स इन न्यूज। सबसे पहले बात करते हैं आर्डियोनेला सकाइएंसिस नाम के एक बैक्टीरिया की, जो आज के समय में हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह एक ऐसा अद्भुत बैक्टीरिया है जो प्लास्टिक को खाकर उसे खत्म कर सकता है। यह विशेष रूप से उस प्लास्टिक यानी पीईटी को तोड़कर नष्ट कर देता है, जिसका इस्तेमाल हम पानी की बोतलों और खाने की पैकिंग में करते हैं। यह पीईटी या पॉलीथाइलीन टेरेफ्थेलेट क्या है? असल में यह वही प्लास्टिक है जिसे आप अपनी कोल्ड ड्रिंक की बोतलों और खाने के डिब्बों के रूप में रोज देखते हैं। यह दुनिया के सबसे आम पॉलीमर्स में से एक है, जो पौधों के ऊतकों में भी पाया जाता है। इसी तरह एक और प्लास्टिक है पॉलीस्टाइरीन, जिसका उपयोग हम चाय के डिस्पोजेबल कप और कांटा चम्मच जैसी चीजों में करते हैं, और यह भी पौधों में पाया जाने वाला एक सामान्य पॉलीमर है। इन प्लास्टिक की समस्याओं के बीच एक राहत भरी खबर पीबीएटी के रूप में आती है। यह एक ऐसा प्लास्टिक है जो पर्यावरण में अपने आप गल जाता है, यानी यह बायोडिग्रेडेबल है। इसे मकई के स्टार्च और गन्ने जैसे प्राकृतिक संसाधनों से बनाया जाता है और इसमें कोई हानिकारक रसायन नहीं होते। यह एक थर्मोप्लास्टिक है, जिसका मतलब है कि इसे गर्म करके नरम किया जा सकता है और फिर ठंडा करके किसी भी सांचे में ढाला जा सकता है। अंत में हमें थैलेट्स के बारे में जरूर जानना चाहिए, जिन्हें अक्सर प्लास्टिसाइजर भी कहा जाता है। ये बिना रंग और बिना गंध वाले तैलीय तरल पदार्थ होते हैं, जिन्हें पीवीसी जैसे प्लास्टिक को नरम और लचीला बनाने के लिए मिलाया जाता है। इनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये प्लास्टिक की सतह से स्थायी रूप से नहीं जुड़ते और धीरे धीरे बाहर निकलकर पर्यावरण या हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। ये थैलेट्स हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक हैं, क्योंकि इन्हें एंडोक्राइन डिस्टरप्टिंग केमिकल्स की श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब है कि ये हमारे शरीर के हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ सकते हैं और प्रजनन क्षमता पर बुरा असर डाल सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि इनका इस्तेमाल दवाओं, मेडिकल ट्यूबिंग और खाने की पैकेजिंग जैसी संवेदनशील चीजों में भी किया जाता है। हाल के दिनों में सरकारें इन रसायनों के सुरक्षित विकल्पों की तलाश पर बहुत जोर दे रही हैं, ताकि भविष्य में होने वाले रोगों से बचा जा सके। एआईआर पोल्यूशन, शहरी वायु प्रदूषण। शहरी वायु प्रदूषण हाल ही में खबरों में इसलिए आया क्योंकि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू किया है। इसका उद्देश्य है वायु प्रदूषण की गंभीरता के अनुसार तुरंत कार्रवाई करना। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या है? यह एक तरह का आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र है, जो दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर काम करता है। इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाया गया था, जिसमें एनसी मेहता बनाम भारत संघ का मामला भी शामिल है। ग्रैप के 4 चरण हैं, जो एक्यूआई के स्तर पर आधारित हैं। पहले चरण में जब एक्यूआई 201 से 300 के बीच होता है, इसे पुअर कैटेगरी कहा जाता है। दूसरे चरण में एक्यूआई 301 से 400 के बीच होता है, इसे वेरी पुअर कैटेगरी कहा जाता है। तीसरे चरण में एक्यूआई 401 से 450 के बीच होता है, इसे सीवियर कैटेगरी कहते हैं। और चौथे चरण में एक्यूआई 451 से ऊपर हो जाता है, इसे सीवियर प्लस कैटेगरी कहा जाता है। हर चरण में प्रदूषण की गंभीरता के अनुसार नियम और प्रतिबंध लागू किए जाते हैं। अब बात करते हैं भारत में वायु प्रदूषण की स्थिति की। आईक्यूएयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश है। दुनिया के सबसे प्रदूषित 20 शहरों में से 13 शहर भारत में हैं। असम मेघालय सीमा पर स्थित बिरनीहाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है।
दिल्ली लगातार छठे साल दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। लगभग 30% भारतीय शहरों में वार्षिक PM2.5 स्तर, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है, WHO की सीमाओं से 10 गुना अधिक है। तो अब सवाल आता है कि यह प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है। इसके कई कारण हैं। सर्दियों में मौसम की विशेष स्थिति जैसे टेम्परेचर इन्वर्शन, यानी हवा नीचे की तरफ ठंडी और ऊपर की तरफ गर्म होना, जिससे धुआं और धूल शहर में फंस जाती है। तंग गलियां और ऊंची इमारतें, जिन्हें स्ट्रीट कैनियन इफेक्ट कहते हैं, प्रदूषक कणों को फंसा देती हैं। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों या देशों से आने वाला प्रदूषण, ट्रांसबाउंडरी पोल्यूशन, भी योगदान देता है। शहरों में हरियाली और जलाशयों का घटना प्राकृतिक फिल्टर कम कर देता है। और हमारे देश के नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स WHO की मानकों की तुलना में कम सख्त हैं। वायु प्रदूषण का असर भी बहुत गंभीर है। यह हृदय और फेफड़ों की बीमारियों का कारण बनता है। सांस की बीमारियां, आंखों में जलन और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ब्लैक कार्बन और ग्राउंड लेवल ओजोन जैसी चीजें ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान बढ़ाने में मदद करती हैं। इसके अलावा प्रदूषण एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा का भी कारण बन सकता है। अब जानते हैं कि दुनिया और भारत में वायु गुणवत्ता मानक कैसे अलग हैं। WHO 2021 गाइडलाइंस बहुत कड़े हैं। उदाहरण के लिए PM2.5 के लिए WHO की सीमा 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है, जबकि भारत के नाक्स में यह 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। इसी तरह PM10 के लिए WHO 15 है और भारत 60, और No2 के लिए WHO 10 और भारत 40। इसका मतलब साफ है कि हमारी हवा WHO के हिसाब से बहुत प्रदूषित है, भले हमारे अपने मानक इसे स्वीकार्य मानते हों। अब देखते हैं सरकार ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं। सबसे पहला क्षेत्र है वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण। भारत ने 2020 से पूरे देश में BS6 ईंधन और वाहन मानक लागू किए। इसका मतलब है पुराने वाहनों और ईंधनों की तुलना में प्रदूषण बहुत कम होता है। इसके अलावा पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना शुरू किया गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए PM ई-ड्राइव स्कीम और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 चल रही हैं। इसके साथ ही सतत पहल के तहत कंप्रेस्ड बायोगैस का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होती है। दूसरा कदम है वायु गुणवत्ता निगरानी और डेटा प्रणाली। भारत में नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स 2015 लागू है। इसके अलावा सफर पोर्टल यानी सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च हवा की गुणवत्ता और मौसम का पूर्वानुमान देने के लिए काम करता है। यह डेटा नीति बनाने और जनता को सचेत करने में मदद करता है। तीसरा और थोड़ा वैज्ञानिक कदम है क्लाउड सीडिंग, यानी बादलों में कृत्रिम तरीके से वर्षा लाने की तकनीक। दिल्ली सरकार ने IIT कानपुर के माध्यम से 5 परीक्षण की मंजूरी दी। यह तकनीक मौजूदा प्राकृतिक बादलों में सिल्वर आयोडाइड या अन्य रासायनिक एजेंट जैसे पोटेशियम आयोडाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्रोजन को दो फैलाकर बारिश लाने की कोशिश करती है। ध्यान दें, यह नए बादल नहीं बनाती, बल्कि मौजूदा बादलों को वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करती है। हम एक ऐसी संस्था के बारे में बात करेंगे जो हमारे और आपके सांस लेने के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए काम करती है, जिसका नाम है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कैग। इसे दिल्ली NCR और उसके आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए बनाया गया है। सरल भाषा में कहें तो यह एक कानूनी संस्था या वैधानिक निकाय है, जिसे भारत सरकार ने साल 2021 के एक विशेष कानून के तहत स्थापित किया है। इस संस्था की देखरेख का सारा काम केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आता है, जो इसके नोडल मंत्रालय के रूप में काम करता है। कैग का मुख्य काम दिल्ली NCR के साथ साथ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों में प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाना और निर्देश जारी करना है। इस संस्था की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर प्रदूषण के मुद्दे पर किसी राज्य सरकार या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ कोई मतभेद होता है, तो कैग का आदेश ही सर्वोपरि माना जाएगा। यानी इसके आदेश किसी भी राज्य सरकार या अन्य बोर्ड के आदेशों से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए इस संस्था का अध्यक्ष भी कोई बहुत अनुभवी व्यक्ति ही हो सकता है। कैग का अध्यक्ष बनने के लिए या तो उस व्यक्ति के पास पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में कम से कम 15 साल का अनुभव होना चाहिए, या फिर प्रशासन के क्षेत्र में कम से कम 25 साल का एक लंबा अनुभव होना जरूरी है। अक्सर सर्दियों के मौसम में जब दिल्ली और आसपास के इलाकों में स्मॉग या प्रदूषण बढ़ जाता है, तब आप खबरों में इस संस्था के कड़े फैसलों और पाबंदियों के बारे में सुनते होंगे। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 खबरों में वायु प्रदूषण से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण विषय है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने घोषित किया। इसका उद्देश्य उन शहरों को पहचानना है जो वायु गुणवत्ता सुधार में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।
यह पुरस्कार राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 130 शहरों में आयोजित सर्वेक्षण पर आधारित है। इस पुरस्कार में शहरों को उनकी जनसंख्या के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी 1 में वे शहर आते हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। श्रेणी 2 में 3 से 10 लाख के शहर आते हैं और श्रेणी 3 में 3 लाख से कम की आबादी वाले शहर शामिल हैं। कुल 11 शहरों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों के रूप में चुना गया। श्रेणी 1 में इंदौर पहले स्थान पर रहा, इसके बाद जबलपुर, आगरा और सूरत हैं। श्रेणी 2 में पहले स्थान पर अमरावती रहा, उसके बाद झांसी, मुरादाबाद और अलवर। श्रेणी 3 में देवास पहले स्थान पर रहा, इसके बाद परवाणु और अंगुल। इन शहरों की रैंकिंग का आधार कई प्रकार के प्रदूषण थे। इसमें जैविक ईंधन और नगरपालिका ठोस कचरा जलाना, सड़क धूल निर्माण और विध्वंस कचरे से धूल, वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक उत्सर्जन आदि शामिल हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के बारे में। यह योजना 2019 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य 131 शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है, जिनमें गैरधिग्रहण और मिलियन प्लस सिटी शामिल हैं। एनसीएपी का लक्ष्य है कि 2025-26 तक PM10 स्तर में 2019-20 की तुलना में 40% की कमी लाई जाए या कम से कम राष्ट्रीय मानक 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर प्राप्त किया जाए। इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लागू करता है और इसका पालन, निगरानी और डेटा रिकॉर्ड करने के लिए प्रणा पोर्टल बनाया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी शहरों में एनसीईपी के तहत उठाए गए कदम सही ढंग से लागू हों। एरोसोल। बात करेंगे एरोसोल के बारे में। यह हाल ही में इसलिए चर्चा में आया क्योंकि वैज्ञानिकों ने पिछले 30 साल में सूरज की रोशनी के घंटे यानी सनशाइन आवर्स में कमी को एरोसोल उत्सर्जन से जोड़ा है। इसे वैज्ञानिकों ने सोलर डिमिंग कहा है। तो सबसे पहले समझते हैं एरोसोल क्या है। एरोसोल छोटे छोटे ठोस या तरल कण होते हैं जो वायुमंडल में हवा के साथ तैरते रहते हैं। ये कण बहुत छोटे होते हैं और गैस माध्यम में सस्पेंड रहते हैं। एरोसोल 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राथमिक एरोसोल। ये सीधे वातावरण में उत्सर्जित होते हैं, जैसे समुद्री स्प्रे, धूल, धुआं या ज्वालामुखी की राख। दूसरा है द्वितीयक एरोसोल। ये गैसों से रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बनते हैं, जैसे औद्योगिक उत्सर्जन या जैविक ईंधन जलने से बनने वाले सल्फेट। अब देखते हैं एरोसोल का प्रभाव। एरोसोल बादलों के बनने में मदद करता है क्योंकि यह कॉन्डेंसेशन न्यूक्लियाई की तरह काम करता है। इससे बादलों के बूंदें छोटी और लंबी उम्र की हो जाती हैं और आकाश लंबे समय तक बदलीला रह सकता है। एरोसोल मौसम और जलवायु को भी प्रभावित करता है। यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित या परावर्तित कर गर्मी या ठंडक पैदा कर सकता है, बादल बनाने में योगदान देता है। कुछ धूल जैसे एरोसोल पोषक तत्व भी लाते हैं जो इकोसिस्टम के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे अमेज़न के जंगलों में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना। एक वैज्ञानिक प्रभाव जिसे टुमी इफेक्ट कहा जाता है बताता है कि मानव गतिविधियों से बढ़े एरोसोल बादलों को ज्यादा चमकदार बनाते हैं। इसके कारण बादलों में छोटी बूंदें बनती हैं जो ज्यादा सूर्य की किरणें परावर्तित करती हैं और वातावरण को ठंडा करती हैं। इससे जुड़ी हाल की खबर है अर्बन वाइंड स्टिलिंग इफेक्ट। एक अध्ययन में पाया गया कि शहरी ढांचे हवा की गति को कमजोर करते हैं, जिससे प्रदूषण और धूल की लंबी दूरी की आवाजाही धीमी हो जाती है। इसे अर्बन एरोसोल क्लीन आइलैंड्स कहा गया। उत्तर भारत के नॉर्थ वेस्ट और इंडो गैंजेटिक प्लेन के 43% शहरों में एरोसोल स्तर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कम पाए गए। इसका कारण यह है कि शहर की इमारतें और ढांचे हवा के साथ आने वाले प्रदूषक कणों को रोक देते हैं। आगे और भी PT 365 की वीडियो हमारे चैनल पर आने वाली है। इसके लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वाटर पोल्यूशन कंजर्वेशन, पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेच। हाल ही में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसका नाम है पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी 2025। यह रिपोर्ट बताती है कि किन किन नदियों के खंड प्रदूषित हैं और पानी की गुणवत्ता सुधारने की जरूरत है। सबसे पहले समझते हैं कि CPCB यहाँ क्या भूमिका निभाता है। CPCB राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम लागू करता है। इसमें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समितियां भी शामिल होती हैं। CPCB ने 2009 से देश की प्रदूषित नदी खंडों की पहचान करना शुरू किया। तो पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेच क्या है? जब नदी के 2 या 2 से अधिक प्रदूषित स्थान लगातार एक क्रम में हो तो उसे एक खंड माना जाता है और PRAs के रूप में पहचाना जाता है। PRAs की पहचान करने का मुख्य मानक है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बोर्ड पानी की गुणवत्ता का एक संकेतक है। यह बताता है कि ऑर्गेनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए पानी में कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है। यदि बोर्ड 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक है तो वह पानी प्रदूषित माना जाता है। PRAs को 5 प्राथमिकता वर्गों में बांटा गया है जो अधिकतम बोर्ड स्तर पर आधारित हैं। उदाहरण के लिए प्रायोरिटी क्लास I में वे स्थान आते हैं जहां बोर्ड 30.1 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक है।
रिपोर्ट के अनुसार 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 296 नदी खंड प्रदूषित पाए गए। यह आंकड़ा 2018 में 351 खंड से घटकर 2025 में 296 हो गया, जो एक सकारात्मक संकेत है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 54 प्रदूषित नदी खंड हैं। कुछ प्रमुख प्रदूषित नदी खंडों में शामिल हैं यमुना, सबरमती, चंबल, तुंगभद्रा और सरबंगा। अब बात करते हैं एक और बड़ी संस्था की, जिसे हम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी के नाम से जानते हैं। यह एक बहुत पुरानी और बुनियादी संस्था है, जिसे जल प्रदूषण को रोकने के लिए साल 1974 के कानून के तहत बनाया गया था। बाद में साल 1981 में वायु प्रदूषण की रोकथाम की जिम्मेदारी भी इसी बोर्ड को सौंप दी गई। यह बोर्ड भी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की छत्रछाया में ही काम करता है। सीपीसीबी का मुख्य काम नदियों, झरनों और कुओं की सफाई को बढ़ावा देना और जल प्रदूषण को कम करना है। इसके अलावा यह पर्यावरण सुरक्षा कानून 1986 के तहत मंत्रालय को तकनीकी सलाह और सेवाएं भी देता है। यह हवा की शुद्धता मापने के लिए नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम और पानी की जांच के लिए नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम जैसे बड़े अभियान चलाता है। राज्यों के स्तर पर भी इसी तरह के स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स बनाए गए हैं, जो अपने अपने राज्यों में पर्यावरण कानूनों को लागू करने में सीपीसीबी की मदद करते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद इन बोर्डों को एक और विशेष शक्ति मिली है, जिसे एनवायरमेंटल कंपनसेशन यानी पर्यावरणीय मुआवजा कहते हैं। अगर कोई फैक्ट्री या संस्था पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाती है या नुकसान पहुंचने का बड़ा खतरा होता है, तो ये बोर्ड उस पर जुर्माना लगा सकते हैं। यह जुर्माना सामान्य कानूनी कार्रवाई से अलग होता है और इसका सीधा उद्देश्य पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई करना होता है। अब हम बात करेंगे नदियों के पुनर्जीवन के ढांचे के बारे में। सिर्फ प्रदूषण मापना और पहचानना ही काफी नहीं है। इसके लिए एक कानूनी और योजनाबद्ध ढांचा भी जरूरी है, ताकि नदियों को फिर से साफ और जीवनदायिनी बनाया जा सके। सबसे पहले देखते हैं कानूनी ढांचा। भारत में वाटर एक्ट 1974 लागू है। इसके तहत सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एसपीसीबीज यानी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाए गए। ये बोर्ड योजना बनाने और पर्यावरण संबंधी नियम लागू करने का काम करते हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लागू है, जो औद्योगिक उत्सर्जन और प्रदूषण की मानक तय करता है। इसके साथ ही वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, जो ठोस कचरा, बायोमेडिकल कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा आदि के निपटान के नियम तय करते हैं। अब आते हैं रिवर रिजुविनेशन प्रोग्राम्स यानी नदियों को पुनर्जीवित करने की योजनाओं पर। सबसे प्रमुख योजना है नमामि गंगे प्रोग्राम। यह गंगा एक्शन प्लान को बदलकर लागू किया गया। इसे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें नदी के बेसिन को योजना और प्रबंधन की मूल इकाई माना जाता है। एनएनसीजी 2011 में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। यह नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का कार्यान्वयन अंग है। एनजीआरबीए, जो 2016 में ईपीए 1986 के तहत बनाया गया, राष्ट्रीय गंगा परिषद का स्थान लेता है और इसमें दो स्तरीय प्रबंधन संरचना है। गवर्निंग काउंसिल और एग्जीक्यूटिव कमेटी दोनों के अध्यक्ष डायरेक्टर जनरल एनएनसीजी होते हैं। इसके अलावा यमुना के लिए यमुना एक्शन प्लान 1993 में शुरू किया गया। सभी अन्य नदियों के लिए नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान लागू है, जो केंद्रीय सहायता वाली योजना है और इसके तहत चयनित नदी खंडों में प्रदूषण नियंत्रण उपाय किए जाते हैं। नदी की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम भी चलता है। साथ ही सीवर और शहरी अवसंरचना सुधार के लिए कई योजनाएं हैं, जैसे अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, स्मार्ट सिटीज मिशन और स्वच्छ भारत मिशन। इन योजनाओं के माध्यम से नदियों में सीवर से सीधे प्रदूषित जल प्रवाह को रोका जाता है और शहरों में स्वच्छता बढ़ाई जाती है। डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजीज। यह इसलिए खबर में आया क्योंकि आईआईटी बॉम्बे के वैज्ञानिकों ने हाल ही में लोटस लीफ जैसी सोलर इवापोरेटर्स विकसित की हैं, जो एक नए हाइड्रोफोबिक ग्राफीन आधारित पदार्थ से बनी हैं। यह तकनीक नमक वाले पानी को पीने योग्य पानी में बदलने में मदद करती है। सबसे पहले समझते हैं डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी का मतलब। सरल शब्दों में, यह तकनीक समुद्री जल या खारे पानी में से नमक और घुले हुए ठोस पदार्थ निकालकर शुद्ध पानी तैयार करने की प्रक्रिया है। मुख्य रूप से दो तकनीकें हैं, ऊष्मा आधारित और झिल्ली आधारित। थर्मल टेक्नोलॉजी में पानी को गर्म किया जाता है और फिर भाप को संघनित कर शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। यह मुख्य रूप से समुद्री जल के लिए प्रयोग होती है। इसके अंदर तीन प्रमुख प्रक्रिया समूह हैं, मल्टी स्टेज फ्लैश डिस्टिलेशन, मल्टी इफेक्ट डिस्टिलेशन और वेपर कॉम्प्रेशन डिस्टिलेशन। इस तकनीक का फायदा यह है कि यह अधिकतम नमक को हटाने में सक्षम होती है और इसके लिए अपेक्षाकृत कम विद्युत ऊर्जा की जरूरत होती है। लेकिन इसका नुकसान यह है कि यह कोयला या अन्य पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का इस्तेमाल करती है, महंगी होती है
और इसमें कोरोजन यानी जंग की समस्या हो सकती है। उदाहरण के लिए लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन प्लांट्स लक्षद्वीप के कवरत्ती, मिनिकॉय और आगत्ती द्वीप में हैं। दूसरी तकनीक है मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी। इसमें पानी को अर्धपारगम्य झिल्ली से पास किया जाता है, जो घुले हुए ठोस पदार्थ और नमक को छान देती है। यह मुख्य रूप से ब्रैकिश वाटर यानी हल्के खारे पानी के लिए प्रयोग होती है। इसके दो प्रमुख प्रकार हैं, इलेक्ट्रोडियालाइसिस रिवर्सल और रिवर्स ऑस्मोसिस। इस तकनीक का फायदा यह है कि इसे कम जगह में लगाया जा सकता है और यह पर्यावरण के अनुकूल होती है। लेकिन इसके नुकसान भी हैं। झिल्लियां समय के साथ फट सकती हैं, नियमित रखरखाव की जरूरत होती है और कुछ मामलों में सभी घुले हुए ठोस पदार्थ या रोगाणु पूरी तरह नहीं हटते। उदाहरण के लिए नम्मिली सी वाटर डिसैलिनेशन प्लांट, तमिलनाडु। मिसकलेनियस रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। हाल ही में खबर में आया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को निर्देश दिया है कि वे उद्योगों के वर्गीकरण में नया संशोधित तरीका अपनाएं। इसका कारण यह है कि पर्यावरण पर उद्योगों के प्रभाव को सही तरीके से मापना और नियंत्रित करना जरूरी है। नई प्रणाली से पता चलेगा कि कौन से उद्योग अधिक प्रदूषण फैलाते हैं और कौन से उद्योग पर्यावरण के लिए सुरक्षित हैं। सुधारित वर्गीकरण क्या है? इस नए वर्गीकरण में उद्योगों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। ये हैं लाल, नारंगी, हरा, सफेद और नई नीली श्रेणी। इस वर्गीकरण में जो तरीका अपनाया गया है उसे प्रदूषण सूचकांक कहा जाता है। पाए का मान 0 से 100 तक हो सकता है। जितना ज्यादा पाए उतना ज्यादा उद्योग से प्रदूषण का खतरा। पाए कैसे तय होता है? पाए को बनाने में सावधानी का सिद्धांत अपनाया गया है। इसका मतलब यह है कि हर उद्योग का यह मूल्यांकन किया जाता है कि वह पानी, हवा और खतरनाक कचरे में कितना प्रदूषण पैदा कर सकता है। यह प्रणाली 2016 में बनाई गई थी ताकि सारे उद्योगों के वर्गीकरण का तरीका एक जैसा हो। इसमें पानी, हवा और खतरनाक कचरे से होने वाले प्रदूषण का बराबर महत्व रखा गया। जो उद्योग पर्यावरण प्रबंधन में सफल साबित होते हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई उद्योग लाल श्रेणी में आता है और उसने पर्यावरण मानकों को अच्छे से पूरा किया है, तो उसे अधिकतम 10 साल के लिए संचालन की अनुमति दी जा सकती है। सबसे पहले हम लाल श्रेणी यानी रेड कैटेगरी की बात करते हैं। यह उन उद्योगों के लिए है जिनका प्रदूषण सूचकांक 80 से ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि ये सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। सरकार का नियम है कि इन उद्योगों को पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील या सुरक्षित क्षेत्रों में लगाने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाती है। इसके उदाहरणों में सीमेंट उद्योग, कारों का निर्माण और शराब बनाने वाली भट्टियां शामिल हैं। इसके बाद आती है नारंगी श्रेणी यानी ऑरेंज कैटेगरी, जिसमें वे उद्योग आते हैं जिनका प्रदूषण सूचकांक 55 से 80 के बीच होता है। ये मध्यम स्तर का प्रदूषण फैलाते हैं, जैसे कि ईंट बनाने वाले भट्टे या कोयला धोने वाली इकाइयां। तीसरी श्रेणी है हरी श्रेणी यानी ग्रीन कैटेगरी, जिसमें प्रदूषण सूचकांक 25 से 55 के बीच रहता है। इनमें प्रदूषण का स्तर काफी कम होता है, जैसे कि सीडी या डीवीडी बनाने वाले कारखाने या फिर चिलिंग प्लांट, जहां चीजों को ठंडा रखा जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रेणी है सफेद श्रेणी यानी व्हाइट कैटेगरी, जिसका प्रदूषण सूचकांक 25 से भी कम होता है। ये उद्योग बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं फैलाते, इसलिए इन्हें चलाने के लिए किसी भी तरह की पर्यावरण मंजूरी या सहमति की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि एयर कूलर की असेंबली करना या मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन करना। अंत में एक नई और विशेष श्रेणी जोड़ी गई है, जिसे हम नीली श्रेणी यानी ब्लू कैटेगरी कहते हैं। यह श्रेणी खास तौर पर उन सेवाओं के लिए है जो हमारे घरों से निकलने वाले कचरे के प्रबंधन में मदद करती हैं, ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। इसमें कचरा प्रबंधन केंद्र, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और कचरे से गैस बनाने वाले बायोगैस प्लांट शामिल होते हैं। उद्योग वर्गीकरण का इतिहास। यह प्रक्रिया नई नहीं है। इसकी शुरुआत 1989 में हुई थी, जब दून घाटी के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया था। फिर 2016 में पाए आधारित वर्गीकरण पेश किया गया। ध्यान दें कि यह वर्गीकरण पूरे उद्योग क्षेत्र के लिए होता है, न कि किसी एक उद्योग इकाई के लिए। न्यू रूल्स फॉर कंटैमिनेटेड साइट मैनेजमेंट। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसे हम साधारण भाषा में MoEFCC कहते हैं, उसने वर्ष 2025 में एक नया नियम जारी किया है। इस नियम का नाम है पर्यावरण संरक्षण प्रदूषित स्थलों का प्रबंधन नियम 2025। इसका सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य, जमीन और पर्यावरण की सुरक्षा से है। अब सबसे पहले यह समझते हैं कि यह नियम लाने की जरूरत क्यों पड़ी। हमारे देश में कई जगह ऐसी हैं जहां पहले खतरनाक कचरा डाला गया था। समय के साथ वह कचरा मिट्टी, पानी और हवा को दूषित कर देता है। इससे आसपास रहने वाले लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इसी समस्या को ठीक करने के लिए यह नया नियम लाया गया है। इस नियम के अंतर्गत कौन से प्रदूषक शामिल हैं? इसमें वही खतरनाक पदार्थ शामिल किए गए हैं जो पहले से ही खतरनाक और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत आते हैं।
यानी ऐसे रसायन या कचरे जो इंसान और प्रकृति दोनों के लिए नुकसानदायक होते हैं। अब यह जानना भी जरूरी है कि किन चीजों को इस नियम से बाहर रखा गया है। रेडियोधर्मी कचरे से होने वाला प्रदूषण इसमें शामिल नहीं है। खनन से होने वाला प्रदूषण भी इसके दायरे में नहीं आता। समुद्र में तेल फैलने की घटनाएं और ठोस कचरे के ढेर भी अलग कानूनों के अंतर्गत आते हैं। मतलब हर तरह के प्रदूषण के लिए अलग अलग कानून बने हुए हैं। अब बात करते हैं प्रतिक्रिया स्तर की। इस नियम में माना गया है कि हर जगह का उपयोग अलग होता है। खेतों की जमीन अलग होती है, रहने की जगह अलग होती है, बाजार और फैक्ट्री की जगह अलग होती है। इसलिए इन सभी क्षेत्रों के लिए प्रदूषण को संभालने के अलग स्तर तय किए गए हैं। प्रदूषित स्थल का मतलब क्या है? प्रदूषित स्थल वह क्षेत्र है जहां पहले खतरनाक कचरा डाला गया हो और अब वह जमीन या आसपास का वातावरण प्रदूषित हो चुका हो। ऐसे स्थान लोगों की सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए खतरा बन जाते हैं। अब प्रक्रिया शुरू होती है स्थल की पहचान से। स्थानीय निकाय और जिला प्रशासन का काम है कि वे साल में 2 बार ऐसे संदिग्ध स्थानों की जानकारी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दें। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी प्रदूषित जगह नजरअंदाज न हो। इसके बाद स्थल का आकलन किया जाता है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उस जगह की जांच करता है। जांच के बाद सारी जानकारी एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजी जाती है। इससे पूरे देश में निगरानी आसान हो जाती है। अब सबसे अहम सवाल आता है कि इस प्रदूषण का जिम्मेदार कौन है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यह पता लगाने की कोशिश करता है कि प्रदूषण फैलाने वाला कौन है। अगर वह जमीन किसी और को बेच दी गई है तो नया मालिक भी जिम्मेदार माना जाएगा, यानी जिम्मेदारी से बचने का रास्ता नहीं है। अब सफाई योजना की बात करते हैं। जो भी प्रदूषण का जिम्मेदार पाया जाता है उसे ही सफाई करानी होगी। यह काम सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसी से करवाया जाएगा और सारा खर्च भी उसी को उठाना होगा। अगर किसी कारण से प्रदूषण फैलाने वाला व्यक्ति या संस्था नहीं मिलती है तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड खुद सफाई की योजना को लागू करेगा, यानी सफाई हर हाल में होगी। अब पैसे की व्यवस्था कैसे होगी यह भी समझ लीजिए। शुरुआती जांच और आकलन का खर्च केंद्र सरकार पर्यावरण राहत कोष से दे सकती है। यह कोष सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 के अंतर्गत बना है। राज्य सरकार भी इसमें आर्थिक मदद कर सकती है। अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति या संस्था सफाई नहीं करती है या नियमों का पालन नहीं करती है तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उस पर जुर्माना भी लगा सकता है। हैजर्डस एंड अदर वेस्ट्स अमेंडमेंट रूल्स 2025। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसे हम MoEFCC कहते हैं, उसने एक नया संशोधित नियम जारी किया है। इसका नाम है खतरनाक और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन और सीमा पार आवागम संशोधन नियम 2025। यह नियम 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में लागू किया जाएगा। दरअसल सरकार ने खतरनाक कचरे के प्रबंधन को और सख्त और व्यवस्थित बनाने के लिए इन नियमों में बदलाव किया है, खासकर धातु के कबाड़ को लेकर। नियम की मुख्य बात क्या है? इस नियम में पहली बार गैर लौह धातुओं के स्क्रैप के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा ढांचा लाया गया है। गैर लौह धातु का मतलब होता है ऐसी धातुएं जिनमें लोहा नहीं होता, जैसे एल्यूमिनियम, तांबा, जिंक और इनसे बनी मिश्र धातुएं। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी क्या होती है। इसका मतलब यह है कि जो भी कंपनी या उत्पादक कोई सामान बनाता है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उसे बेचने तक सीमित नहीं रहती। जब वह सामान बेकार हो जाए या कबाड़ बन जाए तब भी उसकी जिम्मेदारी उसी उत्पादक की होती है, यानी कचरा बनने के बाद उसका सही निपटान और पुनर्चक्रण भी उत्पादक को ही करवाना होगा। भारत में इस सोच की शुरुआत पहले ही कचरा प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2011 के माध्यम से हुई थी। अब उसी अवधारणा को धातु के कबाड़ पर भी लागू किया जा रहा है। अब बात करते हैं लक्ष्य की। इस नियम के अनुसार हर उत्पादक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका एक निश्चित प्रतिशत कबाड़ रिसाइकल किया जाए। यह लक्ष्य धीरे धीरे बढ़ेगा। शुरुआत में यह प्रतिशत कम होगा और आने वाले वर्षों में यह बढ़कर बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे समय बीतेगा उत्पादकों की जिम्मेदारी भी बढ़ती जाएगी। अब इसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका समझते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी का प्रमाण पत्र जारी करेगा। इसे हम EPR प्रमाण पत्र कहते हैं। यह प्रमाण पत्र इस बात का सबूत होगा कि उत्पादक ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। जब यह प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा उसके बाद जिस वित्तीय वर्ष में यह बना है उसके समाप्त होने के बाद 2 साल तक यह मान्य रहेगा। इसके बाद उत्पादक को फिर से अपनी जिम्मेदारी साबित करनी होगी। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज। विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य सम्मेलन। हाल ही में यह वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका आयोजन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोलंबिया सरकार और अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ मिलकर किया। इन एजेंसियों में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP और विश्व मौसम संगठन यानी WMO भी शामिल थे।
इसका मुख्य उद्देश्य था स्वच्छ हवा के लिए तेज कार्रवाई करना, स्वच्छ ऊर्जा तक लोगों की पहुंच बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। सीधे शब्दों में कहें तो लोगों को साफ हवा मिले, कम बीमारियां हों और पर्यावरण सुरक्षित रहे। इस सम्मेलन में दुनिया के 50 से ज्यादा देशों ने एक साझा लक्ष्य तय किया। सभी देशों ने यह संकल्प लिया कि वे वायु प्रदूषण से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान को साल 2040 तक आधा कर देंगे। यह बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण लक्ष्य है। भारत की भूमिका भी यहाँ बहुत अहम रही। भारत ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 2040 तक इस लक्ष्य को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इसका मतलब है कि भारत भी वायु प्रदूषण कम करने के लिए गंभीर कदम उठाने का वादा कर रहा है। अब हम दूसरी महत्वपूर्ण खबर पर आते हैं। स्मॉग खाने वाली तकनीक। दिल्ली सरकार ने हाल ही में एक अध्ययन का आदेश दिया है। इस अध्ययन में यह देखा जाएगा कि सड़कों पर स्मॉग खाने वाली विशेष कोटिंग का उपयोग किया जा सकता है या नहीं। इस तकनीक का उद्देश्य बहुत सरल है। हवा में मौजूद हानिकारक गैसों जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नुकसानदायक हाइड्रोकार्बन को कम करना। इससे सार्वजनिक स्थानों पर हवा और पानी दोनों की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है। अब यह तकनीक काम कैसे करती है, इसे आसान भाषा में समझते हैं। इसे फोटो कैटालिटिक प्रक्रिया कहते हैं। इसमें प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके प्रदूषक तत्वों को तोड़ा जाता है। आमतौर पर इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड नाम का पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है। जब इस पर सूरज की अल्ट्रावायलेट रोशनी पड़ती है तो यह हानिकारक गैसों को छोटे और कम नुकसानदायक पदार्थों में बदल देता है। इसलिए इसे स्मॉग खाने वाली तकनीक कहा जाता है। अब हम तीसरी और अंतिम महत्वपूर्ण खबर पर आते हैं। वैश्विक जल निवेश दृष्टिकोण परिषद। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने इसके गठन की घोषणा की है। इसे G20 देशों की अध्यक्षता की एक स्थायी विरासत पहल के रूप में शुरू किया गया है। यह परिषद ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप की वैश्विक परिवर्तन एजेंडा का एक मुख्य स्तंभ है। ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप एक बहुहितधारक नेटवर्क और अंतर सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य जल संसाधनों का समान, टिकाऊ और कुशल प्रबंधन करना है। इस संगठन का लक्ष्य है कि साल 2030 तक जल सुरक्षा के लिए 15 अरब डॉलर का निवेश जुटाया जाए। यह परिषद एक उच्च स्तरीय मंच के रूप में काम करेगी। इसका काम होगा कि दुनिया भर में जल निवेश के लिए राजनीतिक और वित्तीय गति बनी रहे। रिवर सिटीज एलायंस यानी नदी नगर गठबंधन। हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने रिवर सिटीज एलायंस के तहत 2025 की कार्य योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य भारतीय शहरों में नदी के प्रति संवेदनशील शहरी नियोजन को मुख्यधारा में लाना है। इसका मतलब यह है कि शहरों का विकास इस तरह हो कि नदियों को नुकसान न पहुंचे बल्कि उनका संरक्षण हो। रिवर सिटीज एलायंस जल शक्ति मंत्रालय और आवास तथा शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इसकी शुरुआत 2021 में की गई थी। अभी इसके अंतर्गत 145 शहर जुड़े हुए हैं और कोई भी नदी किनारे बसा शहर कभी भी इसमें शामिल हो सकता है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है शहरों की संस्थागत क्षमता को मजबूत करना, शहरों के बीच सहयोग बढ़ाना और शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं को समर्थन देना। इन योजनाओं को अंग्रेजी में अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान कहा जाता है। अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान का ढांचा 2020 में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने मिलकर शुरू किया था। यह अपनी तरह का पहला प्रयास है जिसमें शहर और नदी को एक साथ योजना का हिस्सा माना गया है। अब तक 5 शहरों ने अपनी शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं बनाई हैं। इनमें कानपुर, अयोध्या, छत्रपति संभाजी नगर, मुरादाबाद और बरेली शामिल हैं। इनमें से छत्रपति संभाजी नगर की खाम नदी पुनर्जीवन परियोजना को विश्व संसाधन संस्थान के रॉस सेंटर पुरस्कार से वैश्विक स्तर पर मान्यता भी मिली है। अब हम अगली महत्वपूर्ण खबर पर आते हैं। डंप साइट सुधार त्वरक कार्यक्रम। यह कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन शहरी संस्करण 2 के तहत शुरू किया गया है। यह 1 साल की विशेष पहल है जिसका उद्देश्य सितंबर 2026 तक शून्य डंप साइट के लक्ष्य को हासिल करना है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी संस्करण 2 की शुरुआत 2021 में की गई थी। इसका लक्ष्य सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाना है। इसके साथ ही पुराने कचरे के ढेर यानी लीगेसी वेस्ट को खत्म करके उन जगहों को हरित क्षेत्र में बदलना भी इसका उद्देश्य है। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य उन स्थानों को प्राथमिकता देना है जहां सबसे ज्यादा असर डाला जा सकता है। इसके अंतर्गत लगभग 8 करोड़ 80 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे को साफ करने की योजना है। यह कचरा कई साल पुराना होता है जिसमें सड़ा हुआ जैविक कचरा, प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट शामिल होते हैं। यह कार्यक्रम आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल हो मान सकते हैं। जिन जगहों पर 45,000 मीट्रिक टन से अधिक पुराना कचरा है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कोई न्यूनतम सीमा नहीं रखी गई है। अब समझते हैं कि भारत में डंप साइट से क्या समस्याएं होती हैं। सबसे बड़ी समस्या होती है लीचेट की, जो कचरे से निकलने वाला जहरीला तरल होता है। दूसरी बड़ी समस्या होती है लैंडफिल गैस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस होती है।
यह गैस ऑक्सीजन की कमी वाले हालात में बनती है और पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। इन समस्याओं से निपटने के लिए दो प्रमुख तकनीकों का उपयोग किया जाता है। पहली है बायो कैपिंग, जिसमें कचरे के ढेर को ढककर उसे पार्क या हरित क्षेत्र में बदला जाता है। दूसरी है बायो माइनिंग, जिसमें सूक्ष्म जीवों की मदद से कचरे से उपयोगी सामग्री निकाली जाती है। अब हम अंतिम खबर की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास। भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में इसका 10वां संस्करण आयोजित किया है। यह एक द्विवार्षिक अभ्यास है, यानी हर 2 साल में एक बार होता है। इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्र में तेल रिसाव जैसी घटनाओं से निपटने के लिए भारत की तैयारी का आकलन करना और उसे और मजबूत बनाना है। इसे भारतीय तटरक्षक बल का एक प्रमुख अभ्यास माना जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे। टर्म्स कॉन्सेप्ट्स इन न्यूज। ग्राउंड लेवल ओजोन। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ओजोन प्रदूषण सबसे ज्यादा पाया गया है। इसके बाद मुंबई महानगर क्षेत्र का स्थान आता है। इसका मतलब है कि हमारे बड़े शहरों की हवा में एक ऐसा प्रदूषक बढ़ रहा है जो सीधे हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। धरातलीय ओजोन क्या है? यह ओजोन वह नहीं है जो आसमान में हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है, बल्कि यह जमीन के पास बनती है और नुकसान करती है। यह एक द्वितीयक और अल्पकालिक प्रदूषक है। द्वितीयक का मतलब है कि यह सीधे नहीं निकलती, बल्कि हवा में मौजूद दूसरी गैसों के आपस में रासायनिक प्रतिक्रिया करने से बनती है। अल्पकालिक का मतलब है कि यह कुछ घंटों से लेकर कुछ हफ्तों तक ही वातावरण में रहती है। अब सवाल आता है कि यह ओजोन बनती कैसे है? यह ओजोन तब बनती है जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक आपस में प्रतिक्रिया करते हैं। ये दोनों गैसें जब धूप की मौजूदगी में मिलती हैं, तब ओजोन बनती है। इन गैसों के स्रोत दो तरह के होते हैं, मानव जनित और प्राकृतिक। मानव जनित स्रोतों में सबसे बड़ा योगदान परिवहन से आता है, जैसे कार, बस, ट्रक और बाइक। इसके अलावा बिजली उत्पादन करने वाले पावर प्लांट, घरों में ईंधन का उपयोग और कृषि गतिविधियां भी इन गैसों को हवा में छोड़ती हैं। प्राकृतिक स्रोतों की बात करें तो मिट्टी से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड, जंगलों में लगने वाली आग से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड और जैविक गतिविधियों से निकलने वाली मीथेन भी ओजोन बनने में भूमिका निभाती हैं। यदि हम 8 घंटे के औसत की बात करें तो सुरक्षित मानक 100 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर है। यदि 1 घंटे के लिए मापा जाए तो इसकी सीमा 180 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर तय की गई है। जब ओजोन का स्तर इन सीमाओं से ऊपर चला जाता है, तब यह हमारे लिए खतरनाक हो जाती है। अब इसके प्रभाव को समझते हैं। स्वास्थ्य पर इसका सबसे सीधा असर पड़ता है। यह ब्रोंकाइटिस जैसी सांस की बीमारी को और गंभीर बना देती है। यह दमा यानी अस्थमा के मरीजों में अचानक अटैक को बढ़ा सकती है। बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर फेफड़ों वाले लोगों के लिए यह और भी खतरनाक है। जलवायु और पर्यावरण पर भी इसका असर होता है। ओजोन धुंध यानी स्मॉग का एक प्रमुख घटक है, जिससे दृश्यता कम हो जाती है और शहरों में दम घुटने जैसा माहौल बनता है। कृषि पर इसका प्रभाव यह होता है कि फसलों की वृद्धि कम हो जाती है और उत्पादन घटता है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में भी यह पौधों और जीवों के संतुलन को बिगाड़ देती है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। हाल ही में ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान ने एक अध्ययन किया। इस अध्ययन में यह सामने आया है कि भारत में PM 2.5 प्रदूषण का लगभग 1/3 हिस्सा द्वितीयक प्रदूषकों के कारण होता है। यह जानकारी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आमतौर पर हम केवल धुएं और धूल को ही प्रदूषण मान लेते हैं, जबकि असली समस्या इससे भी गहरी है। अब समझते हैं द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं। द्वितीयक प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जो सीधे किसी कारखाने या वाहन से नहीं निकलते। ये प्रदूषक वातावरण के अंदर ही बनते हैं। जब प्राथमिक प्रदूषक आपस में या वातावरण में मौजूद अन्य तत्वों के साथ रासायनिक या भौतिक क्रिया करते हैं, तब द्वितीयक प्रदूषक बनते हैं। सरल शब्दों में कहें तो हवा के अंदर होने वाली प्रतिक्रियाओं का परिणाम ही द्वितीयक प्रदूषक होता है। अब इनके बनने के स्रोत को समझते हैं। द्वितीयक प्रदूषकों का मूल स्रोत प्राथमिक प्रदूषक ही होते हैं। इनके बनने में सूर्य का प्रकाश बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसके साथ ही वातावरण की स्थिति जैसे तापमान, नमी और हवा की गति भी इन प्रदूषकों के निर्माण को प्रभावित करती है। इसलिए कई बार साफ दिखने वाली हवा भी अंदर से ज्यादा जहरीली हो सकती है। अब कुछ उदाहरण समझते हैं ताकि बात और स्पष्ट हो जाए। ओजोन, जिसे O3 कहा जाता है, एक प्रमुख द्वितीयक प्रदूषक है जो जमीन के पास बनता है और सांस की बीमारियां बढ़ाता है। सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे H2SO4 कहा जाता है, और नाइट्रिक एसिड, जिसे HNO3 कहा जाता है, ये दोनों भी द्वितीयक प्रदूषक हैं। ये प्रदूषक बारिश के साथ मिलकर अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं और मिट्टी, फसलों तथा इमारतों को नुकसान पहुंचाते हैं। टॉक्सिक हैवी मेटल्स। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत बोस इंस्टीट्यूट, कोलकाता द्वारा किए गए एक अध्ययन ने स्वच्छ पहाड़ी वर्षा की धारणा को तोड़ दिया है।
इस अध्ययन में पाया गया है कि हिमालयी क्षेत्र में वर्षा के पानी और पर्यावरण में विषैले भारी धातुओं का प्रदूषण मौजूद है। यह प्रदूषण पूर्वी हिमालय में और भी अधिक गंभीर रूप में पाया गया है। इसका मतलब यह है कि जो क्षेत्र हमें सबसे शुद्ध और सुरक्षित लगते हैं, वहां भी प्रदूषण चुपचाप फैल चुका है। अब हम समझते हैं विषैले भारी धातु क्या होते हैं। इनकी एक मुख्य विशेषता यह है कि इनका परमाणु भार बहुत अधिक होता है, जो 63.5 से लेकर 200.6 तक होता है, और इनका घनत्व 4000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज्यादा होता है। उदाहरण के रूप में जिंक, कॉपर, कैडमियम, कोबाल्ट, आर्सेनिक, लेड और क्रोमियम जैसी धातुएं आती हैं। आवर्त सारणी में ऐसी 50 से अधिक धातुएं और उपधातुएं मौजूद हैं, जिनमें से लगभग 17 अत्यंत घातक मानी जाती हैं। इसका अर्थ है कि ये मिट्टी और पर्यावरण में एक बार पहुंच जाएं तो दशकों तक जमा होती रहती हैं। समय के साथ इनकी मात्रा बढ़ती जाती है और यही इनका सबसे बड़ा खतरा है। अब इनके प्राकृतिक अस्तित्व को समझते हैं। भारी धातुएं प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की भूपरपटी में पाई जाती हैं, यानी ये पूरी तरह से बाहरी नहीं हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इनकी मात्रा प्राकृतिक सीमा से अधिक हो जाती है। अब जानते हैं भारी धातु प्रदूषण के स्रोत क्या हैं। प्राकृतिक स्रोतों में चट्टानें और मिट्टी शामिल हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद वातावरण में इन धातुओं का फैलाव होता है और तेज हवाओं के कारण भी ये दूर दूर तक पहुंच जाती हैं। मानव जनित स्रोतों में धातु आधारित उद्योग जैसे स्मेल्टिंग, माइनिंग और फाउंड्री प्रमुख हैं। इसके अलावा कृषि गतिविधियों में सिंचाई और फास्फोरस उर्वरकों के उपयोग से भी भारी धातुएं मिट्टी में पहुंचती हैं। घरेलू स्तर पर पेंट, बैटरी और अन्य वस्तुएं भी इसका स्रोत बनती हैं। अब इनके प्रभाव को समझना बहुत जरूरी है। कैडमियम मानव शरीर के लिए एक संभावित कैंसरकारी तत्व है। यह किडनी और हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है और फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकता है। लेड का प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशुओं पर पड़ता है और यह उनके मानसिक और तंत्रिका विकास को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। आर्सेनिक अपनी अकार्बनिक अवस्था में अत्यंत विषैला होता है। लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से मानसिक विकास प्रभावित होता है, कैंसर हो सकता है, त्वचा पर घाव बनते हैं, हृदय रोग और मधुमेह जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। पर एंड पॉलीफ्लोरोऑकिल सब्सटेंसेस। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक महत्वपूर्ण खोज की है। शोधकर्ताओं ने लगभग 20 प्रकार के ऐसे बैक्टीरिया खोजे हैं जो PFAS नामक रसायनों को तोड़ने की क्षमता रखते हैं। यह खोज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक इन रसायनों को लगभग नष्ट न होने वाला माना जाता था। अब सबसे पहले समझते हैं PFAS क्या होते हैं। PFAS का पूरा नाम पर एंड पॉलीफ्लोरोऑकिल सब्सटेंसेस है, जिसे हिंदी में पर और पॉलीफ्लोरोइल्काइल पदार्थ कहा जा सकता है। ये ऐसे रसायन होते हैं जिनमें कार्बन और फ्लोरीन के बीच बहुत मजबूत बंधन होता है। यह बंधन इतना मजबूत होता है कि ये रसायन आसानी से टूटते या नष्ट नहीं होते। इसी मजबूत संरचना के कारण PFAS में कुछ खास गुण पाए जाते हैं। ये ग्रीस, तेल, पानी और गर्मी का बहुत अच्छे से विरोध करते हैं। मतलब ये चीजों को चिकना होने, गीला होने या जलने से बचाने में सक्षम होते हैं। अब इनके उपयोग को समझते हैं। PFAS का इस्तेमाल नॉनस्टिक कुकवेयर में किया जाता है, जिससे खाना बर्तन में चिपकता नहीं है। खाद्य पैकेजिंग और फूड प्रोसेसिंग उपकरणों में भी इनका उपयोग होता है ताकि तेल और नमी बाहर न जाए। इसके अलावा कपड़ों में ताकि वे पानी और दाग से बच सकें, पेंट्स में और आग बुझाने वाले फोम में भी PFAS का प्रयोग किया जाता है। अब इनके प्रभाव की बात करते हैं, जो सबसे चिंताजनक हिस्सा है। PFAS पर्यावरण में बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं। इसी कारण इन्हें हमेशा बने रहने वाले रसायन कहा जाता है। ये हवा, पानी और मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। एक बार पर्यावरण में पहुंचने के बाद ये धीरे धीरे इंसानों और जानवरों के शरीर में जमा हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को बायोअक्यूमुलेशन कहा जाता है। जब ये रसायन शरीर में जमा होते हैं तो समय के साथ गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में PFAS को लेकर चिंता बढ़ रही है। ऐसे में इन बैक्टीरिया की खोज जो PFAS को तोड़ सकते हैं, एक उम्मीद की किरण है। ग्रीन फायर क्रैकर्स। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में पटाखों पर लगे पूर्ण प्रतिबंध को अस्थायी रूप से कुछ शर्तों के साथ ढील दी है। अदालत ने सरकार द्वारा अनुमोदित ग्रीन फायर क्रैकर्स के उपयोग की अनुमति दी है, क्योंकि ये पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाते हैं और हानिकारक रसायनों से मुक्त होते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं ग्रीन फायर क्रैकर्स यानी हरित पटाखे क्या होते हैं। ग्रीन फायर क्रैकर्स ऐसे पटाखे होते हैं जिन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये हवा में कम धुआं और कम जहरीले कण छोड़े। इनका उद्देश्य उत्सव मनाने और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना है। अब इनके संघटन को समझते हैं। इन पटाखों में थर्माइट की मात्रा बहुत कम रखी जाती है। थर्माइट वह पदार्थ होता है जो तेज रोशनी और गर्मी पैदा करता है। इसके अलावा इनमें एल्यूमिनियम का उपयोग भी न्यूनतम किया जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम जलने पर बहुत अधिक धुआं और कण उत्पन्न करता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रीन फायर क्रैकर्स में बैरियम नामक पदार्थ नहीं होता।
पारंपरिक पटाखों में बैरियम का उपयोग हरा रंग पैदा करने के लिए किया जाता है, लेकिन यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ग्रीन फायर क्रैकर्स इस खतरनाक पदार्थ से पूरी तरह मुक्त होते हैं। इन पटाखों में ऑक्सीडेंट के रूप में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। यह अपेक्षाकृत कम प्रदूषण फैलाता है और नियंत्रित तरीके से जलने में मदद करता है। अब इनके लाभ की बात करते हैं। ग्रीन फायर क्रैकर्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये पार्टिकुलेट मैटर के उत्सर्जन को कम से कम 30% तक घटा देते हैं। इसका सीधा मतलब है कि हवा में जाने वाला धुआं और जहरीले कण काफी हद तक कम हो जाते हैं। अब पहचान और प्रमाणन को समझते हैं। असली ग्रीन फायर क्रैकर्स की पहचान CSIR नीरी के लोगों से की जाती है। CSIR नीरी का पूरा नाम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसी संस्था ने ग्रीन फायर क्रैकर्स को विकसित किया है और प्रमाणित किया है। अब थोड़ा इतिहास भी जान लेते हैं। ग्रीन फायर क्रैकर्स को पहली बार कानूनी रूप से मान्यता अर्जुन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के 2018 के फैसले में मिली थी। इसी फैसले के तहत पारंपरिक और अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया था और ग्रीन फायर क्रैकर्स की अवधारणा सामने आई थी। फ्लू गैस डिसल्फरिजेशन। हाल ही में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा एक अध्ययन कराया गया। इस अध्ययन में 2015 की उस नीति पर पुनर्विचार करने की सिफारिश की गई है, जिसमें भारत के सभी कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में FGD सिस्टम लगाना अनिवार्य किया गया था। अध्ययन का कहना है कि सभी संयंत्रों में FGD लगाना जरूरी नहीं है। इसके बजाय केवल उन्हीं बिजली संयंत्रों में FGD लगाया जाना चाहिए जो आयातित कोयले का उपयोग करते हैं या जिनमें 0.5% से अधिक सल्फर वाला कोयला इस्तेमाल होता है। यह सिफारिश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लागत, ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। अब हम समझते हैं FGD क्या होता है। FGD का पूरा नाम फ्लू गैस डिसल्फरिजेशन है, जिसे हिंदी में धुएं से सल्फर हटाने की प्रक्रिया कहा जा सकता है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में किया जाता है। जब कोयला जलता है तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड नाम की गैस निकलती है। यह गैस वातावरण के लिए बहुत हानिकारक होती है और अम्लीय वर्षा तथा सांस की बीमारियों का कारण बनती है। FGD का मुख्य उद्देश्य इस SO2 को हवा में जाने से पहले ही हटा देना होता है। अब इस प्रक्रिया को थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं। बिजली संयंत्र से निकलने वाली गैसों को एक विशेष प्रणाली से गुजारा जाता है। इस प्रणाली में स्क्रबिंग तकनीक का उपयोग होता है। स्क्रबिंग का मतलब होता है गैस को धोकर साफ करना। इसमें एक क्षारीय पदार्थ का प्रयोग किया जाता है जो आमतौर पर सोडियम या कैल्शियम आधारित होता है। यह क्षारीय पदार्थ सल्फर डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके उसे निष्क्रिय बना देता है, जिससे वह वातावरण में नुकसान नहीं पहुंचा पाती। अब जानते हैं कि FGD सिस्टम के प्रकार कौन से होते हैं। एक प्रकार है ड्राई सोर्बेंट इंजेक्शन, जिसमें सूखे रूप में रसायन डाले जाते हैं जो SO2 को सोख लेते हैं। दूसरा प्रकार है वेट लाइमस्टोन आधारित प्रणाली, जिसमें चूना पत्थर और पानी का उपयोग करके गैसों को साफ किया जाता है। तीसरा प्रकार है सी वाटर आधारित प्रणाली, जिसमें समुद्री पानी का उपयोग करके सल्फर डाइऑक्साइड को हटाया जाता है। अलग अलग संयंत्र अपनी जरूरत और स्थान के अनुसार इन प्रणालियों का चयन करते हैं। ताज ट्रैपेजियम जोन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, जिसे नीरी कहा जाता है, को निर्देश दिया है कि वह ताजमहल के आसपास स्थित कांच उद्योगों के प्रभाव का आकलन करे। अदालत की चिंता यह है कि कहीं इन उद्योगों से निकलने वाला प्रदूषण ताजमहल को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट समय समय पर ताज ट्रैपेजियम जोन के संरक्षण के लिए कई आदेश दे चुका है। उदाहरण के लिए 1996 में इस क्षेत्र में उद्योगों द्वारा कोयला और कोक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब हम समझते हैं ताज ट्रैपेजियम जोन क्या है। यह ताजमहल के चारों ओर लगभग 10,400 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। इसका आकार ट्रैपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज जैसा है, इसलिए इसे यह नाम दिया गया है। इस क्षेत्र को विशेष रूप से इसलिए चिन्हित किया गया है ताकि ताजमहल को वायु प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय नुकसान से बचाया जा सके। अब इस क्षेत्र की सीमा और महत्व को समझते हैं। ताज ट्रैपेजियम जोन के अंतर्गत 3 विश्व धरोहर स्थल आते हैं। इनमें ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी शामिल हैं। ये तीनों ही स्थल भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान हैं, इसलिए इनके संरक्षण के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं। ताज ट्रैपेजियम जोन प्रदूषण निवारण और नियंत्रण प्राधिकरण की स्थापना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत की गई है। यह प्राधिकरण इस क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कार्य पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। अब उद्योगों की श्रेणियों को समझते हैं। इस क्षेत्र में उद्योगों को उनके प्रदूषण फैलाने की क्षमता के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसे CPCB कहा जाता है, ने इन्हें रेड, ऑरेंज, ग्रीन और व्हाइट श्रेणी में बांटा है।
रेड श्रेणी के उद्योग सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, जबकि व्हाइट श्रेणी के उद्योग सबसे कम या लगभग न के बराबर प्रदूषण करते हैं। इसी आधार पर यह तय किया जाता है कि कौन सा उद्योग इस क्षेत्र में चल सकता है और कौन सा नहीं। एनवायरमेंटल फ्लो। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के पर्यावरणीय प्रवाह पर विशेष रूप से चर्चा की गई। यह विषय इसलिए चर्चा में है क्योंकि केवल नदी में पानी होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही मात्रा, सही समय और सही गुणवत्ता का पानी बहना भी उतना ही जरूरी है। अब समझते हैं पर्यावरणीय प्रवाह क्या होता है। इसका अर्थ है नदी में पानी के प्रवाह की वह मात्रा, वह समय और वह गुणवत्ता जो मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र को जीवित रखने के लिए आवश्यक होती है। साथ ही यह प्रवाह उन लोगों की आजीविका के लिए भी जरूरी होता है जो सीधे या परोक्ष रूप से नदी पर निर्भर होते हैं, जैसे मछुआरे, किसान और नदी किनारे रहने वाले समुदाय। अब इसके लाभ को समझते हैं। पर्यावरणीय प्रवाह बना रहने से नदी की प्राकृतिक संरचना और उसका पारिस्थितिक संतुलन सुरक्षित रहता है। इससे नदी के भीतर रहने वाले जीव, मछलियां, पौधे और सूक्ष्म जीव स्वस्थ रहते हैं। इतना ही नहीं, नदी जहां समुद्र में मिलती है वहां बनने वाले मुहाने यानी एस्टुअरी का संतुलन भी बना रहता है, जो जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब यह जानना जरूरी है कि आज नदियों का संतुलन क्यों बिगड़ रहा है। नदियों के प्रवाह में बड़े पैमाने पर किए गए हस्तक्षेप इसका मुख्य कारण है। बांधों का निर्माण पानी के प्राकृतिक बहाव को रोक देता है। औद्योगिक और घरेलू प्रदूषण नदी के पानी की गुणवत्ता को खराब कर देता है। नदी किनारों पर अतिक्रमण होने से नदी का रास्ता संकरा हो जाता है। इन सभी कारणों से नदियों का पारिस्थितिक संतुलन गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। रिलेटेड रिपोर्ट्स इंडिसेस इन न्यूज। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2025। यह रिपोर्ट हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन द्वारा जारी की गई है। ये दोनों संस्थान अमेरिका में स्थित हैं और स्वास्थ्य से जुड़े वैश्विक आंकड़ों पर काम करते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वायु प्रदूषण से जुड़ी लगभग 2 मिलियन मौतें हुई। यह संख्या दुनिया भर में होने वाली प्रदूषण से संबंधित मौतों का 52% हिस्सा है। इसका सीधा मतलब है कि आधे से ज्यादा प्रदूषण जनित मौतें सिर्फ वायु प्रदूषण के कारण हुई। इस रिपोर्ट में एक और चिंताजनक बात सामने आई है कि ओजोन प्रदूषण के संपर्क में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है, यानी भारत के लोग ओजोन प्रदूषण से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। अब हम समझते हैं वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक 2025 कहा जा सकता है। इस इंडेक्स को विकसित किया है माइकल ग्रीनस्टोन और उनके सहयोगियों ने, जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में कार्यरत हैं। यह सूचकांक यह मापता है कि हवा में मौजूद पार्टिकुलेट प्रदूषण इंसानों की औसत आयु को कितना कम कर रहा है। सरल शब्दों में कहें तो गंदी हवा हमारी जिंदगी से कितने साल छीन रही है। इस रिपोर्ट की मुख्य बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि वायु प्रदूषण का स्तर WHO के दिशा निर्देशों के अनुसार हो जाए तो भारत के नागरिकों की औसत आयु 3.5 साल तक बढ़ सकती है। दिल्ली के लिए यह आंकड़ा और भी चौंकाने वाला है। दिल्ली में रहने वाले लोगों की जिंदगी औसतन 8.2 साल तक बढ़ सकती है, जो दुनिया में सबसे अधिक संभावित लाभ है। इसके अलावा रिपोर्ट यह भी बताती है कि दक्षिण एशिया आज भी दुनिया का सबसे अधिक प्रदूषित क्षेत्र बना हुआ है। अब आखिरी रिपोर्ट की बात करते हैं, ग्लोबल ट्रेड अपडेट ऑन मोबिलाइजिंग ट्रेड टू कर्ब प्लास्टिक पोल्यूशन। इस रिपोर्ट को UNCTAD यानी UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य यह दिखाना है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियों और सहयोग के माध्यम से प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। यह रिपोर्ट बताती है कि केवल पर्यावरण कानून ही नहीं, बल्कि व्यापार और बाजार आधारित समाधान भी प्लास्टिक संकट से निपटने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इस वीडियो का दूसरा भाग का लिंक आपको एंड स्क्रीन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर इस कोर्सेस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। धन्यवाद।